231 चौथे भाई का निमंत्रण। अध्याय 231 चौथे वरिष्ठ भाई का निमंत्रण। इस संप्रदाय के गुप्त क्षेत्रों में से एक होने के कारण पवन और गर्जन कुंड स्वाभाविक रूप से बेहद लोकप्रिय है, लेकिन अधिकांश आगंतुक कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही केंद्रित होते हैं। कुछ दूरस्थ और अछूते स्थानों में स्वर्गीय पवित्र मार्ग के कुछ ही शिष्य जाने का साहस करते हैं। उदाहरण के लिए, ये गहरे नीले रंग की झील पवन और गरज वाले तालाब के भीतर एक अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान पर स्थित है। झील की शांत सतह दर्पण की तरह चिकनी है और केवल हल्की हवा चलने पर ही इसमें हल्की लहरें उठती हैं, मानो ये हमेशा के लिए ऐसी ही बनी रहेगी। लेकिन अगले ही पल झील की शांति भंग हो गई। बहुत खूब। अचानक झील से एक आकृति निकली और चारों ओर पानी उछाल दिया। पानी से बाहर आने के बाद उस आकृति का सुडौल, मांसल और गोरा शरीर दिखाई दिया। फिर वह आकृति हवा में ऊंची छलांग लगाकर किनारे पर आ गिरी। ये व्यक्ति स्वभाव से ही येवो के था, भनभनाहट। उसके शरीर से पवित्र युद्ध ऊर्जा की एक हल्की सुनहरी आभा निकली, जिसने उसके आसपास की नमी को तुरंत वाष्पित कर दिया और उसका शरीर जल्दी ही तरोताजा और शुष्क अवस्था में लौट आया। गर्जना, धमाका, येवो के तेजी से आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठियां हवा की तरह चल रही थी, उसकी धार अंतहीन रूप से गूंज रही थी और उसने लड़ना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने किसी भी प्रकार की साधना शक्ति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके मुक्का मारा। धड़ाम, एक ही मुक्के से शून्य से टकराते हुए उस मुक्के की ताकत ने एक ऐसा भयानक विस्फोट पैदा किया जिससे रोंगटे खड़े हो गए। मुक्के की प्रचंड शक्ति पल भर में एक चट्टान से टकराई और उसे चकनाचूर कर दिया। उसकी आंतरिक ऊर्जा में जबरदस्त उछाल आया और वह अविश्वसनीय रूप से तीव्र हो गई, मानो येवो की मुट्ठियां दो छोटे पहाड़ों में बदल गई हों जो सब कुछ कुचलने में सक्षम हो। टकराना, वह हवा में ऊंचा उछला और अपने दाहिने मुक्के से जमीन पर जोर से प्रहार किया, जिससे एक कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई। पल भर में पहले से ही कठोर और मोटी जमीन में दर्जनों बड़ी दरारें दिखाई दी, जो बाहर की ओर फैलती गईं और अंत में कई दर्जन फीट का एक गड्ढा बन गया, जो जमीन में 7 या 8 फीट तक फैला हुआ था। उस मुक्के की ताकत, शारीरिक शक्ति, ये सचमुच आश्चर्यजनक था। तुरंत ही येवो स्थिर खड़ा हो गया, उसके घने काले बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। अपने शरीर से उठती गर्मी को महसूस करते हुए उसका रक्त और ऊर्जा ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और वह आकाश की ओर दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। अपना गुस्सा निकालने के बाद येवो ने अपने हाथों को देखा, उन्हें थोड़ा सा भींचा और फिर ढीला छोड़ दिया। उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। सचमुच मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मैंने पहले सोचा था कि हवा और बिजली की शक्ति का उपयोग करके शरीर को मजबूत बनाना वाकई कारगर होगा, लेकिन इसका प्रभाव मेरी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अपने शरीर को देखते हुए येवो को महसूस हुआ कि उसके मांस और रक्त का हर इंच विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ है और केवल शारीरिक शक्ति के मामले में ही ये पहले से दोगुना मजबूत था। ये वह शक्ति है जो भौतिक शरीर को केवल विभाजित तारा प्रकाश असीमित शरीर के द्वितीय ध्रुवीय तारा शरीर तक पहुंचने के बाद ही प्राप्त हो सकती है, लेकिन अभी हवा और गरज की शक्ति से परिपक्व होने के बाद उस स्तर तक पहुंच गया है। दूसरे शब्दों में, मेरा वर्तमान भौतिक शरीर वास्तव में एक द्विध्रुवीय खगोलीय पिंड से बहुत अलग नहीं है। मुझ में केवल खगोलीय शक्ति को अवशोषित करने की क्षमता की कमी है। यदि मेरे पास पर्याप्त खगोलीय शक्ति हो तो मैं किसी भी समय द्विध्रुवीय खगोलीय पिंड में प्रवेश कर सकता हूं। इसके अलावा एक बार जब मेरी शारीरिक शक्ति द्विध्रुवीय खगोलीय पिंड के स्तर तक पहुंच जाती है तो यह और भी प्रगति कर सकती है। इस तरह पवन और गरज के कुंड को छोड़ने के बाद तारासागर की 9वीं परत में प्रवेश करने के लिए मैंने जो समय निर्धारित किया था उसे काफी कम किया जा सकता है। मुझे बस तारासागर में पर्याप्त तारा शक्ति अवशोषित करनी है और तापन और परिष्करण का समय पूरी तरह से बच जाएगा। विंडहेल्बर्ट फॉर्मेशन में पूर्ण महारत हासिल करने और अपनी शारीरिक शक्ति को और निखारने के बाद संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र पवन और गर्जन कुंड की इस यात्रा से मुझे वास्तव में अपार लाभ प्राप्त हुए हैं। ये यात्रा निश्चित रूप से सार्थक रही। येवो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह अपनी उपलब्धियों से काफी संतुष्ट था। अच्छा, समय देखकर लगता है कि विंड एंड थंडर पूल में प्रवेश पाने के लिए आज ही आखिरी दिन है। मुझे अब जाना चाहिए। येवो ने जल्दी से कपड़े पहने, उसकी आकृति तेजी से उभरी और वह पवन और गरज के कुंड के निकास द्वार की ओर दौड़ पड़ा। पुकारें, विशाल प्रकाश द्वार से बाहर निकलते ही येवो सुपरस्टोन प्लेटफॉर्म पर फिर से प्रकट हो गया। 10 संप्रदायों के गुप्त लोगों के विशाल प्रकाश द्वार पर एक बार फिर नजर डालने के बाद वह वहां से चला गया और पहले बैटल पैलेस लौटने का निर्णय लिया। जो काम मूल रूप से 2 महीने में पूरा होने वाला था, वह वास्तव में 1 महीने में ही पूरा हो गया। हाँ, मैं सच में भाग्यशाली हूँ। अब अगले 2 महीनों के लिए मैं एक रिफाइनिंग युवान शिखर पर शांति और सुकून से साधना करने जा सकता हूँ। अपने अंतिम चरण के साथ क्षेत्र की साधना को पूरी तरह से मजबूत कर सकता हूँ और फिर एक ही झटके में अंतिम चरण के साथ क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। येवो की आंखें उम्मीद और उत्साह से चमक रही थीं। जब उसकी साधना सार तत्व क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर पर पहुंच जाएगी तो उसकी युद्ध शक्ति फिर से बढ़ जाएगी। अपनी विभिन्न विधियों के बल पर उसमें मानव रैंकिंग चुनौती में भाग लेने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास और शक्ति होगी। रैंकिंग चैलेंज येवो के उत्थान के मार्ग का आरंभिक बिंदु था और उनकी विजयी प्रगति की शुरुआत थी। इसलिए येवो को इससे बहुत उम्मीदें थीं। येवो ने यह देखने के लिए बैटल पैलेस लौटने का फैसला किया कि क्या एल्दतियान एकांतवास से बाहर आ गए हैं और क्या उन्हें लगी चोटें ठीक हो गई हैं। बेशक येवो को एल्दतियान से मिलने की बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह अपनी किस्मत आजमाएगा। जब वह युद्ध महल में लौटा तो एल्दतियान अभी भी एकांतवास से बाहर नहीं आया था, लेकिन उसकी मुलाकात एक और व्यक्ति से हुई। चौथे वरिष्ठ भाई झाइकिंग। येवो झाइकिंग के प्रति कृतज्ञ महसूस करता था, चाहे वह इस तथ्य के कारण हो कि मिशन के मुख्य हॉल ने धैर्यपूर्वक उसे सन्नी आरेखों की नकल करने के लिए कहा, या इस तथ्य के कारण कि उसने बाद में उसे युद्ध सन्नी महल से परिचित कराया और उसे एक सच्चा साथी शिष्य बनाया। येवो को यह एहसास हो गया था कि उसका चौथा बड़ा भाई वास्तव में उसके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करता था। इसके अलावा स्वयं के पास संप्रदाय योगदान अंकों की कमी होने के बावजूद झाइकिंग ने उदारतापूर्वक उन्हें 200,000 संप्रदाय योगदान अंक दिए। येवो को ऐसा वरिष्ठ भाई पाकर बहुत खुशी हुई। हालांकि अपने चौथे वरिष्ठ भाई को देखकर येवो को एहसास हुआ कि उसका चौथा वरिष्ठ भाई शायद उसका इंतजार कर रहा था। हे वो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था। येवो को देखते ही झाइकिंग जोर से हंस पड़ा, लेकिन किसी कारणवश उसे झाइकिंग की आंखों में थोड़ी सी चिंता भी दिखाई दी। चौथे वरिष्ठ भाई, क्या आपको इतनी जल्दी में मुझसे कुछ काम करवाना है? झाइकिंग के चेहरे पर थोड़ी घबराहट देखकर येवो ने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया। वह जानता था कि झाइकिंग बिना किसी कारण के उसका इंतजार नहीं करेगी, कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। तुमने सही अंदाजा लगा लिया। मुझे सच में तुमसे मदद चाहिए। बेशक तुम मदद करना चाहो या न चाहो, ये तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। झाइकिंग समझ गया था कि येवो ने उसकी भावनाओं को भांप लिया है, इसलिए उसने सीधे उससे बात की और उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। चौथे वरिष्ठ भाई, कृपया खुलकर बोलें। येवो ये देखकर काफी हैरान रह गया कि झाइकिंग ने वास्तव में उससे मदद मांगी थी। मेरा बड़ा भाई आपको किसी को बचाने में मेरी मदद करने के लिए आमंत्रित करना चाहता है। ये सुनकर येवो के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। बचाव, मामला काफी गंभीर लग रहा है। इसके अलावा झाइकिंग द्वारा उसे किसी को बचाने का अनुरोध बिना किसी कारण के नहीं किया गया होगा, इसका कोई न कोई स्पष्टीकरण जरूर होगा। येवो ने तुरंत जवाब दिया, ये जीवन और मृत्यु का मामला है और यह आपसे संबंधित है चौथे वरिष्ठ भाई, इसलिए मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा। लेकिन क्या आपको यकीन है कि मुझमें लोगों को बचाने की क्षमता है? आखिर मैं कोई चिकित्सक तो नहीं हूं। येवो को बिना कारण पूछे सहमत होते देख झाइकिंग के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। फिर उसकी शंका सुनकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि येवो ने उसे गलत समझा और उसने जल्दी से समझाया, मैंने ठीक से नहीं समझाया। तथाकथित लोगों को बचाना तो बस अंतिम लक्ष्य है, हमें तो उनसे लड़ना होगा। अध्याय 232 दानव सैनिक कोंग जान। क्या ये युद्ध की संरचना है? ये 2 शब्द सुनते ही येवो का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? छोटे भाई, तुमने सही अनुमान लगाया होगा। बिल्कुल सही। तथाकथित युद्ध संरचना एक ऐसी प्रतियोगिता है जो केवल युद्ध संरचना के उस्तादों के बीच ही आयोजित की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, केवल युद्ध संरचना के उस्ताद ही इसमें भाग लेने के योग्य हैं। झाइकिंग के स्पष्टीकरण के बाद येवो तुरंत समझ गया। झाइकिंग ने उसे क्यों आमंत्रित किया? क्योंकि स्वर्ग के पूरे पवित्र पथ पर नजर डालें तो सभी युद्ध संरचना के उस्ताद अपने अपने युद्ध संरचना महल में मौजूद हैं। मैं अभी जूनियर सिस्टर जिलिंग से मिलकर आई हूं। वह पंचतत्व संरचना का अध्ययन कर रही हैं और एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं।
अभी उनका जाना उचित नहीं है। और मुझे एक दूसरे प्रशिक्षण मैदान में पवन और गर्जन भाला संरचना की मंद आभा का आभास हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम छोटे भाई इस अनोखी युद्ध संरचना को चुनोगे जो पंचतत्व संरचना से कहीं अधिक कठिन है और इसे सफलतापूर्वक स्थापित भी करोगे। हाँ, हालांकि मैं जानता हूं कि युद्ध संरचनाओं में तुम्हें असाधारण प्रतिभा है, फिर भी मैं तुम्हारी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। इस समय झाइकिंग के स्वर में प्रशंसा झलक रही थी और येबुक्यू की ओर उनकी निगाहों में भी प्रशंसा का भाव दिखाई दे रहा था। एल्ड तियानझान के मार्गदर्शन में लंबे समय से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिष्य के रूप में झाइकिंग स्वाभाविक रूप से जानता था कि एक नौसिखिया युद्ध संरचना मास्टर के लिए पवन और गर्जन भाला संरचना का क्या अर्थ है। बड़े भाई, हम किससे लड़ने जा रहे हैं? हमारे विरोधी कौन है? चूंकि वे सभी युद्ध संरचना के उस्ताद हैं, इसलिए उनका कोई न कोई अनुभव जरूर होगा और वे निश्चित रूप से ऐसे लोग नहीं हैं जो अचानक कहीं से प्रकट हो गए हों। कुछ देर सोचने के बाद येबुकी ने अपना निष्कर्ष बताया। हर युद्ध संरचना विशेषज्ञ का एक पूर्व अनुभव होता है, कोई भी स्वशिक्षित युद्ध संरचना विशेषज्ञ नहीं होता। इसका कारण यह है कि किसी सफल संरचना सक्रियण का अर्थ है कि किसी ने उनकी सहायता की है। यदि किसी युद्ध संरचना विशेषज्ञ को संरचना सक्रिय करने के लिए नियुक्त भी किया जाता है, तो वे निश्चित रूप से अपनी पहचान के सुराग छोड़ जाते हैं जिनका पता लगाया जा सकता है। छोटे भाई, तुम सही कह रहे हो। जो युद्ध संरचना का उस्ताद हमसे लड़ रहा है, वह कोई मामूली आदमी नहीं है, उसका इतिहास काफी प्रभावशाली है। इस बिंदु पर झाइकिंग का लहजा ठंडा हो गया, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वह उन युद्ध संरचना के उस्तादों से अच्छी तरह परिचित था जो आपस में भिड़ने वाले थे और ऐसा प्रतीत होता था कि उनके बीच कोई द्वेष था। किसी प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की बात हो रही है। ये तो काफी दिलचस्प है। आपके ऐसा कहने का मतलब है बड़े भाई की दूसरे पक्ष की पहचान वाकई असाधारण होनी चाहिए। झाइकिंग की बातें सुनकर येबुके को थोड़ी जिज्ञासा हुई। स्वर्ग के पवित्र मार्ग के एक शिष्य का ये कहना कि दूसरे पक्ष की पहचान असाधारण है, इसका मतलब ये था कि दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि का पता लगाया जा सकता है और वह निश्चित रूप से महत्वहीन नहीं होगी। बड़े भाई, ऐसा क्यों ना हो? यह मामला बहुत जरूरी लगता है। क्यों ना हम तुरंत रवाना हो और रास्ते में बाकी बातों पर चर्चा करें? तुरंत ही येबुकी ने एक निर्णय लिया और झाइकिंग ने स्वाभाविक रूप से सहमति व्यक्त की, क्योंकि मामला वास्तव में कुछ हद तक जरूरी था। तुरंत ही वे दोनों युद्ध महल से निकलकर झाइकिंग के नेतृत्व में एक ही दिशा में चल पड़े। हालांकि येबुकी और झाइकिंग के जाने के ठीक 15 मिनट बाद 3 लोगों का एक समूह दूसरी दिशा से बैटल एरे पैलेस में पहुंचा। एक व्यक्ति नेतृत्व करता है और 2 उसका अनुसरण करते हैं। अगर येबुकी यहाँ होते तो वे निश्चित रूप से पीछे आ रहे 2 लोगों को वांग लिंग और जियांग जी के रूप में पहचान लेते। इस समय वांग लिंग और जियांग जी अब वे ठंडे और दबंग लोग नहीं थे जिन्होंने मिशन हॉल में ज़ी लिंग पर दबाव डाला था। इसके बजाय वे बेहद विनम्र थे और उनकी आंखों में भी भय की झलक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके सामने चल रहा व्यक्ति कोई सम्राट हो जो किसी भी क्षण उनके जीवन को नियंत्रित कर सकता हो। क्या आपको यकीन है कि वह नवागंतुक ज़ी लिंग के साथ है? एक ठंडी आवाज गूंजी जिसका लहजा निर्विवाद रूप से दबंग था, मानो उसके शब्द एक शाही फरमान हो जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था। जी हाँ भाईजान, हमने येबुकी के ठिकाने की पूरी तरह से जांच कर ली है। उसे बिना किसी आश्चर्य के बैटल एरे पैलेस में शामिल हो जाना चाहिए था। यह आवाज सुनते ही वांग लिंग तुरंत कांप उठा और उसने तुरंत आदरपूर्वक उत्तर दिया। उसकी आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। अगले ही पल आवाज के स्वामी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसकी नजर वांग लिंग पर नहीं बल्कि जियांग जी पर थी। टकराना। जियांग जी, जो सम्मानपूर्वक खड़े थे, अचानक हवा में उछल गए और जमीन पर जोर से गिर पड़े। फिर ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनकी गर्दन जकड़ ली हो और उनका चेहरा बैंगनी लाल हो गया। उन्हें असहनीय दर्द हो रहा था, मानो किसी भी क्षण उनका दम घुट जाएगा। ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी तब थी जब येबुकी ने अपनी दिव्य आत्मा शक्ति से उसे सबक सिखाया था। पर तब भी जियांग जी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, या यूं कहें कि उसने प्रतिरोध करने की हिम्मत ही नहीं की। वह बस अपने सामने खड़े व्यक्ति को घूरता रहा, उसकी आंखों में केवल भय और विनती झलक रही थी। क्योंकि दूसरा व्यक्ति ऐसा था जिसका वह विरोध नहीं कर सकता था। क्या तुम सच में एक नौसिखिए से हार गए? क्या इतने सालों की मेहनत बेकार चली गई? ये एक सबक है, इसे याद रखना। अगर अगली बार ऐसा मौका आया तो हम। ठंडी फुफकार जियांग जी के कानों में बिजली की कड़क की तरह गूंजी। उस भयावह आवाज से एक रहस्यमय और शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति निकली, जिससे जियांग जी का सिर बिजली के झटके की तरह चकरा गया। बूश, मौत से बाल बाल बचकर जियांग जी ने हौंकते हुए सांस ली। उसका डर तुरंत आक्रोश और घृणा में बदल गया, लेकिन यह आक्रोश आवाज के स्वामी की ओर नहीं बल्कि येबुकी की ओर निर्देशित था। अगर येबुकी न होता तो उसे सजा क्यों मिलती? अगर येबुकी न होता तो ज़ी लिंग पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका होता और आज्ञा मान चुका होता और उसका इंतजार एक पुरस्कार होता, न कि यह भयानक दुष्वप्न। किनारे पर खड़ा वांग लिंग भी पीला पड़ गया था और उसके होंठ सूखे हुए थे, लेकिन फिर भी उसने कहा, भाईजान, इस बार हम अपने काम में असफल रहे और आपको निराश किया। लेकिन मैंने आपका नाम लिया था भाईजान, पर येबुकी ने आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि उसने आपका नाम पहले कभी सुना ही नहीं था। ये सुनकर वांग लिंग को तुरंत ठंडक का एहसास हुआ, जिससे वह कांपने लगा। क्या उसने मेरा नाम भी नहीं सुना? कोंगजान। वाह, कितना दिलचस्प। ये नए लोग वाकई कमाल के हैं, इतने महत्वाकांक्षी और जोशीले। ये तो बस कमाल है। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, उसकी आवाज एकदम ठंडी और निर्मम हो गई। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कोंगजान था, जो मानव रैंकिंग में 80वें स्थान पर रहने वाला दानव सैनिक था। उसकी संकीर्ण आंखें एक रहस्यमयी चमक से दमक रही थीं। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके बाल भूरे सफेद थे। उससे एक भयानक और क्रूर आभा निकल रही थी, मानो उसके भीतर कोई अद्वितीय दानव छिपा हो। मैं आज ज़ी लिंग के लिए यहाँ आया हूँ। वह मेरी पत्नी बनने के लिए ही बनी है। अगर कोई भी नया व्यक्ति ज़ी लिंग का हाथ पकड़ने की हिम्मत करेगा, तो मैं उसका दाहिना हाथ काटकर उसे खुद खाने के लिए मजबूर कर दूंगा। कोंगजान ने युद्ध महल की पट्टिका को देखा और धीरे से बोला, लेकिन उससे निकलने वाली ठंडक ने उसके पीछे खड़े वांग लिंग और जियांग जी के दिलों में सिहरन पैदा कर दी। हालांकि कोंगजान का इरादा युद्ध महल में प्रवेश करने का नहीं था, बल्कि उसने प्रतीक्षा करना चुना। स्वर्ग के पवित्र मार्ग के भीतर बैटल एरे पैलेस में बैटल एरे मास्टर के अलावा किसी और का प्रवेश वर्जित है, यह एक अटल नियम है। लेकिन कोंगजान का मानना था कि ज़ी लिंग और येबुकी कभी बाहर नहीं आएंगे। वे हमेशा के लिए युद्ध महल के अंदर छिपे नहीं रह सकते थे। समय शांतिपूर्वक बीतता रहा, लेकिन युद्ध महल में कोई भी प्रकट नहीं हुआ। अंततः कोंगजान ने अस्थायी रूप से वहां से जाने का फैसला किया, क्योंकि वह वहां अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। 2 महीने बाद होने वाली रैंकिंग की चुनौती ही उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसके अलावा उसे पूरा विश्वास था कि ह्यूमन रैंकिंग चैलेंज के दौरान वह ज़ी लिंग और उस मनहूस नवागंतुक को जरूर देखेगा। उस समय उन दोनों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। इस बार मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और मैंने बहुत कुछ सीखा। रैंकिंग चैलेंज अब सिर्फ मेरा ही मंच होगा। जैसे ही कोंगजान जाने के लिए मुड़ा, उसने एक भयावह मुस्कान दी। उसकी आंखों की पुतलियों में एक क्षणिक रहस्यमयी छाया दिखाई दी, फिर भी वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। 2 महीने बाद हालात में नाटकीय रूप से बदलाव आना तय है। अध्याय 233 कारण और परिणाम। जुतियन शिंगदाओ संप्रदाय के द्वार के सामने एक पक्षी के आकार का विशालकाय दानव प्राणी, जो कई दसियों फीट लंबा था, अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया। उसके पंखों का फैलाव लगभग 80 फीट था। एक तीखी चीख निकालते हुए वह आकाश में ऊपर उठा, अपने शरीर को फैलाया और बादलों के बीच उड़ने लगा। एक बार जब पक्षी के आकार का वह दानव एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच गया, तो उसने ऊपर चढ़ना बंद कर दिया और चुपचाप, स्थिर और तेजी से उड़ने लगा। इस पक्षी जैसे दिखने वाले राक्षस की पीठ पर झाइकिंग और येबुकी नाम की 2 आकृतियां बैठी थीं। इस पक्षी जैसे दिखने वाले राक्षस को वास्तव में वश में किया जा सकता है। ये तेज, स्थिर है और हवा के सभी प्रवाहों को भी रोक सकता है। ये वास्तव में घूमने फिरने का एक शानदार तरीका है। अपने नीचे मौजूद पक्षी जैसे राक्षसी जानवर को देखकर येबुकी ने थोड़ी जिज्ञासा प्रकट की। आखिरकार ये पहली बार था जब वह इस तरह के पक्षी जैसे राक्षस पर सवार होकर उड़ने का अनुभव कर रहा था, इसलिए वह इसके बारे में काफी उत्सुक और उत्साहित था। ये 4थे स्तर का निम्न श्रेणी का दानव जीव है, आकाश आवरण लाख। ये स्वभाव से सौम्य, उड़ने में कुशल, तेज और सहनशक्ति से भरपूर है। यह उन कुछ दानव जीवों में से एक है जो मनुष्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। इसलिए संप्रदाय ने इसे शिष्यों के लिए लंबी दूरी की यात्रा के साधन के रूप में पालतू बनाया है।
बेशक ये सस्ता नहीं है। एक यात्रा के लिए 3000 संप्रदाय योगदान अंक लगते हैं। येबुक्यू को कुछ उत्सुक और रुचिपूर्ण देखकर झाइकिंग मुस्कुराए और उसे स्काई कवरिंग लाभ से मिलवाया। हालांकि दोनों जल्द ही अपनी पिछली लड़ाई पर लौट आए। चौथे वरिष्ठ भाई, आखिर चल क्या रहा है? किसे आपकी मदद की जरूरत है? येबुकी ने पूछा। वह अभी भी इस बात से अनजान था कि झाइकिंग किसे बचाने की कोशिश कर रहा था। येबुक्यू का सवाल सुनकर झाइकिंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और फिर येबुक्यू से कहा, छोटे भाई, क्या आपको वह पहला मौका याद है जब मैं आपको और छोटी बहन जिलिंग को युद्ध संरचना महल में ले गया था? येबुक्यू चौंक गया, लेकिन तुरंत सिर हिलाया क्योंकि उसे स्वाभाविक रूप से यह मामला याद था। रास्ते में हमारी मुलाकात लोगों के एक समूह से हुई और उनका नेता पीली भौहों वाला हुआ हाई, क्या आपको वह याद है? वह इस बार हमारे बचाव लक्ष्यों में से एक था। झाइकिंग ने गहरी आवाज में बात की, उनके लहजे में गंभीरता का भाव झलक रहा था। वो है हुआंग मेई हुआ हाई, सूची में 95वें स्थान पर। येबुके चौंक गया। झाइकिंग का जवाब बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह बचाने जा रहा है वह यही व्यक्ति होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हुआ हाई ह्यूमन रैंकिंग के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। भले ही उनका पद निम्न था, लेकिन उनकी साधना वास्तविक और बिना किसी छल के थी। वे निश्चित रूप से एक उस्ताद थे। येबुक्यू के मन में अभी भी उस व्यक्ति की छवि थी। वह झाइकिंग का अच्छा दोस्त था और उदार, दयालु और मिलनसार था, जिससे लोगों पर उसकी अच्छी छाप पड़ती थी। आखिर ऐसा व्यक्ति इस हद तक कैसे गिर सकता है कि उसे मदद मांगने की जरूरत पड़े? तुरंत ही येबुक्यू की आंखों में चमक आ गई जब उसे याद आया कि जब वह हुआ हाई से मिला था तो दूसरे पक्ष ने कहा था कि उसे खलनायकों की सूची में 92वें नंबर पर मौजूद हान डेन का पीछा करने और उसे खत्म करने का काम सौंपा गया था। ये कार्य मूल रूप से बाजुहुन की आंख शिंग वुफेंग का था, जो मानव रैंकिंग में भी एक उस्ताद थे। येबुक्यू ने इसे स्वयं देखा था और नालन्यान और हान डेन की रक्षा के लिए उनके साथ दिव्य आत्मा शक्ति का युद्ध भी लड़ा था। हालांकि हुआ हाई ने बताया कि जिंग वुफेंग हान डेन का पीछा करने में असफल रहा और उसने अपना ओवरलॉर्ड ब्लड सोल स्फीयर खो दिया। हालांकि वह स्वर्ग के पवित्र पद पर वापस भाग निकला, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल और बेहोश था। इसलिए हुआ हाई ने यह मिशन अपने हाथ में लिया। शिंग वुफेंग और हुआ हाई दोनों एक के बाद एक मुसीबत में फंसते चले गए और दोनों एक ही खोज मिशन पर थे। दो शीर्ष श्रेणी के विशेषज्ञों का असफल होना कोई संयोग नहीं है। ये सब मिशन के लक्ष्य हान डेन से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। येबुके का मन उथल-पुथल में था और उसे तुरंत कई बातें समझ में आ गईं। उसी समय उसके मन में कामुक आंखों वाला हान डेन का पीला चेहरा उभर आया। हान दान, येबुक्यू के वर्तमान दृष्टिकोण के अनुसार उस समय हान डेन शक्ति क्षेत्र के अंतिम चरण का एक ही मास्टर था। यद्यपि वह भयंकर लोगों की सूची में प्रसिद्ध था और वास्तव में शक्तिशाली था, फिर भी उसके लिए शिंग वुफेंग और हुआ हाई को एक के बाद एक हराना संभव था। आखिरकार उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि जिंग वुफेंग हान डेन का पीछा कर रहा था, जो पूरी तरह से असहाय स्थिति में था और दयनीय हालत में भाग रहा था। जब तक आपको मदद न मिले तो यह सहायक संभवतः युद्ध संरचना का उस्ताद हो सकता है जो उसे और झाइकिंग से लड़ेगा। अचानक एक विचार आते ही येबुक्यू ने तुरंत झाइकिंग को वह सब कुछ बता दिया जो उसके मन में आया था, जिसमें जिंग वुफेंग और हान डेन के साथ उसकी पिछली मुलाकातें भी शामिल थीं। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटे भाई, तुम्हारा सामना जिंग वुफेंग से होगा जो हान डेन का पीछा कर रहा था। दरअसल जिंग वुफेंग के स्वर्ग के पवित्र मार्ग पर लौटकर स्वस्थ होने के बाद भी उसने हान डेन का पीछा करना जारी रखा। आखिरकार उसने अपना ओवरलॉर्ड ब्लड सोल स्फीयर खो दिया था और वह किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेगा। शुरू में मुझे लगा था कि हुआ हाई और शिंग वुफेंग अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके स्वर्ग के पवित्र मार्ग पर लौट आएंगे, लेकिन तभी मुझे हुआ हाई से मदद की गुहार वाला एक पत्र मिला। उसमें बहुत कम जानकारी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बहुत जल्दी में था। उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि शिंग वुफेंग गंभीर रूप से घायल हो गया है और दुश्मन ने उसे पकड़ लिया है और वह गंभीर खतरे में है। वह हान दान और उसके सहायकों के साथ गतिरोध में था और कोई भी जल्दबाजी वाला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। स्थिति आशाजनक नहीं थी। उसने मुझसे मदद इसलिए मांगी क्योंकि न केवल हमारे अच्छे संबंध थे, बल्कि हुआ हाई ने यह भी कहा था कि वास्तव में दुश्मन के युद्ध संरचना के उस्ताद ने ही इसका सुझाव दिया था। वे शिंग वुफेंग की जान को खतरा दे रहे हैं और मुझसे लड़ने के लिए कह रहे हैं। अगर मैं नहीं गया तो वे शिंग वुफेंग को तुरंत मार देंगे और फिर हुआ हाई पर बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। इसलिए मुझे हर हाल में आना ही होगा। हालांकि दूसरी तरफ कम से कम 2 युद्ध संरचना विशेषज्ञ हैं और हम युद्ध संरचना महल में अपने अन्य वरिष्ठ भाइयों से कम समय में संपर्क नहीं कर सकते। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत न हो, मैं फिलहाल केवल आपसे कनिष्ठ भाई मदद मांग सकता हूं। कुछ स्पष्टीकरण के बाद येबुके को अंततः कारण और परिणाम समझ में आ गए। लेकिन फिर उनके मन में एक सवाल आया, दुश्मन के युद्ध संरचना के मास्टर को अपने चौथे वरिष्ठ भाई को विशेष रूप से बुलाने का अधिकार क्यों था? क्या यह संभव है कि विरोधी टीम के युद्ध संरचना विशेषज्ञ और चौथे वरिष्ठ भाई के बीच कोई पुरानी दुश्मनी हो? इसके अलावा येबुके को इसमें एक साजिश की आशंका थी। शायद दूसरे पक्ष ने झाइकिंग को यहाँ फंसाने के लिए ही इतना सब कुछ किया हो। वह हान डेन दरअसल सिर्फ एक चारा था। येबुके को जल्द ही झाइकिंग से जवाब मिल गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझसे दुश्मनी रखने वाला और युद्ध संरचना का उस्ताद केवल नीले पाताल लोक के दिव्य महल के लोग ही हो सकते हैं। झाइकिंग की बातें सुनकर येबुके का चेहरा तुरंत बदल गया और उसकी निगाहें धीरे-धीरे ठंडी हो गईं। उसे एक सिहरन सी महसूस होने लगी। नीला पाताल लोक महल, ये नाम तो जाना पहचाना सा लग रहा है। एज ऑफ नेदरवर्ल्ड डिवाइन पैलेस होली पाथ ऑफ द हेवंस के साथ मध्य महाद्वीप के 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक है, जिसमें गहन विरासत और एक लंबा इतिहास है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जून शानली एज ऑफ नेदरवर्ल्ड डिवाइन पैलेस की शिष्या हैं। अब जब झाइकिंग ने कहा है कि जिंग वुफेंग को पकड़ने वाला युद्ध संरचना मास्टर संभवतः किंगडमिंग दिव्य महल से है, तो येबुके के दिल में एक अजीब भावना उत्पन्न हो गई है। कितनी छोटी दुनिया है। येबुके की आंखों में एक सिहरन दौड़ गई। लेकिन बड़े भाई, जहां तक मुझे पता है, 100 राक्षसों की सूची में शामिल सभी लोग ऐसे खलनायक हैं जिन्होंने अनेक अपराध किए हैं और पांचों महासंप्रदाय मिलकर उनका पीछा कर रहे हैं। प्रत्येक महासंप्रदाय के शिष्य का ये कर्तव्य और दायित्व है कि वह उन्हें मार डाले। लेकिन चूंकि ये युद्ध संरचना के उस्ताद शायद नीले पाताल लोक के दिव्य महल से हैं, तो वे हान दान के साथ क्यों हैं? और वे एक साथ यात्रा क्यों कर रहे हैं? ये संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन है। क्या वे संप्रदाय के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत करते हैं? इसके तुरंत बाद येबुके के शब्दों ने झाइकिंग को चौंका दिया और वह गहरी सोच में डूब गई। अध्याय 234 युआन क्रिस्टल। हाँ, चूंकि ये युद्ध संरचना के उस्ताद नीले पाताल लोक के दिव्य महल से हैं, तो वे हान डेन के साथ क्यों जुड़े हुए हैं? क्या वे 100 राक्षसों की सूची में शामिल लोगों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं? उसने जिंग वुफेंग को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे बंधक बनाकर हुआ हाई को धमकाया और झाइकिंग को लड़ने के लिए मजबूर किया। इस तरह का व्यवहार एक उच्च संप्रदाय के शिष्य के संप्रदाय नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करता है और इसे राजद्रोह का कार्य माना जा सकता है। येबुके के ऐसा कहने के बाद झाइकिंग भी थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर वह चौंक गया और ऐसा लगा जैसे उसे कुछ सूझा हो। ऐसा करने की हिम्मत करने के उनके केवल 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो उन्होंने पहले ही नीले पाताल लोक के दिव्य महल के साथ विश्वासघात कर लिया है और 100 राक्षसों की सूची के सदस्य बन गए हैं, या वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और उनका लक्ष्य हमारे स्वर्ग के पवित्र मार्ग को निशाना बनाना है। येबुके ने बात की, लेकिन उसका अनुमान झाइकिंग के विचारों से मेल खाता था। अगर यह पहला परिदृश्य है तो सब कुछ समझ में आता है। एज ऑफ नेदरवर्ल्ड डिवाइन पैलेस के साथ विश्वासघात करना और 100 फिएंस लिस्ट का सदस्य बनना स्वाभाविक रूप से हम जैसे महाशक्तिशाली संप्रदायों के शिष्यों के प्रति द्वेष पैदा करता है, जिससे हत्या की मंशा और उसके बाद हमले होते हैं। 100 फिएंस लिस्ट में ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर ये दूसरा परिदृश्य है तो समस्या कहीं अधिक गंभीर है। झाइकिंग ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन क्रोध और शीतलता की एक झलक उसकी और येबुके दोनों की आंखों में दिखाई दी। दूसरे परिदृश्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि दूसरा पक्ष जानबूझकर स्वर्ग के पवित्र मार्ग के शिष्यों को रोककर उनकी हत्या कर रहा था। ये सभी लक्षित व्यक्ति मानव रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त विशेषज्ञ हैं, जिनमें से प्रत्येक को स्वर्गीय पवित्र मार्ग का उत्कृष्ट शिष्य माना जा सकता है। ये जानबूझकर स्वर्गीय पवित्र मार्ग का अपमान करने के समान है। किसी दूसरे संप्रदाय के उत्कृष्ट शिष्यों को रोकना और उनकी हत्या करना संबंध तोड़ने के बराबर है। एक बार इसका पता चल जाए तो इसे जानलेवा लड़ाई कहा जा सकता है। एज ऑफ नेदरवर्ल्ड पैलेस के लोग ऐसा करने की हिम्मत क्यों करेंगे?
क्या उन्हें दोनों महापंथियों के बीच युद्ध शुरू होने का डर नहीं है? क्या इतनी बड़ी आपदा को कुछ ही युद्ध संरचना के माहिर झेल सकते हैं? येबुक्यू और झाइकिंग के मन में एक साथ ऐसे ही विचार उमड़ रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उन्हें जाहिर नहीं किया, क्योंकि इसके निहितार्थ बहुत गंभीर थे और इससे निकलने वाले निष्कर्ष बहुत ही चौंकाने वाले थे। नीदरलैंड के दिव्य महल को मेरे स्वर्गीय पवित्र मार्ग से लंबे समय से द्वेष रहा है। वर्षों से दोनों पक्षों के बीच टकराव और शत्रुता रही है और दोनों संप्रदायों के शिष्य भी एक दूसरे के प्रति काफी शत्रुतापूर्ण हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा संयम बरता है और सिद्धांत रूप में यह इस हद तक नहीं बढ़ना चाहिए था। झाइकिंग की आवाज में थोड़ी सी शीतलता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्थिति का वस्तुनिष्ठ रूप से विश्लेषण किया। इसके अलावा ये केवल हमारा अनुमान है, इसे साबित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और हम इसकी सूचना संप्रदाय को नहीं दे सकते। हालांकि चूंकि दूसरा पक्ष मेरे पास झाइकिंग के पास आया है, इसलिए मैं निश्चित रूप से इसमें शामिल संदिग्ध गतिविधियों की जांच करूंगा। स्वर्गीय पवित्र मार्ग के शिष्य कभी भी दबेंगे नहीं। ठंडी सी गुरगुराहट के साथ झाइकिंग के चेहरे पर जानलेवा इरादे की झलक दिखाई दी। एक बार जब ये सौम्य लेकिन शक्तिशाली युद्ध संरचना का उस्ताद क्रोधित हो जाता, तो वह निश्चित रूप से एक भयानक तूफान खड़ा कर देता। एक तरफ खड़े येबुक्यू ने भी ऐसा ही किया। उनकी आंखों में एक क्षणिक ठंडक सी दौड़ गई। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में जानबूझकर स्वर्ग के पवित्र मार्ग के शिष्यों पर घात लगाकर हमला करने और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, तो येबुक्यू निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि दूसरे पक्ष को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। इसके अलावा येबुक्यू के दिल में एक और भी भयावह विचार छिपा हुआ था, जिसे उसने कभी प्रकट नहीं किया था। यदि ये कार्रवाइयां व्यक्तिगत द्वेष या व्यक्तिगत घृणा से प्रेरित नहीं है, बल्कि एजोर नेदरवर्ल्ड डिवाइन पैलेस द्वारा मौन रूप से अनुमोदित या यहां तक कि प्रोत्साहित की जाती हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसके बाद येबुक्यू और झाइकिंग ने बातें करना बंद कर दिया और पालथी मारकर बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित करते हुए साधना की अवस्था में चले गए। आखिरकार आगामी युद्ध से पहले शक्ति में थोड़ी सी भी वृद्धि किसी महत्वपूर्ण क्षण में उनकी जान बचा सकती थी। अरे! स्काईलार्क ने एक चीख निकाली, अपने पंख फैलाए और भी तेजी से आगे बढ़ी। नीले आकाश और सफेद बादलों के बीच उड़ती हुई पल भर में एक काले बिंदु में बदल गई और क्षितिज में गायब हो गई। यह एक अत्यंत विशाल क्षेत्र है, जिसमें लगभग 500 फीट के दायरे में फैली विस्तृत भूमि पर जटिल और गहन शिलालेख खुदे हुए हैं, जो लगातार अलौकिक, रहस्यमय और मायावी उतार चढ़ाव उत्सर्जित करते रहते हैं। उफ! उसकी पीठ पर बैठे दोनों लोगों के कूद जाने के बाद आकाश को ढकने वाली लाख ने एक चीख निकाली, अपने पंख चौड़े फैलाए, आकाश में उड़ गई और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई। आकाश आवरण लाख को जाते हुए देखकर झाइकिंग मुस्कुराया और बोला, आकाश आवरण लाख संप्रदाय द्वारा पाला गया एक राक्षसी जानवर है। अपना परिवहन मिशन पूरा करने के बाद ये सीधे संप्रदाय में लौट आएगा। येबुक्यू ने सिर हिलाया, फिर अपनी नजर अपने सामने दर्जनों फीट के विशाल क्षेत्र पर डाली। वहां खुदे हुए टेलीपोर्टेशन एरे को देखा और टेलीपोर्टेशन एरे के केंद्र में एक विशाल खांचा भी देखा। चलो चलते हैं छोटे भाई, हम बाकी की यात्रा के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारा गंतव्य झोंझों का एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे संप्रदाय से बहुत दूर है। ये कहने के बाद झाइकिंग टेलीपोर्टेशन सरणी के केंद्र की ओर चल पड़ी और येबुक्यू उसके पीछे पीछे चलने लगा। केंद्रीय अवकाश में पहुंचते ही झाइकिंग के दाहिने हाथ से प्रकाश की एक चमक निकली, जिससे क्रिस्टलीय ब्लॉकों का एक समूह प्रकट हुआ जो अत्यंत समृद्ध मौलिक ऊर्जा का विकिरण कर रहा था। ये देखकर येबुक्यू की निगाहें और भी तेज हो गईं, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। फिर भी वह इससे निकलने वाली अत्यंत शुद्ध युवान ऊर्जा की तरंग को महसूस कर सकता था। ऐसा प्रतीत होता था कि यदि कोई इसका उपयोग करके इस ऊर्जा का अभ्यास और अवशोषण करे, तो इसका प्रभाव और दक्षता सामान्य रूप से दुनिया से युवान ऊर्जा अवशोषित करने की तुलना में कई गुना अधिक होगी। बड़े भाई, ये चीजें क्या हैं? मुझे इनसे एक आश्चर्यजनक रूप से शुद्ध युवान ऊर्जा का उतार चढ़ाव क्यों महसूस हो रहा है? येबुक्यू का सवाल सुनकर झाइकिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। इस वस्तु को युवान क्रिस्टल कहा जाता है। शक्तिशाली साधकों द्वारा आकाश और पृथ्वी के बीच युवान ऊर्जा को महान विधियों का उपयोग करके संपीड़ित करके इसका निर्माण किया जाता है। इसका उपयोग साधना के लिए किया जा सकता है और यह साधकों के बीच एक मुद्रा भी है, जिसका उपयोग साधना से संबंधित किसी भी संसाधन को खरीदने के लिए किया जाता है। मैं समझ गया। तो युवान क्रिस्टल और युवान गोलियों के उपयोग समान हैं। क्या उनमें कोई अंतर है? बेशक दोनों को मुद्रा माना जा सकता है, लेकिन युवान डैन में निहित युवान ऊर्जा युवान क्रिस्टल की तुलना में बहुत कम है। अंतर बहुत अधिक है। अधिकांश स्थानों पर युवान क्रिस्टल को ही वास्तविक मुद्रा माना जाता है, जबकि युवान डैन को मान्यता नहीं दी जाती। सामान्यतः एक निम्न श्रेणी के युवान क्रिस्टल के बदले 1000 युवान डैन, एक मध्यम श्रेणी के युवान क्रिस्टल के बदले 100 निम्न श्रेणी के युवान क्रिस्टल और एक उच्च श्रेणी के युवान क्रिस्टल के बदले 100 मध्यम श्रेणी के युवान क्रिस्टल देने पड़ते हैं। झाइकिंग की व्याख्या से येबुक्यू थोड़ा चौंक गया, जिसने तब अपनी युवान रिंग में मौजूद 4.01 मिलियन युवान की गोलियों के बारे में सोचा। क्या इसका मतलब यह है कि मेरी 4010,000 युवान की गोलियों को केवल 4000 निम्न श्रेणी के युवान क्रिस्टल के बदले ही बदला जा सकता है, और वह भी केवल 40 मध्यम श्रेणी के युवान क्रिस्टल के बदले? ये सोचकर येबुक्यू, जो पहले खुद को कुछ हद तक धनी समझता था, अवाक रह गया। हालांकि वह बिल्कुल भी अनिच्छुक नहीं था और उसने अपने सारे युवान डैन को युवान जिंग में बदलने का अवसर खोजने का फैसला किया, क्योंकि युवान जिंग ही वहां की प्रमुख मुद्रा थी। झाइकिंग नीचे झुका और अपने हाथ में मौजूद निम्न श्रेणी के आत्मा क्रिस्टलों को एक एक करके खांचे में रखने लगा। कुल मिलाकर 10 क्रिस्टल रखने के बाद ही रुका। भनभनाहट। कभी स्थिर रहने वाला टेलीपोर्टेशन एरे युवान क्रिस्टल की शक्ति को अवशोषित करने के बाद तुरंत ही शक्तिशाली उतार चढ़ाव से भर गया और प्रत्येक शिलालेख जगमगा उठा, जिसमें अंतरिक्ष की शक्ति से संबंधित एक अद्वितीय उतार चढ़ाव सभी दिशाओं में फैल गया। टेलीपोर्टेशन एरे की रोशनी फिर से मंद पड़ने के बाद खांचे में मौजूद सभी 10 निम्न श्रेणी के मौलिक क्रिस्टल समाप्त हो गए और झाइकिंग और येबुक्यू की आकृतियां उसमें गायब हो गईं। अध्याय 235 मध्य मैदानों का अराजक क्षेत्र। इस तरह जब झाइकिंग और येबुक्यू एक टेलीपोर्टेशन सरणी से पुनः प्रकट हुए, तो कई दिन बीत चुके थे और दोनों एक दर्जन से अधिक टेलीपोर्टेशन से गुजर चुके थे। प्रत्येक टेलीपोर्टेशन से अगले टेलीपोर्टेशन एरे तक पहुंचने में कई घंटे लगते हैं। इस समय वे दोनों स्वर्ग के पवित्र मार्ग से बहुत दूर जा चुके थे। ये ध्यान देने योग्य है कि स्वर्ग का पवित्र मार्ग मध्य महाद्वीप के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, जबकि झाइकिंग और येबुक्यू का गंतव्य मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि यहां तक कि डिपार्टिंग डस्ट क्षेत्र के एक कुशल स्वामी को भी वहां तक पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे। हालांकि टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करने पर यह प्रभाव केवल कुछ दिनों तक ही रहता है। चलो चलते हैं छोटे भाई। गणना के अनुसार हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले एक आखिरी बार टेलीपोर्ट करना होगा। जैसे ही उसने टेलीपोर्टेशन एरे के खांचे में 10 और निम्न श्रेणी के मौलिक क्रिस्टल रखे, झाइकिंग ने कहा। झाइकिंग की बातें सुनकर येबुक्यू की आंखें चमक उठीं। टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करना आसान लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह उतना आसान नहीं है। जब भी आप टेलीपोर्टेशन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो आपको अपनी मौलिक शक्ति से स्वयं को सुरक्षित रखना होगा ताकि क्षेत्र के भीतर मौजूद स्थानिक शक्ति से आप विचलित न हो। अन्यथा यदि आप सावधान नहीं रहे तो आप क्षेत्र से बाहर फेंके जा सकते हैं। यदि आप भाग्यशाली रहे तो आप अपने निर्धारित गंतव्य से लाखों मील दूर किसी स्थान पर पहुंच सकते हैं। यदि आप दुर्भाग्यशाली रहे तो आप किसी दूसरे आयाम में भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। इसलिए हालांकि टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करना परेशानी भरा नहीं है, फिर भी इसमें मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे आम लोग घोड़ागाड़ी से यात्रा करते हैं, जिससे लंबी यात्रा के कारण थकान हो सकती है। भनभनाहट। उनके पैरों के नीचे स्थित टेलीपोर्टेशन सरणी फिर से जगमगा उठी और येबुक्यू और झाइकिंग गायब हो गए। डॉट डॉट डॉट। यह एक बेहद शोरगुल वाली जगह है जो लोगों से भरी हुई है, जहां आप किसी भी समय सभी दिशाओं से हंसी, गाली गलौज और चिल्लाने की तरह तरह की आवाजें सुन सकते हैं। रेस्तरां, चाय घर, नीलामी घर और हथियार बनाने की कार्यशालाएं चहल पहल से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो ये जगह बहुत ही स्वतंत्र हो। लेकिन गौर से देखने पर हंसी और गालियों के बीच एक तीखी और भयावहता झलकती है। यहाँ मौजूद हर किसी की निगाहें मानो चाकू लिए घूम रही हों और उनके चेहरों के पीछे अनगिनत इच्छाएं और लोग छिपे हों। स्वतंत्रता से लापरवाही जन्म लेती है और लापरवाही बुराई की शुरुआत है। यहाँ जंगल का कानून चलता है, कमजोरों को ताकतवर खा जाते हैं। यह एक खूनी इलाका है जो खतरों और अवसरों से भरा है। भनभनाहट। टेलीपोर्टेशन एरे एक के बाद एक जगमगा उठे और बिखरे हुए उतार चढ़ाव बाहर की ओर फैल गए, बढ़ते और घटते रहे। लोग लगातार अंदर बाहर आते जाते रहे, जिससे एक चहल पहल भरा माहौल बन गया। टेलीपोर्टेशन एरे में से एक से निकलने वाली रोशनी के मंद पड़ने के बाद दो आकृतियां प्रकट हुईं, झाइकिंग और येबुक्यू।
हम अंततः मध्य मैदानी इलाकों के पश्चिमी जिले में स्थित स्वतंत्रता की भूमि पर पहुंच गए हैं। पाप और अराजकता के क्षेत्र में। झाइकिन ने आसपास का जायजा लिया और धीरे से नाम का उच्चारण किया। इस असामान्य नाम को सुनते ही येबुके की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। उसे आसपास की हवा में खून और अपराध बोध की तीव्र दुर्गंध लगभग महसूस हो रही थी। ये जगह स्वर्ग जैसी नहीं दिखती, बल्कि एक प्राचीन खूंखार जानवर की तरह दिखती है, जिसका मुंह चौड़ा खुला हुआ है, जो किसी भी क्षण अनगिनत जिंदगियों को निगलने के लिए तैयार है। शांत भाव से बोलते हुए, यद्यपि यह उनका यहाँ पहला अनुभव था, फिर भी येबुके ने पाप के अराजक क्षेत्र के सार को संक्षेप में प्रकट करने में कामयाबी हासिल की। हे पापों का अराजक क्षेत्र मध्य महाद्वीप का एक बहुत ही खास इलाका है। ये बहुत विशाल है और इसमें हर तरह के लोग रहते हैं। ये कई अपराधियों के लिए एक लोकप्रिय जगह है जिन्होंने अनेक अपराध किए हैं। इसकी वजह यह है कि यह एक निर्जन क्षेत्र है। हालांकि शक्तिशाली ताकतों के नाम ऊपरी तौर पर लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन अंधेरे में कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। इसके अलावा इस अराजक क्षेत्र में नीलामी बेहद लोकप्रिय है। लगभग हर थोड़े समय में कुछ बेहतरीन वस्तुएं सामने आती हैं, जो चारों ओर से ध्यान आकर्षित करती हैं। सूचना भी बहुत तेजी से फैलती है। यह एक ऐसी जगह है जहां सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा सतर्क भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता था कि येबुके इस अराजक और पापी क्षेत्र में पहली बार नहीं आया था। झाइकिन ने उसे समझाते हुए दिखाया कि वह इस जगह से अच्छी तरह परिचित था। जैसे ही वे बात कर रहे थे, दोनों टेलीपोर्टेशन क्षेत्र से बाहर निकल गए। येबुके ने तुरंत महसूस किया कि क्षेत्र से बाहर निकलते ही कम से कम 5 जोड़ी आंखें उन पर सूक्ष्मता से घूम उठीं, मानो उनके रहस्यों को जानने की कोशिश कर रही हों। झाइकिन ने भी स्वाभाविक रूप से इस बात पर ध्यान दिया, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि यह अराजक क्षेत्र में काफी आम बात थी। कई दिनों तक यात्रा करने और यात्रा की कठिनाइयों को सहने के बाद युद्ध में उतरने से पहले अच्छी तरह से खाना पीना और आराम करना ही सही काम है। झाइकिन मुस्कुराई और एक चहल पहल भरे रेस्तरां की ओर चल पड़ी। येबुके को भी थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। ये रेस्टोरेंट एक चहल पहल भरे इलाके में स्थित है जहां ग्राहकों की भारी भीड़ रहती है। इसका साज सज्जा और सेवा दोनों ही उत्कृष्ट हैं। उदाहरण के लिए, झाइकिन और बुके के प्रवेश करते ही एक वेटर तुरंत उनकी सेवा में हाजिर हो गया। दोनों दूसरी मंजिल पर गए और खिड़की के पास एक मेज पर बैठ गए। सज्जनों, आप क्या खाना या पीना चाहेंगे? हमारी दुकान में हर तरह का स्वादिष्ट खाना उपलब्ध है। आप जो चाहें हम आपके लिए मंगवा सकते हैं। वेटर बहुत उत्साहित था और अपने दाहिने हाथ में पकड़े तौलिए से पहले से ही बेदाग मेज को कुशलतापूर्वक पहुंच रहा था। फिर बस अपने रेस्टोरेंट के किसी भी खास व्यंजन का ऑर्डर दे दीजिए। ठीक है सज्जनों, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। तुरंत ही वेटर ने जोर से परोसिए चिल्लाया, झुककर अभिवादन किया और चला गया। हालांकि येबुके की नजर वेटर की पीठ पर पड़ी, जिससे उसके चेहरे पर हैरानी का भाव झलक रहा था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक रेस्तरां में काम करने वाला एक साधारण वेटर शरीर को मजबूत बनाने की महान कला में निपुण होगा। अगर उसे पूर्वी देशों के शीर्ष 100 प्रमुख शहरों में से किसी एक में ले जाया जाए, तो वह एक शक्तिशाली परिवार के युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति के बराबर होगा। भावुकता के स्पर्श के साथ येबुके का इस अराजक पाप क्षेत्र के प्रति सम्मान एक नए स्तर पर पहुंच गया। हे, अगर तुम इस अराजक और पाप से भरी भूमि में एक रेस्तरां चला सकते हो, तो तुम्हारे पास कुछ हुनर तो जरूर होगा, वरना तुम बहुत पहले ही दूसरों के हाथों गायब हो गए होते और तुम्हारा तो कंकाल भी नहीं बचा होता। झाइकिन ने मेज पर रखी बैंगनी मिट्टी की चायदानी उठाई और अपने और येबुके के लिए एक कप गर्म चाय डाली। ये चाय पन्ना हरे रंग की है, जिसका स्वाद मीठा, सौम्य और मुलायम है और इसकी सुगंध ऑर्किड जैसी है। यह उच्च गुणवत्ता वाली टाइपिंग हो कोई चाय है। एक कप गर्म चाय पीने के बाद येबुके को तुरंत बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके होठों और दांतों पर एक सुखद सुगंध बनी रही और उसे पूर्ण आराम और सुकून का एहसास हुआ। युवा स्वामी, भोजन परोसा जा चुका है। कुछ ही देर में वेटर एक मेज पर ढेर सारे व्यंजन लेकर आया, जो देखने में, सूंघने में और स्वाद में बेहद स्वादिष्ट लग रहे थे। सफेद रंग की कटी हुई बतख, 2 बार पकाया हुआ सुअर का मांस, 3 कप चिकन, मिर्च की चटनी में कटा हुआ गोमांस और आंत, मापो टोफू, कटी हुई सब्जियां, ग्रिल्ड काली मछली की थाली और समुद्री शैवाल और अंडे के सूप का एक कटोरा। परोसे जाने वाले व्यंजन भरपूर मात्रा में हैं। लाल और हरे रंग एक दूसरे के पूरक हैं, जो भूख को बढ़ाते हैं और गले में झंझनाहट पैदा करते हैं। बिना देर किए दोनों ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। एक ताबड़तोड़ हमले के बाद स्वादिष्ट भोजन से भरी पूरी मेज चट हो गई और उन दोनों ने बड़े चाव से भोजन किया। दोनों उठे और आराम करने के लिए जगह ढूंढने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकलने ही वाले थे कि बगल की मेज से आ रही बातचीत ने उन्हें वहीं रोक दिया। जुबाओ झाई की लघु नीलामी आज दोपहर फिर से शुरू हो रही है और मैंने सुना है कि इस बार काफी अच्छी वस्तुएं हैं। जी हाँ, कुछ दुर्लभ और बहुचर्चित गोलियों के अलावा एक रक्तपिपासु आत्मा भाला भी प्रकट हुआ, जो उच्च श्रेणी के जादुई हथियार के स्तर तक पहुंच गया था। खून की प्यासी आत्मा का भाला, ये तो एक दुर्लभ और शक्तिशाली हथियार है। रक्तपिपासु आत्मा भाला, ये 4 शब्द सुनते ही येबुके ने तुरंत झाइकिन के साथ नजरें मिलाईं। अध्याय 236 लघु नीलामी। एक दूसरे को देखने के बाद झाइकिन लापरवाही से वापस अपनी मूल भोजन मेज पर लौट आई और बैठ गई, जबकि येबुके दूसरी मंजिल पर स्थित सर्विस काउंटर पर गई और सौंफ की एक प्लेट और टाइपिंग हो कोई चाय का एक बर्तन मंगवाया। येबुके दोबारा बैठ गया और चाय डालने लगा, लेकिन तभी झाइकिन की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हो, तो नीलाम होने वाला ये रक्तपिपासा भाला शिंगुफेंग का होना चाहिए। ये भाला अत्यंत दुर्लभ है और संयोगवश यही प्रकट हुआ है। इसके दोबारा प्रकट होने की संभावना बहुत कम है। येबुके ने सिर हिलाया, जाहिर तौर पर वह भी यही सोच रहा था। बड़े भाई, क्या ये संभव है कि ये दूसरी तरफ से जानबूझकर किया गया एक छल हो? ये जानते हुए कि आप आपके अराजक क्षेत्र में आएंगे, उन्होंने पहले आपका ध्यान आकर्षित करने और आपको जांच करने के लिए रक्तपिपासु आत्मा भाले का इस्तेमाल किया, साथ ही आपके लिए एक जाल भी बिछाया जिसमें आप फंस जाएं। अपनी प्याली में रखी गर्म चाय की एक घूंट लेते हुए येबुके ने अपनी आवाज प्रसारित की। इसकी संभावना बेहद कम है। दरअसल अराजक क्षेत्र का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। यह आसपास के दर्जनों बड़े शहरों का सामूहिक नाम है। हुओ हाई ने मुझे मदद के लिए जो जेट स्लिप दी थी, उस पर अंकित स्थान यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ से काफी दूर स्थित एक शहर है। यहाँ टेलीपोर्टेशन एरे के जरिए आने का एक कारण ये भी है कि मैं उन्हें मेरे लिए जाल बिछाने से रोकना चाहता हूँ। कैओटिक सिन डोमेन को चुनना उनके लिए फायदेमंद लगता है, लेकिन इससे एक समस्या भी सामने आती है। अगर मैं नियमों का पालन नहीं करूंगा, तो उनके पास हर बड़े शहर को कवर करने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं होंगे, क्योंकि कैओटिक सिन डोमेन में हर दिन लोगों का बहुत बड़ा प्रवाह होता है और हर दिन कई नए चेहरे देखने को मिलते हैं। येबुके ने झाइकिन की व्याख्या पर हल्के से सिर हिलाया। तो यहाँ अत्याचारी रक्त आत्मा भाले के बारे में सुनना और यह कि इसकी नीलामी होने वाली है, शायद महज एक संयोग है। हो सकता है कि शिंगुफेंग ने इसे दूसरे पक्ष के साथ युद्ध के दौरान यहीं छोड़ दिया हो, लेकिन कम से कम ये साबित करता है कि शिंगुफेंग यहाँ था और कम से कम इसने हमें खुलेआम होने से अंधेरे में ला दिया है। जैसे ही येबुके ने चाय के कप को धीरे से सहलाया, झाइकिन ने उसके टेलीपैथिक संदेश पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। हालांकि चूंकि संयोगवश हमारी मुलाकात ब्लडथर्स्टी स्पीयर से हुई है, तो चलिए जिंगुफेंग को उसका हथियार वापस दिलाने में मदद करते हैं। आखिरकार इस बार मेरा हस्तक्षेप मुफ्त में नहीं हुआ है। ओह, क्या इस बार के लिए आपके पास कोई इनाम है, सीनियर ब्रदर? येबुके को इस बारे में थोड़ी जिज्ञासा थी। बिल्कुल, हुओ हाई के स्वभाव को देखते हुए चाहे हमारा रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह मुझे कभी भी व्यर्थ का काम नहीं करने देगा। आखिर यह मामला सरल नहीं है और बेहद जोखिम भरा है। वह मुझे कभी भी बेकार की यात्रा नहीं करने देगा। ये हमारे बीच एक अलिखित समझौता है। यहाँ तक कि भाइयों के बीच भी हिसाब किताब साफ सुथरा रखना चाहिए। ये थोड़ा निर्मम लग सकता है, लेकिन इससे लाभों के वितरण को लेकर होने वाली अनावश्यक परेशानियों और विवादों से बचा जा सकता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखें तो ये काफी अच्छा है। इस तरह से मिलजुल कर रहने से येबुके के दृष्टिकोण का विस्तार हुआ। इसके बाद दोनों ने कुछ और जानकारी हासिल करने की उम्मीद में बगल की मेज पर हो रही बातचीत को ध्यान से सुना। आधे घंटे बाद दोनों एक बेहद सुरुचिपूर्ण और आलीशान सजावट वाली एक बड़ी दुकान के सामने खड़े थे, लेकिन दोनों ने कुछ हद तक भेस बदल रखा था, इसलिए बाहर से उनके असली रूप को नहीं देखा जा सकता था। वहां से गुजरने वाले अधिकांश लोग एक जैसे ही थे, क्योंकि जिस बड़ी दुकान में वे प्रवेश करने वाले थे, वह जुबाओ झाई थी, जो पूरे अराजक क्षेत्र में भी काफी प्रसिद्ध थी।
यहाँ काफी लोग हैं, लगता है जुबाओ झाई वाकई में विलक्षण व्यक्ति है। मुझे आगामी छोटी नीलामी में काफी दिलचस्पी है। चूंकि हम यहाँ हैं, तो जिंग वुफेंग को अत्याचारी रक्त आत्मा भाला वापस खरीदने में मदद करने के अलावा हमें अपनी पसंद की कोई भी चीज नहीं छोड़नी चाहिए। हमें ये भी पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हमें इस तथ्य के बारे में पूछताछ करने का अवसर मिल सकता है कि अत्याचारी रक्त आत्मा भाले की नीलामी यहाँ की जा रही है। झाई किंग ने जुबाओ झाई के साइन बोर्ड पर एक नजर डाली और फिर अंदर चली गई। जुबाओ झाई में प्रवेश करते ही येबुके को ताजगी भरी ठंडक का एहसास हुआ, मानो उसके चेहरे पर हल्की हवा चल रही हो। उसे चंदन की खुशबू भी महसूस हुई, जिससे उसका मन शांत हुआ और उसे स्फूर्ति मिली। जुबाओ झाई में आपका स्वागत है सज्जनों। आज दोपहर की छोटी नीलामी आधे घंटे में शुरू होगी, कृपया मेरे साथ आइए। एक सुंदर आकर्षक आकृति वाली महिला कोमल कदमों से अंदर आई, मानो अपने साथ एक सुगंधित हवा का झोंका ला रही हो। उसके सुंदर चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी और उसकी मीठी आवाज वसंत की कोमल हवा के समान थी। इससे पता चलता है कि एक नौकरानी में भी ऐसे गुण होते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि जुबाओ झाई की कुछ बुनियाद है। झाई किंग ने अपनी आवाज प्रसारित की और येबुक्यू ने आसपास का जायजा लिया और पाया कि जैसे ही कोई जुबाओ झाई हॉल में प्रवेश करता था, चाहे वहां कितने भी लोग हों, एक नौकरानी तुरंत आगे बढ़कर उनका अभिवादन करती थी और उन्हें जुबाओ झाई के भीतर ले जाती थी। क्या यहाँ युआन क्रिस्टल बदलने का कोई तरीका है? येबुक्यू ने जानबूझकर कर्कश आवाज में नौकरानी से पूछा कि वह अपने पास मौजूद सभी 4.1 मिलियन युआन की गोलियों को युआन क्रिस्टल से बदलना चाहता है, क्योंकि आगामी नीलामी में केवल युआन क्रिस्टल ही मान्य होंगे, युआन की गोलियां नहीं। जी सर, कृपया मेरे पीछे आइए। इसके बाद नौकरानी येबुक्यू को युआन क्रिस्टल के बदले में सामान बदलने के लिए ले गई, जबकि झाई किंग को दूसरी नौकरानी नीलामी कक्ष की ओर ले गई। एक चौथाई घंटे बाद येबुक्यू की युवान यांग अंगूठी में मूल रूप से मौजूद सभी 4,100,000 युआन की गोलियां गायब हो गईं और उनकी जगह 4,000 निम्न श्रेणी के युआन क्रिस्टल आ गए जो शुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी युआन शक्ति का उत्सर्जन कर रहे थे। झाई किंग से मिलने के बाद येबुके ने पाया कि आसपास की नीलामी की सीटें पहले से ही लोगों से भरी हुई थी, जिनमें से लगभग सभी ने नकाब पहन रखा था या भेष बदल रखा था। कुछ लोग चुप रहे, कुछ आपस में फुसफुसाए और कुछ ने अपने गिलास उठाए और लगातार पीते रहे। संक्षेप में, नीलामी हॉल का माहौल शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तव में वह उम्मीद और उत्साह से भरा हुआ था। येबुके, जो पहली बार नीलामी में भाग ले रहे थे, भी काफी उत्सुक थे। भले ही उन्हें अपनी पसंद की कोई चीज न मिले, लेकिन इससे उनके ज्ञान का दायरा तो बढ़ेगा ही। धड़ाम, कुछ ही देर में एक गहरी घंटी बजी और पूरा नीलामी हॉल सन्नाटे में डूब गया। लाल बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति हॉल के बीचों बीच पहुंचा और उसके सामने एक विशाल नीलामी मंच धीरे-धीरे ऊपर उठा, लेकिन उस पर केवल एक ही नीलामी हथौड़ा था। हर 10 दिन में आयोजित होने वाली मेरी जुबाओ झाई की मिनी नीलामी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को इतना इंतजार कराने के लिए क्षमा चाहता हूं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और नीलामी शुरू करते हैं। कृपया पहली वस्तु पर एक नजर डालें। फिर लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ से नीलामी मंच को धीरे से थपथपाया और मंच तुरंत प्रकाश से जगमगा उठा। प्रकाश के गायब होने के बाद एक नीलामी ट्रे प्रकट हुई, जिस पर एक जैक की पर्ची रखी थी जो धुंधली नीली रोशनी से ढकी हुई थी। नीलामी के लिए पेश की जाने वाली पहली वस्तु है पीले रंग की श्रेष्ठ युद्ध कला, नीले बादल से ढकी हथेली। इस कला में महारत हासिल करने पर हथेलियों से नीले बादलों को धारण किया जा सकता है और हथेली के प्रहारों के बीच अलौकिक बादल तैरते रहते हैं, जो दुश्मन का भ्रम पैदा करने में सक्षम है। इसकी शक्ति बहुत अधिक है। शुरुआती गोली 10,000 निम्न श्रेणी के युआन क्रिस्टल है और प्रत्येक गोली कम से कम 1,000 अधिक होनी चाहिए। लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति द्वारा अपना परिचय देने और कीमत की घोषणा करने के बाद बोली शुरू हुई। 10,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल, 12,000, 13,000 ... जल्द ही बोली शुरू हो गई और मंच के नीचे बैठे येबुक्यू ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। इस नजरिए से देखें तो मैं सचमुच काफी गरीब हूं। पहले उच्च श्रेणी के पीले स्तर की युद्ध तकनीक की शुरुआती कीमत 10,000 निम्न श्रेणी के युआन क्रिस्टल थी, जबकि येबुक्यू के पास केवल 4,000 थे, जो उसकी जरूरत के आधे से अधिक थे। येबुक्यू को तुरंत एहसास हुआ कि एक संप्रदाय होना बेहतर है, क्योंकि इन युद्ध तकनीकों को संप्रदाय योगदान अंकों के बदले में आदान प्रदान किया जा सकता है। सबसे अच्छी चीजें आमतौर पर अंत में ही मिलती हैं, इसलिए धैर्य रखें। झाई किंग ने अपनी आवाज येबुक्यू तक पहुंचाई और अपनी चाय पीने लगा। पहली वस्तु अंततः 16,000 निम्न श्रेणी के मौलिक क्रिस्टल में बेची गई और फिर दूसरी वस्तु प्रकट हुई। येबुके, जो मूल रूप से केवल शो देखने के लिए वहां मौजूद थे, नीलामी के लिए रखी जाने वाली दूसरी वस्तु का परिचय सुनते ही अचानक खुश हो गए। अध्याय 237 स्टार एसेंस पिल। नीलामी की दूसरी वस्तु है स्टार एसेंस पिल, जो उच्च श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की गोली है, जिसमें कुल 30 गोलियां हैं। ये प्रचुर तारा शक्ति से निर्मित है और विशिष्ट मार्शल आर्ट तकनीकों पर चमत्कारी प्रभाव डालती है। प्रारंभिक मूल्य 1000 निम्न श्रेणी के युआन क्रिस्टल है और प्रत्येक गोली कम से कम 200 होनी चाहिए। बोली शुरू करें। नीलामी की मेज पर एक छोटी सी जैक की बोतल रखी थी, जिसमें नीलामी के लिए रखी गई दूसरी वस्तु स्टार एसेंस पिल थी। हालांकि जैसे ही लाल बालों वाले बुजुर्ग ने नीलामी शुरू होने की घोषणा की, तुरंत किसी ने कोई हरकत नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि स्टार एसेंस पिल में किसी ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये देखकर लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि स्टार एसेंस पिल वास्तव में काफी बेकार थी। क्योंकि इस गोली में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, बल्कि केवल बलपूर्वक परिष्कृत की गई तारा शक्ति है। इसलिए इसके औषधीय प्रभाव का उपयोग न तो चोटों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है और न ही साधना को बढ़ाने या मजबूत करने के लिए। ये कहा जा सकता है कि अधिकांश साधक इसका उपयोग नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज की नीलामी में पैसा बर्बाद नहीं करेगा जो उनके लिए पूरी तरह से बेकार हो। महज संयोग से जुबाओ झाई को ये 30 स्टार एसेंस गोलियां मिल गईं और कीमत कम होने के बाद वे इस नीलामी की वस्तुओं में से एक बन गईं। जुबाओ झाई में नीलामीकर्ता के रूप में लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को पता था कि स्टार एसेंस पिल को बेचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने इसका प्रचार करने की पूरी कोशिश की और उम्मीद की कि यह बिक जाए। जबकि नीलामी में भाग लेने वाले कई लोगों ने कम रुचि दिखाई और स्टार एसेंस पिल की नीलामी को जल्द से जल्द समाप्त करने की उम्मीद जताई, येबुक्यू ने उत्साह और आश्चर्य का संकेत प्रकट किया। स्टार एसेंस पिल में प्रचुर मात्रा में तारकीय शक्ति समाहित है। ये दूसरों के लिए शायद बेकार हो, लेकिन मेरे लिए यह अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि येबुक्यू के तारा में असीमित शरीर को एक ध्रुवीय तारामंडल से द्विध्रुवीय तारामंडल में परिवर्तन करने के लिए उसे बड़ी मात्रा में तारा में शक्ति को अवशोषित करने और उसे परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। हालांकि पवन और वज्रकुंड में आधे महीने के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने पवन और वज्र की शक्ति की सहायता से अपने शरीर को पहले ही मजबूत और परिष्कृत कर लिया था। उनकी शारीरिक शक्ति दोगुनी हो गई थी और वे द्वितीय स्तर के तारा शरीर से केवल एक कदम दूर थे। उन्हें अब अपने शरीर को मजबूत और परिष्कृत करने के लिए तारों की शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें केवल द्वितीय स्तर के तारा शरीर में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त तारा शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। येबुक्यू ने मूल रूप से अगले 2 महीने यानी युआन शिखर पर अपनी युआन ऊर्जा का अभ्यास करने की योजना बनाई थी और फिर 9 परत तारा सागर में जाकर तारों की शक्ति को आत्मसात करने और द्वितीय ध्रुवीय तारा शरीर में प्रवेश करने का निर्णय लिया था। हालांकि झाई किंग के अचानक निमंत्रण ने स्वाभाविक रूप से येबुक्यू की अभ्यास योजना को बाधित कर दिया और द्वितीय ध्रुवीय तारा शरीर में प्रवेश को केवल तब तक के लिए स्थगित किया जा सकता था जब तक कि वह स्वर्ग के पवित्र मार्ग पर वापस नहीं लौट जाता। अप्रत्याशित रूप से इस छोटी सी नीलामी में उसकी नजर तारा सार गोली पर पड़ी। यदि येबुक्यू इस तारा सार गोली का सेवन कर ले, तो वह इसमें निहित प्रचुर तारा शक्ति का उपयोग करके एक ही झटके में द्वितीय स्तर के तारा शरीर में प्रवेश कर सकता है। कुछ मायनों में इस गोली का प्रभाव 9 परतों वाले तारा सागर के समान है। मुझे इतनी किस्मत की उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये स्टार एसेंस पिल मिल जाएगी। येबुक्यू बोली लगाने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और कुछ देर तक देखता रहा कि क्या कोई उसके खिलाफ बोली लगाएगा। हालांकि स्टार एसेंस पिल की मूल कीमत केवल 1000 निम्न श्रेणी के युआन क्रिस्टल है, लेकिन येबुक्यू के पास केवल 4000 ही हैं। अगर कोई और भी स्टार एसेंस पिल में रुचि रखता है, तो येबुक्यू के पास उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है। स्टार एसेंस पिल, जिसकी शुरुआती कीमत 1000 निम्न श्रेणी के युआन क्रिस्टल है, में भरपूर तारकीय शक्ति समाहित है और तारकीय शक्ति की आवश्यकता वाले अंतिम तकनीकों पर इसका उल्लेखनीय प्रभाव है। नीलामी के मंच पर लाल बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति अभी भी बड़ी मेहनत से नीलामी का प्रचार कर रहा था, लेकिन किसी ने भी बोली नहीं लगाई और ऐसा लग रहा था कि नीलामी असफल होने वाली है। लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की आंखों में थोड़ी सी बेबसी झलक गई जब वह ये घोषणा करने की तैयारी कर रहा था कि वह वस्तु बिक नहीं पाई और अगली वस्तु की ओर बढ़ने वाला था। 1000 निम्न श्रेणी युआन जिंग। तभी अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी, जिससे लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा तुरंत चौकन्ना हो गया।
उसने तुरंत ऊपर देखा और आवाज की दिशा में आगे बढ़ा और उसे एक हटे-कट्टे अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। 1000 निम्न श्रेणी के युवा ने जिंग एक बार में। लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत बोली की पुष्टि की और राहत की सांस ली। आखिरकार अगर वस्तु नहीं बिकती तो नीलामीकर्ता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता। निर्यात के लिए बोली लगाने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भेस बदलकर आया ये वो ही था। समय को अनुकूल पाकर उसने बोली लगाना शुरू कर दिया। 1000 निम्न श्रेणी के मौलिक क्रिस्टल 2 बार। नीलामी का हथौड़ा उठाते हुए लाल बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति प्रहार करने के लिए उत्सुक था। 1400 निम्न श्रेणी के युवान क्रिस्टल। अचानक एक और सुस्त आवाज सुनाई दी जिससे लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को हथौड़ा चलाना बंद करना पड़ा। दूसरी ओर येबुकी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई अचानक इस समय प्रकट होकर उससे प्रतिस्पर्धा करेगा। जैसे ही वह कीमत और बढ़ाने वाला था, झाइकिंग ने अचानक उसे रोक दिया और शांत होने को कहा। प्रत्येक प्रयास में 1400 निम्न श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल। लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने आशा भरी निगाहों से येबुके की ओर देखा, मानो वह उम्मीद कर रहा हो कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति कीमत बढ़ाता रहेगा। हालांकि चीजें उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष सिर्फ मजे के लिए बोली लगा रहा था, इसलिए लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 1400 निम्न श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल 2 बार। लाल बालों वाले बूढ़े आदमी की बात सुनकर सुस्त आवाज वाले उस व्यक्ति ने, जिसने अभी कीमत बताई थी, थोड़ा चिढ़कर अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह तो बस इसलिए स्टार एसेंस में हाथ आजमाना चाहता था क्योंकि किसी ने उसमें दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष कीमत नहीं बढ़ाएगा। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष भी उसी की तरह मजाक कर रहा है। इससे वह व्यक्ति कुछ हद तक असहाय महसूस करने लगा और इस बात पर पछताने लगा कि उसने किसी बेकार चीज पर पैसा बर्बाद कर दिया। तीसरा स्थान 1400 निम्न श्रेणी के मौलिक क्रिस्टल। 1600 निम्न श्रेणी के युवान क्रिस्टल। इस समय येबुके की कर्कश आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें उदासीनता का भाव था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वह केवल मनोरंजन के लिए आखिरी बार बोली लगा रहा था। ठीक है, प्रति प्रयास 1600 निम्न श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल। ये सुनकर लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने फिर से बोलना शुरू किया। 1600 निम्न श्रेणी के मौलिक क्रिस्टल दूसरी बार। 1600 निम्न श्रेणी के मौलिक क्रिस्टल तीसरी बार। बिक गए। स्नैप! लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने नीलामी का हथौड़ा नीचे पटक दिया, जिससे दूसरी वस्तु स्टार एसेंस की नीलामी समाप्त हो गई। मंच के नीचे बैठे येबुकी भी थोड़ा निश्चिंत हो गए। झाइकिंग ने अभी उन्हें रोककर दूसरे पक्ष को यह आभास कराया था कि वह सिर्फ मजाक कर रहे हैं और फिर लापरवाही से अंतिम बोली की घोषणा कर दी थी, जिससे दूसरे पक्ष को यह भ्रम हो गया था कि अगर वह आगे बढ़े तो वह अपनी चाल गलत चल देंगे। निश्चित रूप से इस बार बोली नहीं लगी, इसके बजाय उन्होंने हार मान लेने का विकल्प चुना। स्टार एसेंस हासिल करने के बाद येबुकी उत्साह से भर गया था। स्टार एसेंस के साथ वह आधिकारिक तौर पर द्वितीय स्तरीय स्टार बॉडी में प्रवेश कर सकता था। उस समय उसकी शारीरिक शक्ति में निश्चित रूप से सुधार की गुंजाइश होगी और उसकी समग्र युद्ध क्षमता में भी और अधिक वृद्धि हो सकती थी। आगामी युद्ध से पहले अपनी ताकत बढ़ाना स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात है। स्टार एसेंस की नीलामी महज एक मामूली घटना थी और तभी लाल बालों वाले बूढ़े आदमी की आवाज फिर से सुनाई दी। नीलामी के लिए पेश की जाने वाली तीसरी वस्तु है श्रेष्ठ श्रेणी का खजाना, रक्तपिपासी आत्मा भाला। इस भाले का रूप भयंकर है, इसका शरीर रक्त लाल है और इसकी बनावट कठोर है। युवान ऊर्जा से युक्त होने पर यह 3 फुट लंबा रक्त लाल भाले का प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, जो अत्यंत तीक्ष्ण होता है। इस भाले को धारण करने पर युद्ध के दौरान उपयोगकर्ता की हत्या की इच्छा और युद्ध भावना में वृद्धि होती है और उनके प्रतिद्वंदी भी इस हत्या की इच्छा से प्रभावित होकर स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाते हैं। ये रक्तपिपासी आत्मा के 4 रूपों के साथ आता है। प्रारंभिक मूल्य 100,000 निम्न श्रेणी के युवान क्रिस्टल है और प्रत्येक बोली कम से कम 5000 की होनी चाहिए। बोली लगाना अब शुरू हो गया है। ये सुनकर चुपचाप चाय की चुस्की ले रहे झाइकिंग थोड़ा सीधा हो गए और येबुकी ने भी नीलामी मंच की ओर देखा। नीलामी में भाग लेने का उनका लक्ष्य आखिरकार पूरा हो गया है। अध्याय 238 धनी और मनमानी करने वाला। 1,50,000 मैं 110,000 की पेशकश करूंगा। 130,000 145,000 ... जैसे ही लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, एक के बाद एक कई बोली लगाने वाली आवाजें गूंज उठी, जिससे स्टार एसेंस की पिछली शांत और उपेक्षित स्थिति पूरी तरह से बदल गई। पूरे नीलामी हॉल का माहौल तुरंत गर्मा गया और ये लगातार और अधिक तीव्र होता चला गया, संभवतः दिन की नीलामी के पहले रोमांचक क्षण तक पहुंच गया। लाल बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति बार-बार पिछली कीमत दोहराता रहा, लेकिन नई कीमत के आगे वह कीमत तुरंत कम हो गई। देखते ही देखते कीमत बढ़कर लगभग 200,000 तक पहुंच गई और ये तेजी से बढ़ती जा रही है। येबुके, जो पूरी तरह से किनारे से अवलोकन कर रहे थे, ने नीलामी हॉल में हलचल भरे माहौल को महसूस किया और उनकी आंखों की गहराई में सदमे और भावना की एक झलक दिखाई दी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि एक उच्च श्रेणी का जादुई हथियार इतनी जबरदस्त बोली प्रक्रिया को जन्म देगा। इसके अलावा येबुके उन आंखों में अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट लालच और इच्छा देख सकता था, जो काउंटर पर रखे 8 फुट लंबे खून जैसे लाल भाले को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो रक्तपिपासी आत्मा भाला इन लोगों के लिए सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि एक अतिरिक्त जीवन होने जितना ही महत्वपूर्ण था। क्या आपको थोड़ा आश्चर्य नहीं हुआ? ये लोग इतनी जोर शोर से बोली लगा रहे हैं। झाइकिंग की आवाज येबुकी के कानों में गूंजी। उसकी निगाहों में भी थोड़ी सी भावना झलक रही थी, लेकिन वह ज्यादा हैरान नहीं हुआ। येबुकी ने सिर हिलाया, जाहिर तौर पर वह अपने सामने की स्थिति से कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। स्वर्ग के पवित्र मार्ग के मिशन हॉल के भीतर दिव्य हथियार और कलाकृतियां खरीदने के स्थान पर न केवल खजाने की कलाकृतियों के लिए, बल्कि आध्यात्मिक कलाकृतियों के लिए भी प्रकाश की एक अलग व्यवस्था है। हालांकि स्वर्ग के पवित्र मार्ग के शिष्य जो इन खजाने की कलाकृतियों और आध्यात्मिक कलाकृतियों को खरीदने के लिए वहां जाते हैं, वे भले ही उन्हें लालसा भरी निगाहों से देखें, लेकिन वे कभी भी उनके लिए पागल नहीं होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अराजक क्षेत्र में हर कोई लालची है और साधना संसाधनों की उनकी लालसा बाकी सभी चीजों से कहीं अधिक है। लेकिन तभी येबुके की निगाहें तेज हो गईं और उसे कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आया। ये संप्रदाय के समर्थन के बिना स्वतंत्र साधकों की स्थिति है। हमारे विपरीत उनका घर स्वर्ग का पवित्र मार्ग नहीं है। जब तक आप साधना में कड़ी मेहनत करते हैं और संप्रदाय के कार्यों को पूरा करते हैं, तब तक पर्याप्त संप्रदाय योगदान प्राप्त होने पर आप अपनी इच्छानुसार कोई भी साधना संसाधन खरीद सकते हैं। संप्रदाय के साधना संसाधनों की कभी कमी नहीं होती। संप्रदाय के साथ हमारा संबंध मछली और पानी के समान है और हम एक दूसरे का पोषण करते हैं। आज संप्रदाय मेरा पोषण करता है और कल मैं संप्रदाय को गौरव दिलाऊंगा। यह एक सकारात्मक चक्र है। जब तक संप्रदाय के शिष्य एकजुट रहते हैं और हमेशा संप्रदाय को अपना घर और अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, तब तक संप्रदाय और शिष्य दोनों ही मजबूत होते जाएंगे। ये स्वतंत्र साधक हमसे भिन्न हैं। उनके पास सहारा देने के लिए कोई संप्रदाय नहीं है और वे केवल स्वयं पर ही निर्भर रह सकते हैं। उनमें से अधिकांश बलवान नहीं है, लेकिन जो अपने दम पर सफल हो सकते हैं वे सभी उल्लेखनीय हैं और उन्हें विशिष्ट व्यक्तित्व माना जा सकता है। उनके लिए साधना संसाधन बेहद आकर्षक होते हैं, जो शक्ति का प्रतीक है और वे इनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार रहते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उनके पास युवान क्रिस्टल की एक निश्चित मात्रा तो होती है, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए साधना संसाधनों की कमी होती है। भेड़ियों की संख्या बहुत अधिक है और मांस पर्याप्त नहीं है, इसलिए जब भी कोई अच्छी चीज सामने आती है तो बोली लगाने की होड़ मच जाती है। अगर अंत में वे उसे नहीं खरीद पाते तो वे कोई दूसरा तरीका अपना लेते हैं। इस बिंदु पर झाइकिंग की निगाहें थोड़ी ठंडी पड़ गईं, लेकिन उन्होंने आगे कहा, ये तो डकैती है। हत्या, लूटपाट, सबूत मिटाना और भाग जाना, ये सब चीजें पाप के अराजक क्षेत्र में हर दिन होती हैं। हर दिन लोग चुपचाप मर जाते हैं, कोई निशान नहीं छोड़ते। झाइकिंग की बातें सुनकर येबुके का दिल भी कस गया। खजाने के लिए हत्या, शव को नष्ट करो और सबूतों को मिटा दो। इस तरह के कारोबार में पूंजी की जरूरत नहीं होती। हर सफल सौदे से आपको खूब मुनाफा होता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आपको कोई अच्छा ग्राहक मिल गया तो आप जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। यह ऐसा काम है जिसे बहुत से लोग करना पसंद करते हैं। हालांकि ऐसे भी कई लोग हैं जो हत्या करने और खजाना चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वे खुद मारे जाते हैं और उनका सब कुछ लूट लिया जाता है, क्योंकि सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है। 2.5 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल। एक ग्राहक ने 2.5 लाख की पेशकश की है। क्या कोई और इसे अधिक बोली लगाएगा?
लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा लाल हो गया था और वह बहुत उत्साहित था। मैं 270,000 की पेशकश करूंगा। अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक नकाबपोश बेहद हटे-कट्टे आदमी की थी। उसके बोलते ही हवा में खून की दुर्गंध फैल गई। 3 लाख। एक और आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार सभी लोग आवाज के स्रोत की ओर देखने के लिए मुड़ गए, क्योंकि उस आवाज की मालकिन एक महिला थी। येबुके ने भी उधर देखा और तुरंत ही उसे मोहक आकृति वाली और खुले कपड़े पहने एक महिला दिखाई दी। वह महिला लगभग 27 या 28 वर्ष की थी। उसने गुलाबी रंग की, शरीर से चिपकी हुई मार्शल आर्ट की पोशाक पहनी हुई थी और वहां बैठी हुई थी, जिससे एक मोहक आभा निकल रही थी। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि उसने अपना चेहरा छिपाने की कोई कोशिश नहीं की थी और उसका आकर्षक चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अपने ऊपर टिकी अनगिनत निगाहों को भांपते हुए वह महिला घबराई नहीं बल्कि प्रसन्न हुई, यहाँ तक कि उसने एक मोहक मुस्कान भी बिखेरी। उसकी आकर्षक आंखें लगातार आकर्षण बिखेर रही थीं। येबुके को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि नीलामी हॉल में, जहाँ कई लोग किसी और का रूप धारण किए हुए थे, एक महिला ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। लेकिन उसने जल्द ही देखा कि उन सभी निगाहों का रुख तुरंत बदल गया जो पहले उस महिला पर टिकी थी। जब उन्हें पता चला कि 300,000 की कीमत लगाने वाली वही महिला थी, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं दिखाया। कुछ की निगाहों में थोड़ी सी आशंका भी झलक रही थी। ऐसा लगता है कि ये सभी लोग जानते हैं कि यह महिला कौन है। श्रीमती या 300,000 की पेशकश करती हैं। प्रति बोली 300,000। दूसरी बार 3 लाख। मैं 350,000 की पेशकश करता हूँ। तभी एक और बुजुर्ग आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया कि उसके पास लेडिया की तुलना में 50,000 अधिक हैं। इस पर तुरंत ही सबने हैरानी से सांस रोक ली। एक उच्च श्रेणी के जादुई हथियार, जिसकी कीमत अधिकतम लगभग 200,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल के बराबर है, की कीमत अब बढ़कर 150,000 हो गई है, जिससे स्वाभाविक रूप से अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। जब मैडम या नाम की महिला ने देखा कि किसने 300,000 की पेशकश की है, तो उसने अपने लाल होठों को सिकोड़ते हुए और एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, 380,000। कीमत में 30,000 की और बढ़ोतरी हो गई है। उस उम्रदराज आवाज के मालिक ने ठंडी सी गुड़गुड़ाहट भरी आवाज निकाली और कीमत फिर से बढ़ाने ही वाला था कि अचानक एक गहरी आवाज पूरे नीलामी हॉल में गूंज उठी। मैं 5 लाख रुपए दूंगा। ये शब्द बिजली की कड़क की तरह थे। सभी की निगाहें तुरंत आवाज के स्रोत की ओर मुड़ गईं और अंततः एक बेहद दुबली पतली और लंबी आकृति पर टिक गईं। यही वह व्यक्ति था जिसने अभी 500,000 की कीमत बताई थी। इस व्यक्ति के बगल में एक हट्टा-कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसने अभी स्टार एसेंस पिल खरीदी थी। वह हट्टा-कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी येबुके था और जिसने अभी 500,000 की पेशकश की थी, वह स्वाभाविक रूप से झाइकिंग था। इस क्षण येबुके को भी सदमे का अनुभव हुआ, जो जल्दी ही एक कड़वी मुस्कान में बदल गया। चौथा वरिष्ठ भाई वास्तव में बहुत धनी और मनमौजी है, लेकिन वह तुरंत समझ गया कि झाइकिंग के ऐसा करने के कुछ कारण जरूर रहे होंगे और येबुके ने भी उन कारणों का स्पष्ट रूप से अनुमान लगा लिया। इस ग्राहक ने 500,000 की पेशकश की है। क्या कोई और ऊंची बोली लगाएगा? 500,000 प्रति दौड़। लाल बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति बेहद उत्साहित था और जोर-जोर से बोल रहा था। 5 लाख। ये दोनों कौन हैं? हमने इन्हें पाप के अराजक क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, मायने तो ये 2 मोटी भेड़ें रखती हैं। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। 500,000 सिर्फ इतना बढ़िया जादुई हथियार खरीदने के लिए। लेडिया की खूबसूरत निगाहें येबुके और झाइकिंग पर घूमी, जिनमें थोड़ी सी लालसा झलक रही थी, जो स्पष्ट रूप से उनकी गहरी रुचि को दर्शाती है। उस बुजुर्ग आवाज के स्वामी ने एक बार उस पर नजर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे। केवल नकाबपोश व्यक्ति, जिसने शुरू में 270,000 की पेशकश की थी, येबुके और झाइकिंग को घूर रहा था। नकाब के पीछे उसकी आंखों में लालच और क्रूरता झलक रही थी। हे, अमीर और मनमौजी, मुझे इस तरह की मोटी भेड़ें बहुत पसंद हैं। अध्याय 239 अजीब आयरनवुड ब्लॉक। झाइकिंग ने एक ही सांस में 500,000 निम्न श्रेणी के आत्मा क्रिस्टल चिल्लाकर निकाल दिए और स्वाभाविक रूप से अब कोई भी उसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। उसने सफलतापूर्वक रक्तपिपासी आत्मा भाला वापस खरीद लिया। लाल बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति नीलामी मंच के बगल में कुछ उत्तेजित होकर खड़ा था। उसे अगली वस्तु की नीलामी करने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, जो सिद्धांत रूप में एक पेशेवर नीलामीकर्ता के लिए स्वीकार्य नहीं होता। हालांकि झाइकिंग द्वारा एक उच्च श्रेणी का जादुई हथियार खरीदने के लिए 500,000 निम्न श्रेणी के युआन क्रिस्टल खर्च करना एक ऐसी घटना है जो छोटी नीलामियों में शायद ही कभी होती है, सिवाय अराजक क्षेत्र में प्रसिद्ध नीलामी घरों द्वारा आयोजित भव्य नीलामियों के। इसलिए इसका प्रभाव किसी भी तरह से कम नहीं है। उदाहरण के लिए, इस समय पूरा नीलामी हॉल फुसफुसाहट और कानाफूसी से भरा हुआ था और येबुके स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अनगिनत निगाहें उसके और झाइकिंग के बीच लगातार घूम रही थीं। उन निगाहों में सदमा, संदेह, प्रशंसा और लालच झलक रहा था। बड़े भाई, आपने इतनी मेहनत की है। क्या आप शायद रक्तपिपासु आत्मा भाले का उपयोग करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वास्तव में नीले पाताल लोक के दिव्य महल से कोई युद्ध संरचना के उस्ताद हमारे पीछे छिपे हुए हैं? येबुके जानता था कि झाइकिंग बिना कारण बोलने वाला व्यक्ति नहीं था और ऐसा करने के पीछे उसका यही उद्देश्य हो सकता था। हे छोटे भाई, तुमने सही अनुमान लगाया। दरअसल पहले तो मैंने वो हाई की जेड पर्ची पर चिन्हित स्थान पर मदद के लिए न जाने का फैसला किया था ताकि उन लोगों द्वारा बिछाए गए जाल में न फंसूं, लेकिन अब अत्याचारी रक्त आत्मा भाले के प्रकट होने से मेरा इरादा बदल गया है। इसके बजाय मैं ब्लिथस्थी सोल स्पीयर का उपयोग ये जांचने के लिए करना चाहता हूं कि क्या दूसरी तरफ वालों को पता है कि हम सचमुच आ गए हैं, ये पता लगाने के लिए कि हमें समय खुले में है या अंधेरे में। अगर हम खुले में हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम अंधेरे में हैं तो हम इस अवसर का उपयोग दूसरी तरफ वालों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। आखिरकार हमें अभी भी ठीक से पता नहीं है कि दूसरी तरफ कितने लोग हैं। अगर हम जल्दबाजी में आगे बढ़ते हैं तो हम शुरू से ही नुकसान में होंगे, जो कि एक बुद्धिमानी भरा कदम नहीं होगा। झाइकिंग की आवाज में आत्मविश्वास और संयम का भाव झलक रहा था। उनके विचार सावधानीपूर्वक थे, जिससे पता चलता था कि वह इस मामले पर कुछ समय से विचार कर रहे थे। अगर वाकई में खूंखार आत्मा भाला जानबूझकर दूसरे पक्ष द्वारा उजागर किया गया था, तो ये सुनकर कि कोई 500,000 निम्न श्रेणी के युआन क्रिस्टल जैसी इतनी भारी कीमत चुकाने को तैयार है, वे निश्चित रूप से यही मानेंगे कि आप आए और खूंखार आत्मा भाले को पहचान लिया, इसीलिए आपने इसे इतनी आक्रामक तरीके से खरीदा। ऐसे में वे निश्चित रूप से किसी को हम पर नजर रखने के लिए भेजेंगे और वही व्यक्ति हमारे लिए निर्णायक साबित होगा। येबुके की आंखों में एक झिलमिलाहट आई और उसने झाइकिंग के बाद बोलना जारी रखा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, लेकिन येबुके ने अपनी आवाज आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन बड़े भाई, आपने एक ही बार में 5 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल फेंक दिए। मुझे कहना पड़ेगा, आप वाकई बहुत अमीर हैं। येबुके ने दिल से बात कही। आखिरकार 500,000 रुपए तो जुबाव झाई को ही देने थे। हाँ, छोटे भाई, हालांकि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन मैं सचमुच 500,000 घटिया स्पिरिट क्रिस्टल नहीं मांग रहा हूँ। ये खूंखार आत्मा भाला जिंग वुफेंग का खास हथियार है, उसे इसे ढूंढने में मदद करना ही मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह उचित ही है कि वह खुद इसके लिए भुगतान करे और मुझे विश्वास है कि वह खुशी-खुशी करेगा। इसके अलावा अभी 500,000 खर्च करना वाकई बहुत संतोषजनक लगा। येबुके की भौहें तन गईं। झाइकिंग के शब्दों ने पहले तो उसे चौंका दिया, लेकिन फिर वह हंस पड़ा। चौथे सीनियर ब्रदर के तरीके वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। उसे न केवल मौज मस्ती करने का मौका मिला, बल्कि उसने जिंग वुफेंग को अपना एहसानमंद भी बना लिया और उसे ऐसा करने में पूरी तरह से न्यायसंगत महसूस हुआ। हालांकि बड़े भाई, आपने तो खूब मजे किए, लेकिन हम पर खतरा मंडरा रहा है। पापी अराजकता के क्षेत्र में भेड़ियों और बाघों का झुंड रहता है। नीलामी खत्म होने के बाद हालात अशांत हो सकते हैं। इसके बाद येबुके ने ठंडी हंसी के साथ बात की, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास की प्रबल भावना थी। अगर कोई उन्हें आसान शिकार समझने की मूर्खता करता है, तो ये कहना मुश्किल है कि कौन किसे ठगेगा। ठीक है, नीलामी जारी रहेगी। नीलामी के लिए अगली वस्तु यह है। एक गर्मागर्म नीलामी के बाद लाल बालों वाले बुजुर्ग ने फिर से बोलना शुरू किया और नीलामी शुरू कर दी। नीलामी मंच पर नई वस्तुएं दिखाई देने लगीं और बोली जारी रही।
इस बार येबुक्यू सचमुच एक दर्शक बनकर रह गया। नीलामी मंच पर एक के बाद एक वस्तुएं प्रकट होती रहीं, गोलियां, गुप्त तकनीकों की जेट पर्चियां, दिव्य हथियार और यहां तक कि एक युद्ध संरचना भी। हालांकि ये केवल प्रथम स्तर की संयुक्त आक्रमण युद्ध संरचना थी, जिसने अंत में अच्छी कीमत हासिल की। ऐसा लग रहा था कि झाइकिंग और येबुक्यू को कोई कदम उठाने के लिए और कुछ भी प्रेरित नहीं कर सकता था, इसलिए वे चुपचाप नीलामी के समाप्त होने का इंतजार करने लगे ताकि वे ओवरलॉर्ड ब्लड सोल स्फीयर का उपयोग करके किसी अधूरी बात को सुलझा सकें। नीलामी के लिए अगली वस्तु एक विचित्र लौह लकड़ी का टुकड़ा है। इसकी सामग्री अज्ञात है, यह न तो सोना है और न ही चांदी, और ये तलवारों और भालों के साथ-साथ पानी और आग से भी अप्रभावित है। हालांकि ये पहचानना असंभव है कि यह क्या है और इसके भीतर युवान ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। फिर भी इसमें कोई बड़ा रहस्य छिपा हो सकता है। शुरुआती कीमत 500 निम्न श्रेणी के युवान क्रिस्टल है और प्रत्येक गोली कम से कम 100 होनी चाहिए। लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के सामने नीलामी की थाली पर हथेली के आकार का एक गहरे काले रंग का लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। वह देखने में बहुत साधारण था, अगर आप उसे जंगल में फेंक भी देते तो शायद ही मिलता। लाल बालों वाले बुजुर्ग द्वारा वस्तु की असाधारण प्रकृति पर विशेष जोर देने के बावजूद किसी ने भी इसमें रुचि नहीं दिखाई। कुछ लोगों ने परिचय सुनने के बाद उत्सुकता से इस पर नजर डाली, लेकिन 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल की कीमत पर विचार करते हुए सभी ने अपने होंठ से खोले और अपनी निगाहें हटा लीं। क्या इसमें कोई बड़ा रहस्य भी छिपा है? अगर कोई रहस्य होता तो आपके जुबाऊ झाई के मूल्यांककों ने उसे पहले ही जब्त कर लिया होता और उसका गहन अध्ययन किया होता। फिर वह यहाँ नीलामी में क्यों सामने आया? इसके अलावा उन 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल की कीमत से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि वे केवल दिखावटी वस्तुएं थीं, जिन्हें बेचने के प्रयास में बड़ी संख्या में नीलामी की वस्तुओं के साथ मिला दिया गया था। ये घटना लगभग हर नीलामी घर में देखने को मिलती है, क्योंकि नीलामी घर हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं ही नहीं बेचते, सिवाय बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली नीलामी के। उदाहरण के लिए इन छोटी नीलामियों में ऐसी चीजें बेची जाती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। येबुके ने दूर से उस पर एक नजर डाली और फिर नजरें हटाकर अगली नीलामी की वस्तु का इंतजार करने लगा। वह इस समय बहुत गरीब था और पूरी तरह से बेकार चीज खरीदने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि इस समय लंबे समय बाद कोन की आवाज येबुके के दिमाग में गूंज उठी। लकड़ी का वह टुकड़ा खरीद लो। एक साधारण से वाक्य ने येबुके की निगाहों को और भी तेज कर दिया। क्या वाकई लकड़ी के इस टुकड़े के अंदर कोई रहस्य छिपा हो सकता है? येबुके जानता था कि कोन बिना कारण के कभी नहीं बोलता। उसकी आंखों में चमक आई और फिर उसने कर्कश स्वर में जोर से कहा, मुझे ये चीज चाहिए। इसमें केवल 500 निम्न श्रेणी के युवान क्रिस्टल हैं। एक बार जब मुझे इसके अंदर छिपा हुआ धरती को हिला देने वाला रहस्य पता चल जाएगा तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। ये शब्द सुनते ही सब लोग जोर से हंसने लगे। स्टार एसेंस पिल के बाद सभी को लगा कि येबुके को ये नई चीजें पसंद हैं और तथाकथित धरती को हिला देने वाला रहस्य पूरी तरह बकवास था। इसलिए येबुके ने अंततः निम्न श्रेणी के 500 युवान क्रिस्टल में उस काले लकड़ी के ब्लॉक को खरीद लिया। कौन उस लकड़ी के टुकड़े में कौन सा रहस्य छिपा है? येबुके ने मन में यह सवाल पूछा और कुछ देर बाद उसे कोई जवाब नहीं मिला। उस वस्तु की सतह पर जो काली परत है वह एक प्राचीन मोहर है और उसके अंदर एक प्रतीक चिन्ह है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये किसी बहुत बड़े खंडहर में प्रवेश करने का पास होना चाहिए। अध्याय 240 एक मोटी भेड़ की तरह व्यवहार किया जाना। एक विशाल खंडहर में प्रवेश का पास। कौन के जवाब ने येबुके को थोड़ा चौंका दिया और फिर उसका दिल कांप उठा। पवित्र स्वर्ग के मार्ग में प्रवेश करने के बाद येबुके का ज्ञान सभी पहलुओं में काफी बढ़ गया, जिसमें प्राचीन खंडहरों की उनकी समझ भी शामिल है। तथाकथित अवशेष वास्तव में हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत है। शायद ये किसी शक्तिशाली पूर्ववर्ती द्वारा अपनी मृत्यु से पहले छोड़ी गई विरासत है, जिसमें उनके द्वारा अपने जीवन में सीखे गए सभी कौशल के साथ साथ दिव्य हथियार भी शामिल हैं। शायद ये किसी ऐसे संप्रदाय के अवशेष हैं जो समय के साथ दबकर नष्ट हो गया है, जहां उस संप्रदाय के कुछ खजाने या विरासत अभी भी मौजूद हैं। या शायद ये कोई गुप्त क्षेत्र या इलाका हो जो पहले से ही प्रसिद्ध था और प्राचीन काल से ही अनगिनत किंवदंतियों से जुड़ा हुआ था, जो समय समय पर फिर से खुलता है और इसमें सभी प्रकार की दुर्लभ और कीमती सामग्रियां, शक्तिशाली प्राणियों के अवशेष आदि मौजूद होते हैं। संक्षेप में कहें तो चाहे वे किसी भी प्रकार के खंडहर हों, एक बार जब वे दुनिया में प्रकट हो जाते हैं तो अनगिनत शक्तिशाली ताकतें तुरंत उन पर कब्जा करने के लिए उमड़ पड़ेंगी ताकि लूट का कुछ हिस्सा हासिल कर सकें। और विशालकाय खंडहर तो सर्वश्रेष्ठ में से भी सर्वश्रेष्ठ हैं। इसका मतलब यह है कि यह न केवल बेहद प्रसिद्ध है, बल्कि वहां जो कुछ भी बचा है वह भी असाधारण होने की संभावना है। यह शायद ऐसी चीज भी हो सकती है जो दुनिया में पहले कभी प्रकट नहीं हुई हो और सभी साधकों के लिए घातक आकर्षण रखती हो। एक्सेस टोकन वह मुख्य वस्तु है जो इस विशाल खंडहर को अनलॉक करती है, या यूं कहें कि वह क्रेडेंशियल है जो उपयोगकर्ता को इसका अन्वेषण करने का अधिकार प्रदान करता है। पास टोकन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस विशाल खंडहर में एक बार प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। अगर किसी को पता चल जाए कि येबुके ने जिस अजीबोगरीब लोहे की लकड़ी के ब्लॉक पर गोली लगाई थी उसमें वास्तव में एक बहुत बड़े खंडहर के लिए पास टोकन छिपा हुआ है, तो इसे अनगिनत बवाल मच जाएगा और यहां तक कि खून खराबा भी हो सकता है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि लोहे की लकड़ी के इस अजीब टुकड़े में एक बहुत बड़े खंडहर का पास छिपा होगा। देखते ही देखते येबुके के दिल में जो सदमा था वह आश्चर्य और उत्साह में बदल गया। येबुके मात्र 500 निम्न श्रेणी के युवान क्रिस्टल में अतुलनीय मूल्य का पास टोकन खरीदकर बेहद खुश और उत्साहित था। ये तो बस सौभाग्य की बात है। बेशक नीलामी हॉल में मौजूद लोगों को सामान की कीमत न पहचानने के लिए दोष देना उचित नहीं है। उनमें से कई लोगों की नजरें तेज थीं, लेकिन वह अजीब सा लोहे की लकड़ी का टुकड़ा बहुत साधारण था और जुबाऊ झाई द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद भी वे यह नहीं पहचान पाई कि वह क्या था। स्वाभाविक रूप से कोई भी लोहे की लकड़ी के इस अजीब टुकड़े को एक विशाल खंडहर के प्रवेश टोकन से नहीं जोड़ सकता था। ये बात बिल्कुल ही अकल्पनीय थी। दरअसल अगर शून्य का अस्तित्व न होता तो येबुके इसे बिल्कुल भी नहीं देख पाता, इसे खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं करता और इतना बड़ा सौदा हासिल नहीं कर पाता। आपकी वर्तमान क्षमता के साथ आप इतने बड़े खंडहरों की खोज करने के योग्य नहीं है। इसके अलावा यह विशाल खंडहर अभी वर्तमान दुनिया में खुलने के लिए तैयार नहीं है। बेहतर होगा कि आप इसे बात के लिए छोड़ दें। शून्यता की आवाज एक बार फिर गूंजी, अभी भी शांत लेकिन अब मानो अलौकिक सी। येबुके आनंद में डूबी हुई थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इसलिए कि हम अभी पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम भविष्य में पर्याप्त मजबूत नहीं होंगे। इसे अभी के लिए संभाल कर रखते हैं और जब ये भीषण तबाही सामने आएगी तब इसे निपटेंगे। नीलामी हॉल के अंदर अजीबोगरीब लोहे की लकड़ी के ब्लॉक की नीलामी समाप्त होने के बाद लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने 2 या 3 और वस्तुओं पर गोली लगाई और फिर नीलामी मंच पर कोई और वस्तु दिखाई नहीं दी। जुबाऊ झाई में आयोजित इस लघु नीलामी में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस नीलामी में सभी वस्तुएं बिक चुकी हैं, अगली नीलामी का इंतजार करें। लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, जो इस नीलामी के अंत का संकेत थी। तुरंत ही नीलामी हॉल में मौजूद सभी लोग एक एक करके बाहर निकलने लगे और कुछ ही समय में हॉल पूरी तरह से खाली हो गया। आधे घंटे बाद शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान कोने में येबुके और झाइकिंग धीरे-धीरे टहल रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे अच्छे मूड में हैं। जैसा कि उम्मीद थी, कोई हमारा पीछा कर रहा है। झाइकिंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं, उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा ने पहले ही महसूस कर लिया था कि कोई चुपके से उसका पीछा कर रहा है। जुबाऊ झाई से निकलते ही यह पूंछ दिखाई दी। मुझे नहीं पता कि यह वही पूंछ थी जो ओवरलॉर्ड ब्लड सोल स्फीयर से आकर्षित हुई थी, या फिर किसी ने सोचा कि हम आसान शिकार हैं। येबुके की आंखों में थोड़ी ठंडक आ गई जब उसने देखा कि कोई व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। जुबाऊ झाई के मंच के पीछे युवान क्रिस्टल सौंपने के बाद दोनों नीलामी में खरीदी गई वस्तुओं के साथ जुबाऊ झाई से निकल गए और जानबूझकर तुरंत शहर छोड़ने का फैसला किया और एक दूरस्थ दिशा की ओर चल दिए। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक ही चल रहा है। दोनों इत्मीनान से चलते रहे और धीरे-धीरे घने पेड़ों के झुंड की ओर बढ़ने लगे। तभी येबुके की निगाहें कहीं और चमक उठीं। अंततः अब और संकोच न कर पाने पर, क्या तुम खुद को प्रकट करने जा रहे हो? 3 शक्तिशाली झटके पीछे से तेजी से आए, बिना अपनी क्रूरता को छिपाने की कोशिश किए, एक बेलगाम और लापरवाह रवैया प्रदर्शित करते हुए। तीनों में हो रहे उतार चढ़ाव को महसूस करने के बाद झाइकिंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, चिंता से नहीं बल्कि कुछ संदेह से।
यदि यह वास्तव में रक्तपिपासी आत्मा भाले के कारण विरोधी युद्ध संरचना के स्वामी द्वारा छोड़ी गई पूंछ होती तो वे इतनी बेशर्मी से अपनी उपस्थिति कभी प्रकट नहीं करते। उन्हें उन दोनों का बारीकी से पीछा करना और उन पर नजर रखना चाहिए था। तो यही बात नहीं है, झाइकिंग ने मन ही मना भरी, कुछ हद तक निराश होकर। हा, दो बड़ी बड़ी मोटी भेड़ें, मैं आ रहा हूँ। अचानक एक क्रूर हंसी गूंजी और अंत में उन दोनों के सामने तेजी से आती हुई 3 लहरें दिखाई दी। नेता ने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा था, वह हट्टा कट्टा था और उसके शरीर से खून की तीव्र गंध आ रही थी, मानो उसके हाथ पहले से ही खून से सने हों। उसके पीछे एक जैसे काठी और पहनावे वाले 2 आदमी चल रहे थे, दोनों ने नकाब पहन रखे थे और उनसे खूनी आभा निकल रही थी। उन तीनों को प्रकट होते देख येबुके की आंखों में चमक आ गई। तो वो जुबावझाई नीलामी हॉल का वही व्यक्ति था, लगता है इस बार हमारे साथ धोखा हुआ है। येबुके ने उपहास किया और तुरंत समझ गया कि उनके पीछे आने वाले लोग किंगमिंग डिवाइन पैलेस के युद्ध संरचना मास्टर्स द्वारा नहीं भेजे गए थे, बल्कि वे लोग थे जिन्होंने जुबावझाई नीलामी हॉल में उनके खिलाफ बोली लगाई थी। झाइकिंग हाउ द्वारा 500,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल खर्च करने के कृत्य ने इन लोगों के लालच को जगा दिया। वे उन्हें मारना चाहते हैं और उनका खजाना लूटना चाहते हैं। हे 5 लाख घटिया स्पिरिट क्रिस्टल, आप लोग तो वाकई अमीर हैं। भेष तो कमाल का है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप किसी बड़े संप्रदाय या कुलीन परिवार के शिष्य होंगे जो अभी प्रशिक्षण के लिए आए हैं। ये खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हैं, पर इन्होंने कभी खून भी नहीं देखा। मुझे ऐसे मोटे ताजे भेड़िए बहुत पसंद हैं। हर बार जब मैं इनमें से किसी एक को मारता हूं तो खूब पैसा कमाता हूं। आज की फसल तो और भी शानदार लग रही है। उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी की खौफनाक आवाज से हत्या करने की मंशा और जोश की लहरें निकल रही थी। वे येबुकी और झाइकिंग को ऐसे देख रहे थे मानो वे 2 भेड़ें हों जिन्हें कत्ल खाने ले जाया जा रहा हो। एक तो आध्यात्मिक जगत के अंतिम चरण में है और दूसरा, हालांकि मैं उनकी साधना में होने वाले उतार चढ़ाव को नहीं देख सकता, वह भी कुछ खास शक्तिशाली नहीं है। हे, तुम दोनों मरने वाले हो। भनभनाहट। उस हटे कट्टे नकाबपोश व्यक्ति ने एक भयावह हंसी और पल भर में ही उसने शक्ति क्षेत्र के मध्य चरण के चरम साधना स्तर की ऊर्जा का प्रदर्शन किया। उसका शरीर एक बवंडर की तरह येबुकी की ओर बढ़ा, जिसमें प्रबल घातक इरादा झलक रहा था। उसके ठीक पीछे चल रहे 2 लोग मौन रूप से दोनों ओर से उसे घेरे हुए थे। उनकी साधना भी शक्ति क्षेत्र के मध्य स्तर तक पहुंच चुकी थी और उनकी गतिविधियां स्पष्ट रूप से बहुत कुशल थीं। धड़ाम, तीव्र लाल प्रकाश से चमकती एक मुट्ठी सीधे येबुकी की छाती की ओर जा गिरी। उसकी ताकत उमड़ रही थी और उसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। अध्याय 241। क्या आप हमारे साथ युद्ध के खेल खेलेंगे? उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी को मानो पहले से ही पता था कि यह आदमी, जो अभी आध्यात्मिक जगत के अंतिम चरण में ही था, अगले ही पल तरबूज की तरह फट जाएगा। उसके अपने ही मुंह से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके शरीर का कोई निशान नहीं बचा। लेकिन उन्हें तुरंत ही आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे उस व्यक्ति से किसी प्रकार का भय महसूस नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति बस चुपचाप बिना हिले डुले उसे देखता रहा, उसकी सांसें बिल्कुल स्थिर थीं। यहाँ तक कि नकाबपोश हटे कट्टे आदमी को भी दूसरे की खुली आंखें दिखाई दे रही थीं, जो शांत और पूरी तरह से सहमत थीं। तुम चालबाजी कर रहे हो, मर जाओ। उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी ने ठंडी सी गुरगुराहट निकाली और उसके मुंह के और भी तेज और बेरहमी से बरसने लगे। दिलचस्प, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह शरीर को निखारने की तकनीक का अभ्यास करता होगा। येबुके की शांत निगाहों में हैरानी की झलक दिखाई दी। हालांकि नकाबपोश हटे कट्टे आदमी की मुट्ठी की ताकत भयंकर और उग्र थी, लेकिन उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली उसकी मुट्ठी थी, जो मानो तेल की मोटी परत से ढकी हुई थी, जिससे उसकी आक्रमण और रक्षात्मक क्षमता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। यह घटना तभी घटित होती है जब किसी व्यक्ति ने शरीर को निखारने की किसी विशेष तकनीक का अभ्यास किया हो और अपने शारीरिक शरीर को मजबूत बनाया हो। झाइकिंग पहले ही चुपचाप एक तरफ हट गया था, उसका कोई कदम उठाने का इरादा नहीं था। वास्तव में वह जानता था कि उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी गहरी निगाहों से देखते हुए उसने लाल मुट्ठी को अपने करीब आते देखा। जब वह मुट्ठी उसकी छाती से लगभग 3 फीट दूर रह गई तो येबुके ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को थोड़ा सा भींचकर सीधे उस तगड़े नकाबपोश आदमी की मुट्ठी पर वार किया। तुम मुझसे मुक्केबाजी करने की हिम्मत कैसे करते हो? हा, तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। जब उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी ने देखा कि येबुके आखिरकार हिल गया है और वास्तव में उसे मुक्केबाजी करने का फैसला किया है, तो उसने तुरंत भयंकर रूप से मुस्कुराया, अपने दिल की सारी बेचैनी को दबाकर उसे गायब कर दिया। क्योंकि खुद को उस तगड़े नकाबपोश आदमी से बेहतर कोई नहीं जानता। उनकी अनूठी युद्ध तकनीक की शक्ति के अलावा उनके मुक्के के बारे में जो बात वास्तव में भयावह है, वह उसमें निहित शारीरिक शक्ति है। उन्हें अपनी शारीरिक शक्ति पर सबसे अधिक गर्व था, इसलिए आमने सामने की लड़ाई हमेशा से ही उनकी खासियत और उनकी पसंदीदा युद्ध शैली रही है। उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी की क्रूर और आशा भरी निगाहों के नीचे उसकी लाल मुट्ठी और उसकी ओर आती हुई पीली मुट्ठी जोरदार तरीके से टकराना, अगले ही पल दोनों मुट्ठियों के बीच एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और एक प्रत्यक्ष आघात तरंग फैल गई। दोनों आदमियों के आसपास की जमीन पर तुरंत दर्जनों बड़ी दरारें पड़ गईं और मुक्के की ताकत दर्जनों फीट तक फैल गई। उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी की निगाहें पल भर में जम गईं। जो क्रूरता और प्रत्याशा के रूप में शुरू हुआ था, वह विश्वास और आतंक में बदल गया और अंततः गहन भय में परिणत हुआ। उसकी गर्वित मुट्ठी उंगलियों के सिरे से लेकर उसकी मजबूत दाहिनी बांह के जोड़ तक धीरे-धीरे टूटने लगी। सख्त चमड़ी फट गई, नसें टूट गईं और हड्डियों के पीले टुकड़े दिखने लगे। उसी समय नकाबपोश हट्टा कट्टा आदमी भी पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर लगभग 100 फीट तक जमीन पर घिसता रहा और अंत में एक बड़े पेड़ से टकराकर रुक गया। पफ, मुखौटे के नीचे से खून की एक धार निकली। तगड़े मुखौटेधारी व्यक्ति ने उठकर बैठने की कोशिश की और अपनी बुरी तरह घायल दाहिनी बांह को देखा। उसका दिल भ्रम, भय और अविश्वास से भर गया था। उसे ऐसा लगा मानो उसका सामना किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि टूटे तारे से हुआ हो। उसके गोरे हाथों से निकली शक्ति तारों के विस्फोट के समान थी, इतनी जबरदस्त और अजेय। अगर उसकी शारीरिक शक्ति दोगुनी भी होती, तब भी वह सूखे पत्तों की तरह बिखर जाता। आपकी युद्ध क्षमता आपकी साधना के स्तर से कहीं अधिक है। आप कौन हैं? आपकी शारीरिक शक्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती है? शरीर को परिष्कृत करने की तकनीकें। आप शरीर को परिष्कृत करने की तकनीकों में भी निपुण हैं। उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी की क्रूर आंखें अब खून से लाल हो चुकी थी और वह हसीन भय से भरी हुई येबुकी को घूर रहा था। अगर वह अब तक ये नहीं समझ पाया है कि दूसरे पक्ष के पास भी शरीर को निखारने की तकनीक है और उसकी गुणवत्ता और स्तर उससे कहीं बेहतर है, तो उसने इतने साल व्यर्थ ही बिताए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दूसरा पक्ष अभी इतना शांत और संयमित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी शारीरिक शक्ति, जिस पर उन्हें इतना गर्व था, उनके विरोधियों की नजरों में इतनी हास्यास्पद थी। गुवान यू के सामने एक बड़ी तलवार लहराना हास्यास्पद है और आत्म जागरूकता की कमी को दर्शाता है। उसी समय उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी के दिमाग की गहराइयों से अचानक एक भयानक विचार उमड़ पड़ा। आज का मोटा भीड़ कौन है? गहरे पश्चाताप से व्याकुल होकर उसने वर्षों से अराजक लोक में अनगिनत हत्याएं और लूटपाट की थी, हर तरह के बुरे काम किए थे और हमेशा बेफिक्र रहा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अंततः उसे एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ेगा। मुसीबत आ गई, युद्ध की तैयारी करो। चोटों के बावजूद नकाबपोश हटे कट्टे आदमी ने झट से उठकर तीखे स्वर में बोलना शुरू किया। कदकाठी और कपड़ों में एक जैसे दिखने वाले उन दोनों व्यक्तियों के चेहरे के भाव भी पूरी तरह बदल गए थे। अपने नेता को दूसरे पक्ष द्वारा एक ही मुक्के में पराजित होते देख वे स्पष्ट रूप से सदमे में थे। नकाबपोश हटे कट्टे व्यक्ति की बात सुनकर वे तुरंत आगे बढ़े और उसका साथ देने लगे। तीनों ने एक दूसरे को प्रतिक्रिया दी, उनकी आंतरिक ऊर्जा आपस में परस्पर क्रिया कर एक दूसरे को प्रतिबिंबित कर रही थी और उनकी आभा तुरंत बदल गई। युद्ध संरचना से संबंधित एक अनोखी अस्थिरता अचानक उत्पन्न हो गई। एक शक्तिशाली युद्ध संरचना की आभा धीरे-धीरे फैल गई और जब वे तीनों संयुक्त हुए तो ऐसा लगा मानो वे एक पर्वत शिखर में परिवर्तित हो गए हों। भारी, कठोर और अडिग, 3 स्तरीय संयुक्त आक्रमण संरचना, पांचान संरचना। यह उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी का सबसे बड़ा तुरुप का पता है। इस पांचान युद्ध संरचना के आधार पर तीनों की युद्ध शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। यहाँ तक कि जब वे शक्ति क्षेत्र के अंतिम चरण के प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे थे, तब भी उनमें संक्षिप्त लड़ाई लड़ने की क्षमता थी और वे इस संरचना का उपयोग करके अंततः बच भी सकते थे। एक बार उन्होंने एक महिला साधिका का पीछा उसे लूटने के इरादे से किया, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी शक्ति वास्तव में उन तीनों से कहीं अधिक थी।
केवल इस तीसरे स्तर की युद्ध रणनीति पर भरोसा करके ही वे स्थिति को पलटने और महिला साधिका को पकड़ने में सफल हुए। अंत में वे तीनों पूरी तरह से पागल हो गए और उन्होंने महिला साधिका का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। पेंशन युद्ध संरचना ही वह मूल कारण है जिसकी वजह से वे इस अराजक और पापी क्षेत्र में जीवित रहने और फलने फूलने में सक्षम हुए हैं। उन तीनों को सफलतापूर्वक पांचान युद्ध संरचना बनाते देख उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी के दिल में बसा डर गायब हो गया और फिर उसके भीतर से गहरा आक्रोश और हत्या का इरादा फूट पड़ा। आज मैं तुम दोनों की खाल जिंदा ही उतार दूंगा। एक भयानक विषैली दहाड़ गूंजी जो चारों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो गई। हालांकि उस हटे कट्टे नकाबपोश व्यक्ति ने यह नहीं देखा कि येबुकी और बगल में खड़ी झाइकिंग दोनों की आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी। इस समय किनारे से सब कुछ देख रहे झाइकिंग ने अचानक येबुकी से कहा, हमारे साथ युद्ध संरचना का अभ्यास कर रहे हो, ये दिलचस्प है। छोटे भाई पहले पीछे हट जाओ और मुझे भी कोशिश करने दो। झाइकिंग आगे बढ़ा, उसकी आंखों में थोड़ी सी दिलचस्पी झलक रही थी। ये सुनकर येबुकी ने अपने सामने बैठे तीनों लोगों को दया भरी नजरों से देखा। ये तीनों लोग वाकई बदकिस्मत हैं। सबसे पहले उसने अपनी शारीरिक शक्ति का परीक्षण स्वयं से किया। ये स्पष्ट था कि तगड़ा नकाबपोश व्यक्ति अपनी शारीरिक शक्ति को लेकर बेहद आश्वस्त था, लेकिन अंततः वह अपने ही मुंह से चकनाचूर हो गया। अब काफी मुश्किलों के बाद उन्होंने आखिरकार अपना आखिरी तुरुप का पत्ता उजागर कर दिया है, जो कि एक संयुक्त आक्रमण रणनीति साबित होती है। अगर कोई और होता तो शायद वे बाजी पलट सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इन तीनों को पता नहीं था कि वे किससे मुकाबला कर रहे हैं। ये दोनों सचमुच युद्ध संरचना के उस्ताद हैं। साधारण किसान और युद्ध संरचना के उस्ताद युद्ध संरचनाओं का अभ्यास कर रहे हैं। ये तो सीधे मौत को दावत देना है। अध्याय 242 एक ही गोली से 3 लोग भेदे। उस हटे कट्टे नकाबपोश व्यक्ति ने देखा कि जिस साधक ने अभी उसे एक ही मुक्के से हराया था, वह वास्तव में पीछे हट गया था और उसकी जगह एक अन्य व्यक्ति ने ले ली थी जो किनारे से देख रहा था। इस अचानक हुए बदलाव से नकाबपोश हटे कट्टे आदमी के चेहरे के भाव में थोड़ा सा बदलाव आया। इस समय उसके मन में उन दोनों आदमियों के लिए कोई घृणा नहीं थी, बल्कि उसके मन में केवल गहरी आशंका और भय था। उस प्रतीत होने वाले आध्यात्मिक जगत के अंतिम चरण के साधक द्वारा प्रदर्शित युद्ध शक्ति ने उसे पूरी तरह से भयभीत कर दिया था। अब उन्होंने उसकी जगह एक ऐसे व्यक्ति को रख दिया है जिसे मैं शुरू से ही समझ नहीं पाया। ये पूरी तरह संभव है कि यह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भी ज्यादा भयानक हो। जीवन और मृत्यु के कगार पर वर्षों तक चलने के कारण उस हटे कट्टे नकाबपोश व्यक्ति के मन में यह विचार आया, लेकिन उसने तुरंत एक दहाड़ लगाई, मानो अपने दिल में व्याप्त बेचैनी और भय को दूर भगाने के लिए, क्योंकि वह अपने तुरुप के पत्ते पांचान युद्ध संरचना पर विश्वास करता था। उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी को पूरा यकीन था कि अगर इस बार भी उसे कोई बाधा ही क्यों ना आती, तो भी वह अतीत की तरह ही बाजी पलट देगा और अंत में जीत उसी की होगी। भनभनाहट। उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी ने अपना पैर जोर से पटका और उसके तथा उसके दो साथियों के 10 फीट के दायरे में फैला इलाका कांप उठा। उसके पैरों के नीचे जमीन से अनगिनत दरारें फैल गईं, मानो आसमान से कोई पहाड़ बेरहमी से नीचे उतर आया हो। मारना। एक जोरदार चीख के साथ तगड़ा नकाबपोश आदमी तेजी से आगे बढ़ा और उसके पीछे खड़े दोनों ने एक साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे चकाचौंध कर देने वाली युवान ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा। ऐसा लगा मानो उस क्षण उन तीनों की आभाएं एक में विलीन हो गई हों। गड़गड़ाहट। झाइकिंग से 100 फीट दूर से शुरू होकर एक पर्वत शिखर जमीन से उठता हुआ प्रतीत हुआ, जो अभूतपूर्व शक्ति के साथ उसकी ओर लुढ़क रहा था, मानो उसे चूर-चूर कर देने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। पांचान युद्ध संरचना बनाने वाले 3 हटे कट्टे नकाबपोश पुरुषों को देखकर झाइकिंग की आंखों में प्रशंसा का भाव झलक रहा था, लेकिन उनकी कोमल आवाज धीरे से गूंजी और चारों दिशाओं में फैल गई। पांचन युद्ध संरचना एक तीसरे स्तर की संयुक्त आक्रमण संरचना है। इसका अभ्यास 2 लोग कर सकते हैं, लेकिन 3 लोगों द्वारा अभ्यास करना सर्वोत्तम है। ये पर्वत शिखर की भारी और ठोस गति का उपयोग करके शत्रुओं को बलपूर्वक दबाती है। इसकी शक्ति निरंतर बनी रहती है और दमन निर्दयी होता है। इसे तीसरे स्तर की एक बहुत अच्छी युद्ध संरचना माना जाता है। जब आप महारत के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो आप एक ही समय में 300 फुट ऊंचे पर्वत भी खड़ा कर सकते हैं, जो आकाश को उखाड़ फेंकने की शक्ति से दब जाते हैं। ये शक्ति असीम और अजेय है। आप तीनों ने इस युद्ध संरचना का कई वर्षों तक अभ्यास किया है और आप में अच्छा तालमेल है। यद्यपि आपकी प्रतिभा सीमित है, फिर भी आपने इस पांचान युद्ध संरचना को इस स्तर तक विकसित किया है कि आप 2 पर्वतों को खड़ा कर सकते हैं। ये वास्तव में प्रशंसनीय है। उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी के उनकी ओर तेजी से बढ़ने से उत्पन्न हुए भीषण झटकों के कारण ये कोमल और स्पष्ट आवाज दब जानी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश यह उन तीनों के कानों में अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ गूंज उठी। ये शब्द सुनते ही उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी का चेहरा अचानक बेहद भयानक हो गया। उसकी क्रूर आंखों में अविश्वास और आतंक फिर से उमड़ आया और उसका सिर चकराने लगा। यह असंभव है। वह इस पांचान युद्ध संरचना के बारे में इतना सब कुछ कैसे जान सकता है? उसने तो हमारी प्रगति का भी सटीक अनुमान लगा लिया। हमने तो अभी पहली पर्वत चोटी बनाई है। यह असंभव है। उस बेहद दुबली पतली और लंबी आकृति को दोबारा देखते ही नकाबपोश हटे कट्टे आदमी के शरीर में एक गहरी सिहरन दौड़ गई। उनके बीच हाथापाई शुरू होने से पहले ही उनके प्रतिद्वंद्वी ने उनका तुरुप का पत्ता भांप लिया था। इससे नकाबपोश हटे कट्टे आदमी की समझ पूरी तरह उलझ गई। क्या सामने वाला कोई भूतिया दानव हो सकता है? उसके हृदय में भय गहराता चला गया, लेकिन उस हटे कट्टे नकाबपोश व्यक्ति के कदम और तेज होते चले गए। उसके शरीर में छिपी युवान शक्ति का अंतिम अंश अचानक फूट पड़ा और पांचान युद्ध संरचना में प्रवाहित हो गया। उसने अब जरा भी संकोच नहीं किया, या यूं कहें कि उसने जरा सा भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसके सामने वाले व्यक्ति का साधना स्तर था, उसका पूरा शरीर धुंध से ढका हुआ था और उस धुंध के भीतर एक भयंकर जानवर छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था, जो उसे एक ही झटके में निगल सकता था। ये व्यक्ति बहुत अजीब है। पूरी ताकत लगा दो, अब हम और पीछे नहीं हट सकते। उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी ने धीमी सी आवाज में चिल्लाया और उन तीनों द्वारा बनाई गई युद्ध संरचना फिर से बदल गई। पहाड़ के मूल प्रेत के बगल में एक दूसरा पहाड़ प्रकट हुआ। 2 मायावी पर्वत शिखर एक साथ प्रकट हुए, जिससे एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। तीनों ने जमीन पर कदम रखा, हर कदम से एक गड्ढा बनता गया, जो उनकी अपार शक्ति का प्रदर्शन था। उठो, ट्विन पीक्स को दबाओ, मर जाओ। उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी ने जोर से चिल्लाया और फिर वे तीनों हवा में ऊंची छलांग लगा बैठे। उनके द्वारा निर्मित 2 काल्पनिक पर्वत शिखर शून्य में कांप उठे और उस स्थान पर गिर पड़े जहां झाइकिंग खड़ी थी। आसपास का वातावरण एक भारी निर्मम हलचल से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। झाइकिंग के भी वस्त्र फड़फड़ा रहे थे और उसके बाल उड़ रहे थे, लेकिन उसने अपना सिर बस थोड़ा सा उठाया। तभी उसके दाहिने हाथ में प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और अत्याचारी रक्तात्मा भाला प्रकट हुआ, जिसे उसने सहजता से अपने हाथ में थाम लिया। उसी समय झाइकिंग की आवाज एक बार फिर उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी के कानों में गूंज उठी। आपने पांचान युद्ध संरचना में एक खामी खोजी और लगन से अभ्यास करके उसे सफलतापूर्वक छुपा लिया। दुर्भाग्य से पांचान युद्ध संरचना में 3 खामियां हैं। आप बाकी 2 खामियों को खोजने में असफल रहे और यही 2 खामियां घातक हैं और आज आपकी मृत्यु का कारण हैं। ये सुनकर उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अचानक झाइकिंग के हाथ में लापरवाही से पकड़े हुए रक्तपिपासी आत्मा भाले से 3 फुट लंबी भाले जैसी रोशनी निकली, जिसका सिरा ठंडी रोशनी से चमक उठा। फिर वह एक बेहद अजीब कोण से गुजरते हुए नीचे की ओर दबाव डाल रहे 2 पर्वत शिखर प्रेतों के बीच एक बिंदु पर जा लगी। क्लिक। भाला निकलते ही मानो कोई पहाड़ ढह रहा हो, वैसी ही आवाज हवा में गूंज उठी। तीनों हटे कट्टे नकाबपोश आदमियों की भयभीत आंखों के सामने उनके द्वारा बनाए गए 2 मायावी पर्वत शिखर चटकने, कांपने और अस्त-व्यस्त होने लगे। बूश। झाइकिंग के हाथ में मौजूद रक्तपिपासु आत्मा भाला दूसरे बेहद अजीब कोण पर घूमा और दूसरी बार 2 पर्वत शिखर प्रेतों को भेद गया। गड़गड़ाहट। इस बार चटकने की आवाज के बजाय पहाड़ के ढहने और पूरी तरह से चकनाचूर हो जाने जैसी गर्जना की आवाज आई। तीनों हटे कट्टे नकाबपोश आदमी बुरी तरह पीले पड़ गए थे। उनकी आंखों में घोर निराशा और आतंक झलक रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? पेंशन युद्ध संरचना, जिसे वे अपने अस्तित्व के लिए तुरुप का पत्ता मानते थे और जिसने उन्हें बार-बार युद्ध का रुख मोड़ने और अपने विरोधियों को हराने में सक्षम बनाया था, वह महज 2 गोलियों से इतनी आसानी से और पूरी तरह से नष्ट हो गई। युद्ध संरचना में 3 कमजोरियां थीं। ऐसा लग रहा था मानो सामने वाले व्यक्ति की नजरों में पांचान युद्ध संरचना में कोई रहस्य ही न छिपा हो। मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। नकाबपोश हटे कट्टे आदमी ने अपनी बात का आधा हिस्सा ही बोल पाया था कि चीखते-चीखते उसकी चीख रुक गई।
उसके पीछे खड़े दोनों आदमियों को दया की भीख मांगने का भी समय नहीं मिला और उनकी सांसें थम गईं, क्योंकि इस समय 8 फुट लंबा रक्तपिपासु आत्मा भाला पहले ही उस हटे कट्टे नकाबपोश आदमी की छाती को भेदकर तीसरे व्यक्ति की पीठ से बाहर निकल चुका था। 2 गोलियों ने पांचांग की युद्ध संरचना को चकनाचूर कर दिया। एक गोली, 3 लोग। झाइकिंग ने कुल मिलाकर केवल 3 गोलियां चलाईं, जिससे उसने आसानी से तीनों हटे कट्टे नकाबपोश आदमियों को मार डाला। उसके बगल में चुपचाप अवलोकन कर रहे येवुके ने अपने मन में 3 काल्पनिक पर्वतीय चोटियों को बनते हुए देखा, जो कि पांचांग युद्ध संरचना थी। इस समय पर्वत की प्रदत्त छवि के तीनों भागों में प्रकाश के 3 बिंदु प्रकट हुए। उनमें से एक वह पहला दोष था जिसे बलवान नकाबपोश व्यक्ति ने छुपा दिया था, जबकि शेष 2 ठीक वही स्थान थे जहां झाइकिंग ने अत्याचारी रक्तात्मा भाले से वार किया था। उसके मन में पेंचांग युद्ध संरचना का भ्रम दूर होने के बाद येवुके ने थोड़ी प्रशंसा भरी नजरों से झाइकिंग की ओर देखा। अध्याय 243 ऐसी गणना। क्योंकि झाइकिंग द्वारा पांचांग युद्ध संरचना को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए 2 बार और पांचांग युद्ध संरचना की कमजोरी का स्थान, जैसा कि युद्ध संत विधि की उत्पत्ति से पता चला है, बिल्कुल एक जैसे थे। येवुके स्वाभाविक रूप से समझ गए थे कि बैटल सेंट टेक्निक की उत्पत्ति कितनी अद्भुत थी। जब 100 शहरों के युद्ध के दौरान उनका सामना ताऊ बंधुओं की पृथ्वी बिच्छू युद्ध संरचना से हुआ, तो उन्होंने युद्ध संत विधि की उत्पत्ति से मिले संकेतों पर भरोसा करते हुए पृथ्वी बिच्छू युद्ध संरचना में 4 कमियों का पता लगाया, जिससे उन्हें ताऊ बंधुओं को हराने में मदद मिली। बैटल सेंट टेक्निक का उद्गम येवुके ने 10 वर्षों के विनाशकारी संघर्ष के बाद प्राप्त किया था। यही वह आधार है जिस पर उसने आज तक सब कुछ हासिल किया है, और यह अंकल फू द्वारा छोड़े गए पत्र को समझने की कुंजी में से एक है। शून्य की तरह ये रहस्यमय और अप्रत्याशित है। हालांकि झाइकिंग ने पांचांग युद्ध संरचना में जो खामी देखी, वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी युद्ध संत विधि की उत्पत्ति से विकसित हुई थी। यह क्या दर्शाता है? इससे केवल यही पता चलता है कि युद्ध संरचनाओं में झाइकिंग का कौशल पहले से ही अत्यंत उन्नत है। उसने बैटल सेंट टेक्निक के मूल पर भरोसा करके वही परिणाम प्राप्त किया, जबकि झाइकिंग ने बैटल फॉर्मेशन में अपने असीम जुनून और अथक प्रयासों पर ही भरोसा किया, जो उसने दिन प्रतिदिन धीरे-धीरे अर्जित किए थे। युद्ध संरचनाओं की कला में येवुके ही एकमात्र साधारण प्रतिभावान व्यक्ति नहीं है। झाइकिंग की प्रतिभा शायद येवुके जितनी अच्छी न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से शीर्ष स्तर की है। येवुके भला इसकी प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? अपनी कलाई के एक झटके से 8 फुट लंबे भाले ने तीनों हटे कट्टे नकाबपोश आदमियों के शवों को हवा में उड़ा दिया। झाइकिंग को इन तीनों लोगों को मारने में जरा भी असुविधा नहीं हुई। उन तीनों व्यक्तियों के क्रूर और रक्तपातपूर्ण व्यवहार को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वे पहले से ही अनगिनत पापों से दबे हुए थे। अब जब वे उससे टकरा गए और अपनी जान गंवा बैठे, तो यह माना जा सकता है कि बुराई को दंडित किया गया है और उसने लोगों को एक विपत्ति से मुक्ति दिलाई है। अपने हाथ में मौजूद रक्तपिपासी आत्मा भाले को देखते हुए झाइकिंग की आंखों में पछतावे की झलक दिखाई दी। ऐसा लगता है कि ब्लडथर्स्टी सोल स्पीयर को जिंग वुफेंग ने दूसरे पक्ष के साथ अपनी लड़ाई के दौरान गिरा दिया होगा, और यह कोई सुराग नहीं था जिसे उन लोगों ने मुझे लुभाने के लिए जानबूझकर छोड़ा हो। झाइकिंग ने मूल रूप से 5 लाख निम्न श्रेणी के युवान क्रिस्टल खर्च करके अत्याचारी रक्तात्मा भाला वापस खरीदने का इरादा किया था, ताकि दूसरे पक्ष को सतर्क किया जा सके और उन्हें उस पर नजर रखने की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। फिर वह और येवुके इसका उपयोग दूसरे पक्ष के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अवसर के रूप में करेंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए ये योजना स्पष्ट रूप से विफल हो गई है। खैर, हम जिंग वुफेंग की प्यारी बंदूक वापस पाने में कामयाब रहे, इसलिए यह पूरी तरह से नुकसान नहीं था। येवुके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और थोड़ी दिलचस्पी के साथ टायरेंट ब्लड सोल स्पीयर को देखते हुए बोला। जब जिंग ने जिंग वुफेंग को हान डैंग का पीछा करते देखा था, तब येवुके ने दूर से ही अत्याचारी रक्तात्मा भाले को देखा था। उसका भयंकर आकार और खून जैसा लाल शरीर उसकी नजरों में बस गया था। अब जब उसने ब्लड स्पीयर को करीब से देख लिया है, तो वह जानता है कि यह एक उच्च श्रेणी का जादुई हथियार है, जो पहले प्राप्त किए गए क्रिम्सन फ्लेम हॉलबर्ड से कहीं बेहतर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसके साथ खेलना चाहता है। येवुके को अत्याचारी रक्तात्मा भाले में दिलचस्पी देखकर झाइकिंग ने उसे भाला फेंक दिया और आगे कहा, चूंकि ऐसा है तो आइए अब और देर न करें और मदद के लिए सीधे हो हाई की पर्ची पर दिए गए पते पर चलें। आखिरकार शिंग वुफेंग के बंधक होने के कारण हो हाई की स्थिति खराब ही होगी। हालांकि वह दूसरे पक्ष के साथ गतिरोध में है, लेकिन स्थिति निश्चित रूप से आशाजनक नहीं है। झाइकिंग ने तुरंत फैसला किया और सीधे अपने गंतव्य की ओर जाने का विकल्प चुना। एक हाथ में खून जैसे लाल भाले को पकड़े और दूसरे हाथ से उसे सहलाते हुए खूंखार आत्मा भाले का रूप भयंकर था, लेकिन पकड़ने में वह ठंडा और आरामदायक महसूस होता था। उसका वजन बिल्कुल सही था और भाले की नोक ठंडी रोशनी से चमक रही थी। उसकी तीक्ष्णता इस बात से जाहिर होती है कि झाइकिंग ने अभी उसी भाले से 3 लोगों को भेद डाला था। येवुके को खून जैसे लाल भाले के डंडे में छिपी हुई हत्या की मंशा और युद्ध की भावना का भी आभास हो गया। एक बार जब वह इस भाले को युद्ध में इस्तेमाल करेगा, तो यह निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ा हथियार साबित होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिंग वुफेंग ने मानव रैंकिंग में अपनी उपाधि के रूप में इस बंदूक के नाम का ही इस्तेमाल किया। वह निश्चित रूप से इसे बहुत प्यार करता होगा। कुछ देर तक भाला लहराने के बाद येवुके उसे झाइकिंग को लौटाने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा जम गया। लगता है उन्होंने कुछ खोज लिया है। तुरंत ही येवुके ने अत्याचारी रक्तात्मा भाले को दोनों हाथों से फिर से पकड़ लिया और उसकी पवित्र दाऊ युद्ध ऊर्जा उसके भीतर उमड़ पड़ी और भाले में प्रवाहित होने लगी। हंसना। जैसे ही युवान ऊर्जा प्रवाहित हुई, रक्त भाले की नोक, जिसमें पहले कोई असामान्य लक्षण नहीं दिख रहे थे, अचानक 3 फुट लंबी भाले जैसी रोशनी उत्सर्जित करने लगी, जो शून्य में झिलमिला उठी। भाले से एक अत्यंत तीव्र और भयावह आभा निकली। येवुके की हरकतें रुकी नहीं। उसने लगातार अपनी पवित्र दाऊ युद्ध शक्ति का संचार किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः अत्याचारी रक्तात्मा भाला स्वतः ही कांपने लगा। 3 फुट लंबे भाले की रोशनी चकाचौंध कर देने वाली थी, मानो वह इसे धारण करने वाले व्यक्ति के लिए तरस रही हो, ताकि वह इसे चलाकर शत्रुओं का वध करे, रक्त पिए और जीवन का दोहन करे। झाइकिंग, जो मूल रूप से अगली योजना के बारे में सोच रहा था, ने अत्याचारी रक्तात्मा भाले की स्थिति पर ध्यान दिया और तुरंत येवुके की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन उसने उससे कुछ पूछा या उसे रोका नहीं, क्योंकि उसने देखा कि येवुके ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और ऐसा लग रहा था कि वह अपने शरीर में मौजूद युवान ऊर्जा से बार-बार बंदूक की जांच कर रहा था। ऐसा करने का मतलब यही होगा कि उन्होंने कुछ खोज लिया है। लगभग 15 मिनट बाद अत्याचारी रक्तात्मा भाले का कंपन रुक गया। 3 फुट लंबा भाले का प्रकाश गायब हो गया और वह अपनी मूल अवस्था में लौट आया। उसी समय येवुके ने अपनी बंद आंखें खोली, लेकिन उसकी निगाहों में शीतलता और हत्या का इरादा झलक रहा था। क्या शानदार योजना है! ये सचमुच एक शानदार योजना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे विरोधी न केवल युद्ध संरचना के उस्ताद होंगे, बल्कि निषिद्ध मार्ग के भी उस्ताद होंगे। येवुके ने ठंडी आवाज में बात की, लेकिन उनके शब्दों ने तुरंत झाइकिंग के चेहरे के भावों को बदल दिया। निषिद्ध दाव मास्टर, वे शक्तिशाली और बेहद कठिन साधना करने वालों का एक और समूह थे, जो युद्ध संरचना के उस्तादों के बराबर थे। स्वर्ग के पवित्र मार्ग के भीतर एल्ड तियानजिन हैं, जो एल्ड तियानझांग के साथ युद्ध कला में 2 अद्वितीय योद्धाओं में से एक के रूप में जाने जाते हैं। इतिहास में घेराबंदी की कला का गौरव युद्ध संरचना की कला से कम नहीं रहा है। एक युग में घेराबंदी के उस्ताद उस समय के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व भी हुआ करते थे। छोटे भाई, क्या तुमने इस रक्तपिपासी आत्मा भाले के भीतर कोई प्रतिबंध खोजा है? येवुके के हाथ में मौजूद अत्याचारी रक्तात्मा भाले को देखकर झाइकिंग की आंखें चमक उठीं और उसने अचानक एक सवाल पूछ लिया। बिल्कुल सही, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ब्लडथर्स्टी सोल स्पीयर के साथ मेरा यूं ही खेलना मुझे इस रहस्य को उजागर करने की ओर ले जाएगा, वरना हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। यही तो उनकी योजना थी। ऐसी साजिश और ऐसी धूर्तता वाकई अद्भुत है। येवुके ने रक्तपिपासी आत्मा भाले को जमीन में गाड़ दिया और झाइकिंग को समझाया, वरिष्ठ भाई, आपकी पिछली योजना वास्तव में उनके जाल में फंस गई है। वे जानते हैं कि जैसे ही आपको रक्तपिपासी आत्मा भाला मिलेगा, आप निश्चित रूप से शिंग वुफेंग को इसे वापस खरीदने में मदद करेंगे और आप ये भी सोचेंगे कि यह जानबूझकर किया गया धोखा है। वे इसका फायदा उठाएंगे और रक्तपिपासी आत्मा भाले से उन्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। येवुके की बातें सुनकर झाइकिंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसका दिमाग तुरंत चमक उठा। फिर मानो उसे कुछ सूझा हो, उसकी आंखों में एक तरह की दृढ़ता झलक उठी। जब आपने बड़े भाई अपनी योजना शुरू की, तब तक दूसरी तरफ की योजना पहले ही शुरू हो चुकी थी और सफल भी हो चुकी थी। उन्होंने ब्लडथर्स्टी सोल स्पीयर खरीदने वाले व्यक्ति पर नजर रखने के लिए किसी को नहीं भेजा, क्योंकि उनकी योजना शुरू से ही ब्लडथर्स्टी सोल स्पीयर ही थी। बोलते समय येवुके ने रक्तपिपासु आत्मा भाले की ओर देखा, मानो उसकी निगाहें खून से सने भाले के डंडे में गहराई तक उतर रही हों।
खून के प्यासे आत्मा भाले में दाऊवादी गुरु द्वारा पहले से ही एक शक्तिशाली विस्फोटक अवरोध स्थापित किया गया है। हे वरिष्ठ भाई, जैसे ही आप खून के प्यासे आत्मा भाले को धारण करेंगे, दाऊवादी गुरु मात्र एक विचार से इसे विस्फोटित कर सकते हैं। उस समय उच्च श्रेणी के जादुई हथियार और विस्फोटक अवरोध की संयुक्त शक्ति। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तब मुझे निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं बुरी तरह घायल हो जाऊंगा क्योंकि मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि असली घातक वार तो इस रक्तपिपासी आत्मा भाले में ही छिपा था। येवुक्यू के शब्दों के तुरंत बाद झाइकिंग ने वाक्य का दूसरा भाग बोला। उसकी आंखों में एक सिहरन दौड़ गई। अध्याय 244 दो ध्रुवीय ग्रह। इस समय झाइकिंग के दिल में उमड़ रही सिहरन के अलावा राहत की भावना भी थी। अगर येवुक्यू ने अत्याचारी रक्त आत्मा भाले के भीतर मौजूद प्रतिबंध का पता लगाने और उससे सब कुछ समझने में इतनी सावधानी न बरती होती तो शायद वह इस बार सचमुच एक जाल में फंस गया होता। झाइकिंग ने अपनी आंखों में कृतज्ञता का भाव लिए येवुक्यू की ओर देखा। झाइकिंग की निगाहों को देखकर येवुक्यू मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। हालांकि उसके हाव-भाव से ऐसा लग रहा था मानो वह कह रहा हो, शिष्य साथियों के बीच ऐसा ही होना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। दोनों ने भाईचारे का गहरा बंधन महसूस किया। झाइकिंग रक्तपिपासु आत्मा भाले के पास गया, खून से लथपथ भाले को फिर से बाहर निकाला और उसमें अपनी युवान शक्ति प्रवाहित करते हुए उसका सावधानीपूर्वक परीक्षण करने लगा। रक्तपिपासु आत्मा भाला फिर से काम उठा। 15 मिनट बाद झाइकिंग ने अपना काम रोक दिया। येवुक्यू की ओर देखा और उसके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। अगर आपने पहले से यह नहीं बताया होता कि रक्तपिपासी आत्मा भाले के अंदर विस्फोट प्रतिबंध लगा हुआ है तो सामान्य जांच से इसका पता लगाना असंभव होता। उस प्रतिबंध में होने वाले उतार चढ़ाव इतने सूक्ष्म थे कि निश्चित कलाओं के ज्ञाता के अलावा कोई भी उनका पता नहीं लगा सकता था। छोटे भाई, क्या तुम भी जादू टोने की कला समझते हो? झाइकिंग उत्सुक भी थी और हैरान भी, क्योंकि वह ये नहीं समझ पा रहा था कि येवुक्यू, जो स्पष्ट रूप से केवल एक युद्ध संरचना का उस्ताद था, प्रतिबंधों की कला में होने वाले उतार चढ़ाव के प्रति इतना संवेदनशील क्यों था? क्या ऐसा हो सकता है कि यह छोटा भाई केवल युद्ध संरचनाओं में ही प्रतिभाशाली न हो? क्या वह सम्मोहन और प्रतिबंध लगाने की कला में भी असाधारण प्रतिभा रखता है? ये सोचते ही झाइकिंग की निगाहें येवुक्यू पर तेज हो गईं और उसके दिमाग में दो शब्द कौंध गए। दुष्ट। छोटे भाई को इन दो शब्दों से वर्णित करना वाकई उचित है। चाहे वह खेती बाड़ी की प्रतिभा हो, युद्ध संरचनाओं की प्रतिभा हो या फिर नियंत्रण की कला की प्रतिभा, उसने अब इन सभी गुणों का प्रदर्शन कर दिया है। ऐसे प्रतिभाशाली युवा को राक्षस के अलावा किसी और शब्द से वर्णित नहीं किया जा सकता। नहीं, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे गुरुजी को अवश्य बताना होगा कि मेरे छोटे भाई में भी जादू टोने की कला में असाधारण प्रतिभा है, ताकि वे पहले से तैयारी कर सकें। अन्यथा यदि एल्डर तियांजिन को मेरे छोटे भाई की जादू टोने की प्रतिभा का पता चल गया तो एल्डर तियांजिन के स्वभाव को देखते हुए वे निश्चित रूप से युद्ध प्राणी महल में आकर उसे अगवा कर लेंगे। जैसे ही झाइकिंग ने एल्डर तियांजिन के बारे में सोचा, तुरंत उसके मन में एक विचार आया। झाइकिंग के प्रश्न का अनुमान लगाते हुए येवुक्यू मुस्कुराया और बोला, दरअसल मुझे इसकी थोड़ी ही समझ है। मैंने इसके बारे में सीखना तभी शुरू किया जब मैं दफन स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में आया, क्योंकि मुझे कुछ जरूरतें थीं। आखिरकार मुझे काले और सफेद संत स्वामी द्वारा दिए गए 7 परतों वाले प्रतिबंध Z पर्ची के उतार चढ़ाव की बहुत गहरी स्मृति है, इसलिए मैं प्रतिबंधों से संबंधित उतार चढ़ाव के प्रति कुछ हद तक संवेदनशील भी हूं। ये कहना स्वाभाविक रूप से येवुक्यू का बहाना था। उन्होंने वास्तव में अत्याचारी रक्त आत्मा भाले के भीतर छिपी प्रतिबंधात्मक उतार चढ़ाव का पता लगाया, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पवित्र दाऊ युद्ध की विशालता और शुद्धता के कारण भाले के माध्यम से प्रसारित होने वाले प्रतिबंधात्मक उतार चढ़ाव को एक असामान्य शक्ति के रूप में पहचाना गया। उन्हें यह पता चलने का कारण कि यह एक विस्फोटक प्रतिबंध था, पूरी तरह से उस अनुस्मारक के कारण था जो उन्हें पहले मिला था। वे स्वयं इसे कभी नहीं देख पाते। हालांकि येवुक्यू कोन के अस्तित्व का खुलासा नहीं कर सका, इसलिए उसे ये सब स्वयं ही सहना पड़ा। येवुक्यू का जवाब सुनकर झाइकिंग का संकल्प और भी मजबूत हो गया। जब आप वापस लौटें तो तुरंत अपने गुरु को बता दें ताकि वे एल्डर तियांजिन से सावधान रहें। जूनियर ब्रदर हमारी युद्ध रणनीतियों में अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं। हम उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी किसी भी पाबंदी के जरिए इसे छीनने नहीं दे सकते। बड़े भाई, अब जबकि हमें पता चल गया है कि रक्तपिपासी आत्मा भाले को विस्फोटक प्रतिबंध के साथ सील कर दिया गया है, तो क्या हमें एहतियात के तौर पर इसे नष्ट कर देना चाहिए? रक्तपिपासी आत्मा भाले को घूरते हुए येवुक्यू ने झाइकिंग से पूछा। इस विस्फोटक अवरोधक को नष्ट करना, ये तो वाकई शर्मनाक है। झाइकिंग ने खून जैसे लाल रंग की बंदूक की नली पर हाथ फेरा। उसकी आंखें इधर-उधर घूम रही थी मानो उसे कुछ सूझा हो, लेकिन फिर उसने आंख भरी और अपना सिर हिलाया। झाइकिंग के चेहरे के भाव देखकर येवुक्यू की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने झाइकिंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, आप इसे मुझे क्यों नहीं दे देते? मैं कोई रास्ता निकालूंगा और शायद पासा पलटने का कोई नया तरीका निकल आए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए, मानो दोनों एक ही विचार साझा कर रहे हों। पाप और अराजकता का क्षेत्र, अंधकार में रक्त का नगर। पाप के अराजक क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक होने के नाते डार्कब्लड सिटी में सबसे प्रसिद्ध स्थान ध्यान कक्ष है। इस शहर में जब तक आप एक निश्चित मात्रा में निम्न श्रेणी के मौलिक क्रिस्टल का भुगतान करते हैं, तब तक आपको एक शांत कमरा मिल सकता है जिसमें उत्कृष्ट वातावरण होगा और जहां आपको कोई परेशान नहीं करेगा। इस शांत कमरे में मौलिक क्रिस्टल शक्ति का अवशोषण अनिवार्य रूप से साधना की गति को बहुत तेज कर देगा, जिससे यह अराजक क्षेत्र के कई साधकों के लिए पसंदीदा स्थान बन जाता है। इस समय येवुक्यू और झाइकिंग डार्कब्लड सिटी की एक दुकान में चुपचाप एकांत में थे, जहां एक ध्यान कक्ष बनाया गया था। सबसे पहले इसका उद्देश्य उसकी मानसिक स्थिति को समायोजित करना था और दूसरा येवुक्यू को कुछ करने के लिए समय देना था। ध्यान कक्ष में येवुक्यू पालथी मारकर बैठे थे। उनका शरीर पवित्र युद्ध ऊर्जा से ओतप्रोत था। आधे घंटे बाद उसने अपना दाहिना हाथ छोड़ा और अपने हाथ में मौजूद युवान क्रिस्टल को देखा, जो पहले पारदर्शी प्रकाश से जगमगा रहा था और शुद्ध युवान ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन अब चकनाचूर हो चुका था। उसकी आंखों में एक आग झलक उठी। इस युवान क्रिस्टल में समाहित युवान ऊर्जा वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शुद्ध है और इसे अवशोषित करने पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ये स्वर्ग और पृथ्वी से सीधे युवान ऊर्जा को अवशोषित करने की तुलना में गति और गुणवत्ता दोनों में कहीं बेहतर है। यह युवान ऊर्जा की नदी से परिपूर्ण शोधन युवान शिखर से भी थोड़ा बेहतर है। 3 दिनों के इस प्रशिक्षण के बाद निम्न श्रेणी के युवान क्रिस्टल की शुद्ध युवान ऊर्जा की बदौलत मेरी आध्यात्मिक शक्ति का अंतिम चरण न केवल पूरी तरह से सुदृढ़ और मजबूत हुआ है, बल्कि इसमें कुछ प्रगति भी हुई है। बेशक इन युवान क्रिस्टलों की खपत भी आश्चर्यजनक है। महज 3 दिनों में येवुक्यू ने लगभग 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट क्रिस्टल का उपभोग कर लिया। यह उपभोग दर वाकई चौंकाने वाली थी, इसीलिए स्पिरिट क्रिस्टल साधकों के बीच एक कीमती मुद्रा थे और इनकी अत्यधिक मांग थी। लगता है अब मुझे युवान क्रिस्टल कमाने का कोई न कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। अपना मन बना लेने के बाद येवुक्यू के दाहिने हाथ में एक बार फिर चमक आई, जिससे एक छोटी बोतल दिखाई दी जिसमें वह स्टार एसेंस पिल थी जिसे उसने पहले नीलामी से खरीदा था। अपनी साधना के स्तर को पूरी तरह से मजबूत करने के बाद येवुक्यू ने स्टार एसेंस पिल का उपयोग करके आधिकारिक तौर पर स्टारलाइट लिमिटलेस बॉडी से द्वितीय चरम स्टार बॉडी के स्तर तक पहुंचने का फैसला किया, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति 3 अंक अधिक मजबूत हो गई। पहले से ही वायु और गरज की शक्ति को संयमित करने के साथ दोहरे ध्रुवीय तारा शरीर के लिए आवश्यक संयमन और परिष्करण पूरा हो चुका है। मुझे केवल तारा सार गोली में निहित प्रचुर तारा शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता है और दोहरे ध्रुवीय तारा शरीर में प्रवेश करना बहुत आसान हो जाएगा। इतना कहकर येवुक्यू ने छोटी बोतल से एक तारा सार की गोली निकाली। गोली चांदी जैसी सफेद थी और तारों की रोशनी से जगमगा रही थी। इसे हाथ में पकड़ते ही तारों की अपार शक्ति का अनुभव किया जा सकता था। बिना किसी संकोच के येवुक्यू ने अपना सिर पीछे झुकाया और तारा सार की गोली निगल ली। पल भर में उसके शरीर के भीतर एक शक्तिशाली तारकीय बल का विस्फोट हुआ और संतीय युद्ध ऊर्जा और तारा प्रकाश एक साथ प्रकट हुए, जिसने उसके शरीर को घेर लिया। 3 दिन बाद इस समय येवुक्यू का शरीर पूरी तरह से चकाचौंध कर देने वाले तारों के प्रकाश से भरा हुआ था और उसके शरीर से अत्यंत समृद्ध तारा शक्ति निकल रही थी। उसका शरीर तारों के प्रकाश से और भी अधिक जगमगा रहा था और उसकी त्वचा चिकनी और दमकती हुई थी, मानो वह अनमोल प्रकाश के साथ पैदा हुआ हो जो उसे बेहद आकर्षक बना रहा था। उसकी छाती पर मौजूद मूल प्रथम स्तर का तारा चिन्ह चुपचाप द्वितीय स्तर के तारा चिन्ह में परिवर्तित हो गया था। भनभनाहट। अगले ही पल चकाचौंध कर देने वाली तारों की रोशनी येवुक्यू के शरीर में इस तरह समा गई जैसे कोई बेल अपने शिकार को निगल जाती है और उसकी छाती पर बना द्वितीय स्तर का तारा चिन्ह धीरे-धीरे गायब हो गया। येवुक्यू ने अपनी आंखें दोबारा खोली और उनके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी।
एक 2 ध्रुवीय खगोलीय पिंड का निर्माण हुआ है। अध्याय 245 प्रमुख खोज। खड़े होकर येबुक्यू ने एक ऐसा मुक्का मारा जिससे शून्य में विस्फोट हो गया। उसके जोरदार मुक्के के साथ ही हवा का एक शक्तिशाली झोंका आया और ऐसा लगा मानो पूरा प्रशिक्षण कक्ष पल भर में तूफान की चपेट में आ गया हो। उसकी मुट्ठियों के बीच एक हल्की सी चमक दिखाई दी जिससे कमरे में शाश्वत सुंदरता का आभास हुआ। इसके तुरंत बाद ध्यान कक्ष में एक विशाल और प्रचंड शक्ति का उदय और पतन हुआ। शक्ति का प्रत्येक विस्फोट पृथ्वी को चकनाचूर करने और सभी दिशाओं में प्रहार करने में सक्षम प्रतीत होता था। ध्यान कक्ष में शांति लौट आने पर येबुके ने अपनी मुट्ठी खोली और खड़े हो गए। उनके शरीर पर हल्की हल्की तारों की रोशनी फैली और द्वितीय स्तर का तारा चिन्ह एक पल के लिए चमका और धीरे धीरे गायब हो गया। एक द्विध्रुवीय खगोलीय पिंड, इसने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। हवा और बिजली की शक्ति के संयमन और परिष्करण तथा तारा सार गोली की तार्किक शक्ति के संयोजन ने मुझे थोड़े ही समय में सहजता से सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाया। इतना ही नहीं, हवा और बिजली की शक्ति से संयमन और परिष्करण के बाद मेरा शरीर और भी मजबूत हो गया है, लगभग दोगुना शक्तिशाली। यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक है। ऐसा लगता है कि यह तारा में असीमित शरीर मेरी सोच से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय है। स्टारलाइट लिमिटलेस बॉडी एक खंडित शरीर शोधन तकनीक थी जिसे येबुक्यू ने खरीदा था। इसमें केवल पहले 3 स्तर थे। उसने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि उसका स्तर निम्न श्रेणी के जुबान स्तर तक पहुंच गया था और वह इसकी कीमत वहन कर सकता था। अब जबकि वह द्वितीय स्तर के तारा शरीर में प्रवेश कर चुका है, येबुक्यू ने अपनी शारीरिक शक्ति में होने वाले परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक महसूस किया और स्पष्ट रूप से यह महसूस किया कि यह तारा में असीमित शरीर साधारण नहीं है। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ एक निम्न श्रेणी की जुबान स्तरीय शरीर परिष्करण तकनीक है, लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि तथाकथित निम्न श्रेणी का जुबान स्तरीय केवल पहले 3 स्तरों को दर्शाता है। यदि बात के स्तर अपूर्ण होने के बजाय पूर्ण है, तो इस शरीर परिष्करण तकनीक का स्तर निश्चित रूप से निम्न श्रेणी के जुबान स्तरीय से कहीं अधिक होगा। आखिरकार स्टारलाइट लिमिटलेस बॉडी पर महारत हासिल करने के बाद उसका वर्णन वाकई अद्भुत है। उनका शरीर एक विशाल तारे के समान है जो अनंत काल से विद्यमान है, सदा अविचलित। येबुक्यू ने शुरू में सोचा था कि संप्रदाय की अत्यधिक प्रशंसा खरीदारों को आकर्षित करने के लिए एक अतिशयोक्ति थी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि यह बहुत संभव है कि स्टारलाइट लिमिटलेस बॉडी का पूर्ण संस्करण वास्तव में इस स्तर तक पहुंच सकता है। ऐसा लगता है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, मुझे स्टारलाइट लिमिटलेस बॉडी के बाकी हिस्सों को ढूंढना होगा, इसे पूरा करना होगा और देखना होगा कि स्टारलाइट लिमिटलेस बॉडी का पूर्ण संस्करण वास्तव में कितना शक्तिशाली है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी शारीरिक शक्ति अब कहीं अधिक है और मैं आमने सामने की लड़ाई में कहीं अधिक शक्तिशाली हूं। अभी तो मैं शायद अपने खाली हाथों से ही एक निम्न श्रेणी के जादुई हथियार का सामना कर सकता हूं। येबुके ने अपनी मुट्ठियां भींची, जिससे एक धीमी सी आवाज आई और उसका मनोबल खुशी से भर गया। मेरी साधना सुदृढ़ और बेहतर हो गई है। मेरी शारीरिक शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और मैंने ध्यान कक्ष में प्रवेश करने के अपने लक्ष्य का 2/3 हिस्सा पहले ही प्राप्त कर लिया है। अब बस अंतिम 1/3 हिस्सा ही बचा है। तुरंत ही येबुक्यू की आंखों में चमक आई और वह फिर से पालती मारकर बैठ गया। उसके दाहिने हाथ में खून जैसे लाल रंग की रोशनी चमकी और उसके हाथ में 8 फुट लंबा अत्याचारी रक्तात्मा भाला प्रकट हो गया। अपने हाथ में मौजूद खून जैसे लाल भाले को देखते हुए और उसके भीतर मौजूद प्रतिबंध के हल्के विस्फोटक उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए येबुक्यू के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। किसी और द्वारा सावधानीपूर्वक स्थापित किए गए प्रतिबंधों को नष्ट करना सरासर व्यर्थ है और यह उनकी सभी योजनाओं और युक्तियों के प्रति एक अन्याय होगा। ऐसे में अगर हम इस विस्फोटक प्रतिबंध में थोड़ा सा बदलाव कर दें, तो हम पासा पलट सकते हैं और बदले में उन्हें एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं। फिर येबुके ने मन ही मन कोन को पुकारना शुरू किया और जवाब मिलने पर उसने अपने विचार व्यक्त किए। दरअसल किसी दाववादी द्वारा पहले से ही पूर्ण की गई पाबंदी को बदलना बेहद मुश्किल है, अगर असंभव नहीं तो। क्योंकि प्रत्येक निश्चित दाव मास्टर के पास उनके द्वारा स्थापित प्रत्येक प्रतिबंध की एक अनूठी धारणा होती है, जो प्रतिबंधों को नियंत्रित करने का उनका तरीका है और एक निश्चित दाव मास्टर की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक है। किसी प्रतिबंध को पूरी तरह से खत्म करने की तुलना में उसमें संशोधन करना कहीं अधिक कठिन है। व्यावहारिक रूप से यह संभव है। येबुके अकेले निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रहस्यमय और अप्रत्याशित कोंग ऐसा नहीं कर सकता था। चाहे युवान शक्ति का संवर्धन हो, औषधियों की पहचान हो, युद्ध संरचनाओं में महारत हासिल हो या प्रतिबंध लगाना हो, कोन सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। उसका अस्तित्व एक चलते फिरते सर्वशक्तिमान ज्ञानकोश के समान है। ये शून्यता के बारे में येबुके की लंबे समय से चली आ रही समझ है। कर सकना, कोंग ने केवल 2 शब्दों में जवाब दिया। तुरंत ही येबुक्यू ने महसूस किया कि उसकी दाहिनी भुजा एक परिचित लेकिन विचित्र शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रही है। एक हल्की सफेद रोशनी चमकी और उसका दाहिना हाथ खुला और उसने अत्याचारी रक्तात्मा भाले को अपने अंदर समा लिया। शून्य द्वारा नियंत्रित किए जा रहे अपने दाहिने हाथ को देखते हुए येबुक्यू के मन में प्रत्याशा की लहर दौड़ गई। विस्फोटक प्रतिबंध में तथाकथित परिवर्तन का अर्थ है सबसे पहले प्रतिबंध नियंत्रक के उस पर नियंत्रण को समाप्त करना और प्रतिबंध नियंत्रक को सूचित किए बिना इसके विस्फोट की विधि को बदलना। यदि यह सफल रहा तो इसका अर्थ होगा शत्रु के दाववादी गुरु को धोखा देना, जिससे वह ये गलत धारणा बना ले कि प्रतिबंध अभी भी उसके नियंत्रण में है और किसी भी समय उसे निष्क्रिय किया जा सकता है। इससे सूचना संबंधी त्रुटि उत्पन्न होगी, जिससे उसे शत्रु पर पलटवार करने का अवसर मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे झाइकिंग को कभी इस बात पर संदेह नहीं हुआ होगा कि अत्याचारी रक्तात्मा भाले को कोई समस्या हो सकती है। वास्तव में ये प्रतिबंध लंबे समय से विरोधी दाववादी के नियंत्रण से बाहर था। इसे कब और कैसे सक्रिय किया जाए, ये पूरी तरह उनके नियंत्रण में था। ठीक वैसे ही जैसे विरोधी पक्ष ने पहले झाइकिंग के खिलाफ साजिश रचने के लिए रक्तपिपासु आत्मा भाले का इस्तेमाल किया था, बस इस बार उनकी तरफ से ही विरोधी पक्ष के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। भनभनाहट। लगभग आधे घंटे बाद येबुक्यू के दाहिने हाथ से जो अत्याचारी रक्तात्मा भाले से ढका हुआ था, एक हल्की सी चमक निकली और शून्य से संबंधित शक्ति गायब हो गई। विस्फोट प्रतिबंध में संशोधन करने का येबुके का विचार सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। कौन हम ब्लथस्टी सोल स्फीयर के भीतर मौजूद विस्फोटक प्रतिबंध को कैसे निष्क्रिय करें? रक्तपिपासी आत्मा भाला उठाते हुए येबुक्यू ने पूछा। ये बहुत सरल है, बस अपनी युवान ऊर्जा को इस विस्फोटक अवरोध में डालें और 3 सांसों के बाद ये तुरंत बंदूक से बाहर निकल आएगा, भाले को विक्षेपित करेगा और फिर तुरंत विस्फोट हो जाएगा। कौन का जवाब सुनकर येबुके मुस्कुरा उठा। ऐसे में हम रक्तपिपासु आत्मा भाला अपने चौथे वरिष्ठ भाई को सौंप देंगे, उसे पकड़ने देंगे और निर्णायक क्षण में उसे विरोधी के बगल में फेंक देंगे, फिर तुरंत विस्फोट कर देंगे, जिससे उन्हें उन्हीं की चाल का स्वाद चखना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि उस निश्चित दाववादी का चेहरा तब काफी दिलचस्प होगा। ये येबुके का झाइकिंग पर पलटवार करने का विचार था, जिसने खुद भी पहले ऐसा ही सोचा था। वायुमार्ग की सहायता से योजना को उसके सफल कार्यान्वयन के लिए एक आधार मिल गया। वैसे अभी जब मैं इस प्रतिबंध में संशोधन कर रहा था, तो मुझे एक और प्रतिबंध में उतार चढ़ाव का एहसास हुआ जो इसी स्रोत से उत्पन्न हुआ था, लगभग 50 मील पश्चिम में। यह एक घेराबंदी प्रतिबंध था और यह उसी प्रतिबंध नियंत्रक से आया था जिससे यह प्रतिबंध आया था। येबुक्यू के दिमाग में फिर से खालीपन की आवाज गूंजी, जिससे तुरंत ही येबुक्यू के चेहरे के भाव बदल गए। 50 मील पश्चिम में नहीं, ये हुआ हाई द्वारा मदद के लिए लिखे गए पत्र में दिए गए पते से अलग है। हुआ हाई का पता बिल्कुल सही है, क्योंकि वह अभी भी दूसरे पक्ष के साथ गतिरोध में है, जिसका अर्थ है कि दूसरा पक्ष हमेशा हुआ हाई के साथ रहा है। लेकिन एक ही निश्चित दाववादी ने 2 अलग-अलग स्थानों पर प्रतिबंध क्यों लगाए और उनमें से एक प्रतिबंध घेराबंदी का प्रतिबंध क्यों था? जब तक कि ये सोचते ही येबुके के दिमाग में मानो बिजली सी कौंध गई हो। अच्छा ऐसा है, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, जल्दी से ध्यान कक्ष से बाहर निकला और सीधे झाइकिंग के ध्यान कक्ष की ओर चल पड़ा। कौन के स्मरण के बाद येबुके ने एक महत्वपूर्ण खोज की। अध्याय 246 को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। तुमने क्या कहा? जिंग वुफेंग को जाल में फंसाकर दूसरी जगह ले जाया गया। ये कैसे संभव है? हुआ हाई की मदद की गुहार में साफ-साफ लिखा था कि जिंग वुफेंग उसी समूह के कब्जे में है जिसका वह सामना कर रहा था। उसने तो उसे अपनी आंखों से देखा भी था। झाइकिंग पूरी तरह से हैरान था, उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। येबुके अचानक उनके ध्यान कक्ष में दाखिल हुए और उन्होंने उन्हें ये चौंकाने वाली खबर सुनाई। शायद ये सच है, सीनियर ब्रदर। जब मैंने रक्तपिपासी आत्मा भाले के भीतर विस्फोटक प्रतिबंध को संशोधित किया, तो मुझे पश्चिम में 50 मील दूर उसी स्रोत से प्रतिबंध में उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। ऐसा तभी होता है जब एक ही प्रतिबंध स्वामी प्रतिबंध लगाता है।
इसके अलावा यह एक नियंत्रण प्रतिबंध है। ये किसे नियंत्रित कर सकता है? स्वाभाविक रूप से ये केवल जिंग वुफेंग ही हो सकता है, जिसे बंदी बनाकर बंधक बना लिया गया है। ये वुक्यू की आवाज धीमी थी। अगर कोंग ने अभी उसे सचेत न किया होता, तो वह ये कल्पना भी न कर पाता कि दूसरे पक्ष ने चुपके से शिंग वुफेंग को किसी दूसरी जगह पर रख दिया था, जिससे हुआ हाई पूरी तरह से धोखा खा गया था। दूसरा पक्ष ऐसा क्यों करेगा? इस सवाल के जवाब के बारे में सोचते हुए ये वुक्यू की निगाहें बेहद भयावह हो गईं। दूसरी ओर झाइकिंग के चेहरे के भाव भी अचानक बदल गए, जिससे स्पष्ट रूप से पता चल गया कि दूसरे पक्ष का ऐसा करने का उद्देश्य क्या था। शुरू से ही दूसरी तरफ का इरादा कभी भी जिंग वुफेंग, हुआ हाई और झाइकिंग को, जिन्हें जबरन लाया गया था, जिंदा वापस भेजने का नहीं था। झाइकिंग को यहां बुलाने के बाद उन्होंने सभी को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू करने की योजना बनाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विरोधी खेमे में न केवल युद्ध संरचना के उस्ताद हैं, बल्कि निषिद्ध मार्ग के उस्ताद भी हैं। यह एक ऐसी योजना थी जिसे लागू करने से पहले पूरी तरह से तैयार किया गया था और सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। इसलिए उन्हें शिंग वुफेंग को बंधक बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वे हुआ हाई और झाइकिंग को एक ही झटके में मार सकते हैं और शिंग वुफेंग का अंजाम स्पष्ट हो जाएगा। अगर हम एक कदम पीछे हटकर भी देखें तो यदि दूसरा पक्ष वास्तव में झाइकिंग और हुआ हाई को नहीं मार सकता और इसके बजाय झाइकिंग और हुआ हाई को बढ़त मिल जाती है, तो शिंग वुफेंग वास्तव में दूसरे पक्ष के लिए सौदेबाजी का मोहरा बन जाएगा, जिसका इस्तेमाल हुआ हाई और झाइकिंग को ब्लैकमेल करने और उन पर दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। क्या यह ऐसी योजना है जिसे हान डेन जैसे लोग, जो हंड्रेड फियंस लिस्ट में हैं, बना सकते हैं? उनमें तो ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं है। झाइकिंग की आवाज बेहद ठंडी और सख्त हो गई। वे स्वर्ग के पवित्र मार्ग के मानव रैंकिंग में शीर्ष पर मौजूद दो शिष्यों और एक अमूल्य युद्ध संरचना विशेषज्ञ पर घात लगाकर हमला करने और उनकी हत्या करने की साजिश रच रहे हैं। यदि 100 राक्षसों की सूची में शामिल लोगों ने वास्तव में ऐसा कुछ किया होता, तो इससे स्वर्ग के पवित्र मार्ग के उच्च अधिकारी क्रोधित हो जाते, जो स्वयं उन्हें दंडित करते और मार डालते। इसलिए वे अकेले ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेंगे, जब तक कि उनके पीछे कोई गुप्त शक्ति न हो जो उनकी मदद कर रही हो या सीधे तौर पर उनकी सहायता कर रही हो। इसके अलावा इस अंधकार में शक्ति का भयंकर आतंक ही 100 राक्षसों की सूची में शामिल लोगों को स्वर्ग के पवित्र मार्ग के प्रति अपने भय को त्यागने के लिए पर्याप्त है। नीला पाताल लोक महल। येवुकी ने ठंडे स्वर में बात की। चारों शब्द एक-एक करके उसके होठों से निकले। येवुकी के मुंह से वे चार शब्द सुनकर झाइकिंग के चेहरे के भाव बार-बार बदलते रहे। डॉट डॉट डॉट। यह एक बेहद सुनसान घाटी है। इस समय घाटी के एक अंधेरे कोने में शक्तिशाली आभा और उनके चारों ओर अद्वितीय उतार चढ़ाव वाले दो पुरुष खड़े हैं। अगर येवुकी यहाँ होते तो वे तुरंत पहचान लेते कि केवल एक बैटल एरे मास्टर ही इस तरह के विशेष उतार चढ़ाव का प्रदर्शन कर सकता है। वह हाई वाकई बहुत मजबूत है, वह अब तक टिके रहने में कामयाब रहा है। उनमें से एक ने बात की। उसने सफेद चोगा पहना हुआ था, उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, जिससे उसे साफ देखना मुश्किल था। हालांकि उसकी आवाज बहुत तीखी थी और जब उसने हुआ हाई का नाम लिया तो उसके लहजे में घोर तिरस्कार झलक रहा था, क्योंकि उसके दिल में अभी भी उम्मीद बाकी थी और वह झाइकिंग के आने का इंतजार कर रहा था। एक और गहरी आवाज गूंजी। पिछली तीखी आवाज के विपरीत यह आवाज गहरी और अलग-थलग थी, जैसे गहरे समुद्र में एक चट्टान स्थिर और था। हालांकि जब इस आवाज ने झाइकिंग का जिक्र किया तो इसने स्पष्ट रूप से हत्या का इरादा प्रकट किया। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति और झाइकिंग के बीच गहरी दुश्मनी है। अगर वो झाइकिंग है तो क्या हुआ? बड़े भाई, पिछले कुछ सालों में आपके अनुभव असाधारण रहे हैं और आपकी युद्ध रणनीति में जबरदस्त सुधार हुआ है। आप अब तक झाइकिंग से कहीं आगे निकल चुके होंगे। आप उसे पलक झपकते ही मार सकते हैं। इसके अलावा इस बार हमारी तैयारियां बेहद जोरदार हैं। मुझे उम्मीद है कि वो अपने साथ कुछ और युद्ध रणनीति के उस्तादों को लेकर आएगा। इस तरह हम उन सबको एक ही झटके में खत्म कर देंगे, जो हमारी भविष्य की योजनाओं के लिए अच्छा होगा। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मामले के बारे में इतनी लापरवाही से बोलने की? चुप रहो, वरना अगर मैंने इसके बारे में एक और शब्द भी सुना तो तुम्हें अंजाम पता है। ती की आवाज अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुक गई और ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और फिर वह चुप हो गई। काफी देर बाद वह गहरी आवाज फिर सुनाई दी। झाइकिंग को कम नहीं आंकना चाहिए। वैसे जूबू ने जिंग वुफेंग के भाले पर जो प्रतिबंध लगाया था उसका क्या हाल है? क्या उसने कोई प्रतिक्रिया दी है? उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ समय पहले एक प्रतिक्रिया हुई थी, लेकिन वे निश्चित नहीं थे कि यह झाइकिंग के कारण हुई थी या नहीं। जरूर वही होगा, मैं उसे जानता हूं और हमें शिंग वुफेंग पर कड़ी नजर रखनी होगी। हालांकि वह पहले से ही जूबू के प्रतिबंधों में फंसा हुआ है, लेकिन अगर कुछ भी बदलता है तो शिंग वुफेंग हमारे लिए सौदेबाजी का सबसे अच्छा हथियार साबित होगा। समझ गया। हान डेन उस पर कड़ी नजर रख रहा है। उनका ठिकाना बेहद एकांत में है और यहाँ से काफी दूर है। उसके ठिकाने के बारे में हमारे अलावा किसी को नहीं पता। तुरंत ही दोनों आवाजें पूरी तरह शांत हो गईं। हवा ने विशाल बंजर रेत को उड़ा दिया और सूखा विस्तृत बेसिन निर्जन प्रतीत हुआ, फिर भी वीरांगी का एहसास हवा में व्याप्त था। डॉट डॉट डॉट। दो समूहों में विभाजित। छोटे भाई, तुम्हारा मतलब है? ध्यान कक्ष में झाइकिंग ने येवुकी को देखा, उसकी आंखें झिलमिला रही थीं। शिंग वुफेंग को बचाओ, उसे सफलतापूर्वक बचाकर ही हम चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा भले ही हम हावी हों इसका कोई फायदा नहीं होगा। चूंकि शिंग वुफेंग उनके हाथों में सौदेबाजी का मोहरा है, इसलिए हमें उस मोहरे को वापस लेना ही होगा। बड़े भाई, आपका प्रकट होना दुश्मन के लिए बहुत चिंता का विषय है। जब तक आप खूंखार भाला ले रहेंगे आप उन्हें विचलित कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग हूं, वे मुझे जानते तक नहीं। इससे मुझे शिंग वुफेंग को बचाने का मौका मिलेगा। फिर शिंग वुफेंग और मैं आपकी और हुआओ हाई की सहायता के लिए जाएंगे। असली लड़ाई तब शुरू होगी। येवुकी की निगाहें तीव्र थी जब उसने अपने मन की बात कही। शिंग वुफेंग की कड़ी सुरक्षा है और संभवतः भारी संख्या में सैनिक उसकी सुरक्षा में तैनात हैं। मुझे आपको अकेले जाने देना ठीक नहीं लग रहा है, छोटे भाई। येवुकी को अकेले ही शिंग वुफेंग को बचाने जाते देख झाइकिंग को थोड़ी चिंता होने लगी। हाँ, बड़े भाई, अभी किए गए विश्लेषण के आधार पर जिंग वुफेंग के साथ निश्चित रूप से ज्यादा लोग नहीं हैं। वे सभी वो हाई के साथ केंद्रित हैं, बस आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। वास्तव में बड़े भाई, आपको शायद दुश्मनों की सबसे शक्तिशाली लहर का सामना करना पड़ेगा। हे, मैं देखना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे लिए किस तरह का अभेद्य जाल बिछाया है। इस समय झाइकिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उनकी बाहों से एक अनोखा आकर्षण झलक रहा था। प्रबल आत्मविश्वास और पूर्ण संयम। स्वर्गीय पवित्र पथ युद्ध सरणी महल के एल्दतियान का ये चौथा शिष्य बिल्कुल अकल्पनीय है। जो कोई भी उसे कम आंकने का साहस करेगा, उसे निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। येवुकी को झाइकिंग पर पूरा भरोसा था। साथ में यात्रा करते हुए उन्हें पहले ही एहसास हो चुका था कि उनके चौथे वरिष्ठ भाई की ताकत बेहद गहरी थी। तो फिर चौथे वरिष्ठ भाई अभी के लिए हम अलग हो जाते हैं। याद है, मैंने अभी तुम्हें ब्लिथस्टी सोल स्फीयर के अंदर लगे प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए कहा था। जिंग वुफेंग को बचाने के बाद मैं जितनी जल्दी हो सके आऊंगा। ये कहकर येवुकी खड़े हो गए और झाइकिंग को विदाई दी। झाइकिंग ने कुछ नहीं कहा। दोनों ने अपने हाथ एक साथ जोड़ लिए और सब कुछ बिना शब्दों के ही समझ लिया गया। इसके बाद वे दोनों डार्क ब्लिथ सिटी छोड़कर अपने अपने रास्ते चले गए। येवुकी पश्चिम की ओर रवाना हुए, अकेले ही 50 मील की दूरी तय करके शिंग वुफेंग को बचाने के लिए निकल पड़े। झाइकिंग अकेले ही पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा, उस दुश्मन से मिलने के लिए जो लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था। अध्याय 247 स्वर्गीय ड्रैगन रूपांतरण। एक सुनसान और शांत रास्ते पर एक आकृति पानी में तैरती मछली की तरह फुर्ती और गति से आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ वह आकृति 3 झांक लगभग 10 मीटर की छलांग लगाती और पलक झपकते ही एक हल्की हवा की तरह गायब हो जाती। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि येवुकी थे। झाइकिंग बिंग से अलग होने के बाद उसने कोन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया और घेराबंदी और प्रतिबंध संबंधी उतार चढ़ाव के स्थान की ओर तेजी से बढ़ा, हर मिनट का सदुपयोग करते हुए और जरा भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि उसका चौथा वरिष्ठ भाई उन लोगों का सामना करने के लिए अकेला गया था जो शुरू से ही तैयार थे। यद्यपि चौथे वरिष्ठ भाई की शक्ति अतुलनीय थी और युद्ध संरचनाओं में उनकी महारत अविश्वसनीय रूप से गहरी थी, फिर भी वे केवल एक व्यक्ति थे। भेड़ियों के झुंड का सामना करने पर बाघ भी मृत्यु के खतरे में पड़ जाता है।
इसलिए येबुक्यू को जल्द से जल्द शिंग वुफेंग को बचाने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए और फिर शिंग वुफेंग के साथ उस गंतव्य तक पहुंचना चाहिए ताकि वह अपने चौथे वरिष्ठ भाई को सहायता प्रदान कर सके। सौभाग्यवश हुआ हाय और उसके आदमी अभी भी वहीं थे और एक दूसरे का सामना कर रहे थे। झाइकिंग के आने पर वर्षों की आपसी समझ के बल पर वे निश्चित रूप से अच्छा सहयोग करेंगे और दुश्मन का ध्यान कुछ समय के लिए भटका सकेंगे, जिससे कोई समस्या नहीं होगी और येबुके को शिंग वुफेंग को बचाने के लिए बहुमूल्य समय मिल जाएगा। पुकारें अपने भीतर व्याप्त पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा और ड्रैगन का रूपांतरण की चरम सीमा पर पहुंच जाने के कारण येबुक्यू की गति भी अपने चरम पर थी। उसका हर कदम पिछले कदम से तेज था और उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अपने ही पानी में तैर रहा हो, जैसे पानी में मछली। यह अवस्था तभी प्रकट होती है जब थरी ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन सॉरिंग का पहला रूपांतरण ड्रैगन का ट्रांसफॉर्मेशन उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित किया जाता है। रूकी प्रतियोगिता दफन स्वर्ग गुप्त क्षेत्र और पतित रक्त दानव में लगातार भाग लेने के बाद येबुक्यू ने इस गति तकनीक के पहले रूपांतरण में महारत हासिल कर ली थी और इसे अपनी सीमा तक लागू किया था, जिससे उसके युद्ध में उत्कृष्ट सहायता मिली। हवा की सीटी उसके कानों में गूंज रही थी और येबुके की निगाहें गहरी और भावहीन हो गईं। अपनी दिशा की पुष्टि करने के बाद इस समय उसके मन में और कुछ नहीं था। वह केवल आराम और सुकून की अवस्था में डूबा हुआ था और उसकी समझ गहरी होती जा रही थी। जल्दी और तेज जैसे ही येबुके अपनी पूरी क्षमता से दौड़ रहा था, उसे झील में एक काप मछली अपनी पूंछ को धीरे से हिलाती हुई दिखाई दी, जिससे लहरें फैल गईं। पलक झपकते ही वह कई मीटर दूर चली गई, बगल में मुड़ने और अद्वितीय सहजता और आत्मसंतुष्टि के साथ ऊपर नीचे गोता लगाने लगी। यहाँ तक कि जब काप मछली अपनी सबसे तेज गति से चल रही थी, तब भी उसने अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके खुद को पानी से बाहर की ओर धकेला और जोरदार आवाज के साथ पानी से बाहर निकल आई। लहरें फूट पड़ी, मछली का शरीर हवा में एक सुंदर चाप बनाता हुआ आगे बढ़ा, फिर खुशी से झूमते हुए सिर के बल झील में गोता लगाया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। जैसे ही येबुके ने काप मछली को पानी से बाहर उछलते और छपछपाहट करते देखा, उसे अचानक एक प्रेरणा मिली। ड्रैगन का रूपांतरण के बारे में उसकी समझ आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गई और उसने उसे पार कर लिया। पल भर में उसके पहले के फुर्तीले और सहज कदम बदल गए और उसकी गति अचानक दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई और ये लगातार तेज होती चली गई, मानो उसने बेड़ियों को तोड़कर एक नए स्तर पर पहुंच गया हो। भनभनाहट हर कदम के साथ जैसे ही पैर जमीन पर पड़ते, मानो एक विस्फोटक शक्ति का विस्फोट हो उठता था। ये गति अब केवल चपलता, सहजता और स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें एक नई तरह की जीवंतता भी समाहित थी। बेलगाम स्वतंत्र और अनियंत्रित, ऐसा लगता है मानो झील में मौजूद काप मछली ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया हो, विकास के पथ पर अग्रसर हुई हो, झील से बाहर छलांग लगाई हो और अंततः एक ऐसे अजगर में परिवर्तित हो गई हो जो धरती पर दहाड़ता है। ड्रैगन काप मछली झील से निकलती है और एक दिव्य ड्रैगन में बदल जाती है। उसके बाद से मैं स्वतंत्र और बेरोक-टोक हो गया, पूरे देश में बेफिक्र होकर घूमता रहा। ये कलात्मक कल्पना थरी ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन सॉरिंग की दूसरी रूपांतरण स्वर्गीय ड्रैगन रूपांतरण को दर्शाती है। इस समय लंबी यात्रा से लौट रहे येबुके अचानक रुक गए। उनकी गहरी विस्मयकारी निगाहों में तुरंत चमक लौट आई और उनकी काली पुतलियों में खुशी की हल्की सी झलक दिखाई दी। दौड़ते समय उसने जिस विचित्र अवस्था का अनुभव किया था, झील से बाहर उछलती हुई ड्रैगन काप मछली और धरती पर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए दिव्य ड्रैगन की छवि, ये सब उसके पैरों से निकलने वाली एक विस्फोटक शक्ति में परिवर्तित हो गए। मैंने विभिन्न लड़ाइयों के माध्यम से ड्रैगन सॉरिंग के 3 रूपांतरणों में से पहला ड्रैगन काप रूपांतरण पहले ही हासिल कर लिया था। अब इस यात्रा का लाभ उठाते हुए मुझे अचानक एक प्रेरणा मिली और अंततः मैंने दूसरे रूपांतरण स्वर्गीय बार ड्रैगन रूपांतरण को प्राप्त कर लिया। येबुके ने खुद से कुछ बुदबुदाया, फिर अपना दाहिना पैर पटका और एक बार फिर हवा की तरह तेजी से भाग निकला। ड्रैगन काप का रूपांतरण एक धीमी सी चीख के साथ येबुके का शरीर तुरंत फुर्तीला और स्वतंत्र हो गया और वह अपनी इच्छा से निकट दूरी पर इधर-उधर घूमने लगा, जो बिल्कुल उसके पिछले स्तर के बराबर था। स्वर्गीय ड्रैगन रूपांतरण उसकी धीमी चीख चारों दिशाओं में गूंज उठी और येबुके का पहले से ही फुर्तीला शरीर मानो उसकी पसलियों के नीचे पंख उगाकर तेज हो गया हो और उसकी गति पल भर में दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई। पुकारें हवा के एक झोंके की तरह जो अपने पीछे एक विशाल शॉकवेव छोड़ जाता है, येबुके ने अपने पैरों से आश्चर्यजनक शक्ति का प्रदर्शन किया और एक पारदर्शी भयंकर ड्रैगन का सिर उसके पूरे शरीर के चारों ओर धुंधला सा बन गया, जिसने उसे घेर लिया। ड्रैगन का ट्रांसफॉर्मेशन पार्श्व गति और छोटी दूरी पर पैंतरेबाजी को बढ़ाता है, जिससे गति की पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। हेवनली फ्लड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन मूल क्षमता के आधार पर लंबी दूरी तय करने की क्षमता को बढ़ाता है, गति को दोगुना करता है और इसे एक दूरगामी आभा प्रदान करता है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर विचरण करने वाला एक स्वर्गीय बार ड्रैगन करता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण संवर्धन यह नहीं है, बल्कि यह एक ही क्षण की विस्फोटक शक्ति है। जब तक येबुके के मन में कोई विचार आता है, उसकी गति पल भर में अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच सकती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी दुश्मन से लड़ रहे हों, तो भले ही आप दुश्मन से 10 फीट से अधिक दूर हों, स्वर्गीय ड्रैगन रूपांतरण को सक्रिय करने के बाद ये दूरी पल भर में 1 फुट तक कम हो सकती है। गति में अचानक आए इस जबरदस्त उछाल के कारण गति पल भर में आसमान छू जाती है। ये स्वर्गीय बार ड्रैगन रूपांतरण की शक्ति है। पुकारें भयंकर ड्रैगन के सिर से घिरे होने पर येबुके को असीम रोमांच का अनुभव हुआ। स्वर्गीय ड्रैगन रूपांतरण के प्रभाव में उसने विस्फोटक शक्ति का प्रवाह और परिणामस्वरूप गति में वृद्धि महसूस की। ये स्वतंत्रता और आनंद की एक अवर्णनीय अनुभूति थी और वह इस प्रकार स्वतंत्र रूप से दौड़ना चाहता था। येबुके के शांत होने के बाद उसकी गति में अचानक वृद्धि नहीं हुई, लेकिन वह पहले की गति से दोगुनी से भी अधिक गति से दौड़ता रहा। स्वर्गीय ड्रैगन रूपांतरण मेरी गति को बढ़ाता है, जिससे मैं थोड़े समय के लिए बहुत तेज गति से दौड़ सकता हूं। हालांकि इसमें ड्रैगन का रूपांतरण की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा खर्च होती है। केवल महत्वपूर्ण परिस्थितियों में इसका उपयोग करके और इसे अपने करीबी युद्ध कौशल के साथ मिलाकर ही मैं अपने दुश्मनों को अप्रत्याशित रूप से चौंका सकता हूं। ड्रैगन सॉरिंग के 3 रूपांतरणों में सफलता हासिल करने के बाद येबुके ने सारांश और विश्लेषण करना जारी रखा, जबकि वह उस स्थान के और करीब पहुंचता गया जहां जिंग वुफेंग को बंदी बनाया गया था। इस दौरान उनका सामना कई निम्न स्तर के चौथे दर्जे के राक्षसी जीवों से भी हुआ। उन्होंने स्वर्गीय बार ड्रैगन रूपांतरण से आए परिवर्तनों और उनसे जुड़ी उन बातों का परीक्षण किया जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। धीरे-धीरे उन्होंने स्वर्गीय बार ड्रैगन रूपांतरण में पूर्ण महारत हासिल कर ली और इसे अपनी शक्ति में समाहित कर लिया। 1 घंटे बाद येबुके एक घाटी के मुहाने पर रुक गया। गंधक की तीखी गंध से उसकी आंखें चौंधिया गईं। दूर देखने पर उसे तुरंत कुछ ही दूरी पर एक लाल पर्वत दिखाई दिया, जिससे हल्की-हल्की गर्मी निकल रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह जगह ज्वालामुखी का गड्ढा है। उन्होंने जिंग वुफेंग को यहां छिपाया था। स्थानिक सेंसर द्वारा निर्देशित गंतव्य ज्वालामुखी था और वहां पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपने सामने की घाटी को पार करना पड़ता था। येबुके ने ज्यादा देर तक वहां नहीं रुका और तेजी से घाटी में गायब हो गया। 15 मिनट बाद येबुके रुक गया, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। 15 मिनट चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गोल-गोल घूम रहा है और घाटी से होते हुए ज्वालामुखी तक नहीं पहुंच सकता। क्या ये सड़क बंद है? क्या हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा? येबुके सोच में डूबी हुई छोटी घाटी के चारों ओर नजर घुमा रही थी। अध्याय 248 आत्मा की शक्ति भूल-भुलैया को भेद देती है। लेकिन उन्होंने तुरंत ही इस विचार को त्याग दिया, क्योंकि अगर वह चक्कर लगाकर जाते, तो भले ही वह तेज गति से चलते, इसमें कम से कम 3 गुना अधिक समय लगता, जो मौजूदा आपातकालीन स्थिति को देखते हुए बिल्कुल अस्वीकार्य था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि हम इस छोटी सी घाटी को पार करके ज्वालामुखी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं बस गोल-गोल घूम रहा हूं, मानो इसका कोई अंत ही न हो। क्या ये दूसरी तरफ से जानबूझकर बनाया गया कोई मायावी जाल हो सकता है? क्या इसे पहली बाधा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? येबुके की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत अपने मन में स्थिति का विश्लेषण किया। उसी समय उसकी दिव्य आत्मा शक्ति उसके शरीर से निकली और उसने जमीन के हर इंच का सर्वेक्षण और अन्वेषण करना शुरू कर दिया। येबुके ने अपनी दिव्य आत्मा शक्ति को तुरंत वापस ले लिया। उसकी भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थी, क्योंकि उसने सनिया प्रतिबंध में जरा सा भी उतार-चढ़ाव महसूस नहीं किया था। ये बिल्कुल असंभव है, चाहे कोई भी व्यवस्था हो या प्रतिबंध, उससे उतार-चढ़ाव जरूर होंगे। इन्हें पूरी तरह से छिपाना असंभव है, क्योंकि जब तक व्यवस्था या प्रतिबंध लागू रहेगा, उतार-चढ़ाव होना तय है। जब तक कि ये प्राकृतिक रूप से घटित न हो रहा हो। यह महसूस करते ही येबुके की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर वह घाटी में कई दसियों फीट ऊंची एक छोटी पहाड़ी पर कूद गया और चारों दिशाओं में नीचे देखने लगा।
अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए येवोके ने महसूस किया कि यह छोटी घाटी एक अकेली घाटी नहीं थी, बल्कि 10 से अधिक घाटियों की एक निरंतर श्रृंखला थी, जो अंत तक फैली हुई थी और एक दूसरे को काटते हुए एक प्राकृतिक बुलबुलैया का निर्माण कर रही थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मैं बाहर नहीं निकल पाया। मैं बुलबुलैया में बस गोल-गोल घूम रहा था। अगर आपको सही रास्ता नहीं पता, तो यूं ही इधर-उधर भटकने से आप बाहर नहीं निकल सकते। आप बस बार-बार प्रवेश द्वार पर ही लौटते रहेंगे। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने जानबूझकर इस जगह को खोजा और प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए एक प्राकृतिक बुलबुलैया का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें इसकी रखवाली करने और अपने निशानों को छिपाने की परेशानी से मुक्ति मिल गई। उफ! ठंडी सी सांस लेते हुए येवोके को तुरंत एहसास हुआ कि इस जगह का इस्तेमाल दूसरे पक्ष द्वारा जानबूझकर जिंगफू को कैद करने के लिए किया गया होगा, जिससे समय और मेहनत की बचत हुई और साथ ही एक प्राकृतिक बाधा भी मिली। हालांकि दूसरों के लिए इस प्राकृतिक बुलबुलैया में रास्ता खोजना बेहद मुश्किल हो सकता है और वे शायद भाग्य के भरोसे ही इधर-उधर भटक सकें। लेकिन मेरे लिए जब तक मुझे एक सामान्य दिशा पता है, उतना ही काफी है। एक प्रवेश द्वार चुनने के बाद येवोके पहाड़ से नीचे कूद गया और उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे प्रवेश द्वार में कदम रखते ही एक आध्यात्मिक कंपन उत्पन्न हो गया। फिर उसे एक नया प्रवेश द्वार मिला। प्रवेश करने से पहले वह अपनी दिव्य आत्मा शक्ति के उतार-चढ़ाव को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ा। जल्द ही वह प्राकृतिक बुलबुलैया की गहराई में प्रवेश कर गया। एक निश्चित समय पर येवोके रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बिना किसी संकोच के अपनी दिव्य आत्मा शक्ति को बिखेरना शुरू कर दिया। जल्द ही इसने एक चादर जैसी संरचना का रूप ले लिया और फिर इस चादर पर छोटे-छोटे प्रकाश बिंदु चमक उठे, जो बिखरे हुए और अव्यवस्थित थे। लेकिन येवोके जानता था कि प्रकाश का प्रत्येक छोटा बिंदु उस प्रवेश द्वार का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वह पहले गुजर चुका था, और यह उसकी दिव्य आत्मा शक्ति के उतार-चढ़ाव से प्राप्त प्रतिक्रिया थी। इसके तुरंत बाद एक विचार के साथ उनकी आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी और प्रकाश के इन छोटे-छोटे बिंदुओं को छानने लगी। अंततः उन्हें एक ऐसा मार्ग मिल गया जो देखने में छिपा हुआ लग रहा था, लेकिन वास्तव में सही था। येवोके ने अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहें चमक उठी। अपनी दिव्य आत्मा शक्ति द्वारा निर्देशित मार्ग का अनुसरण करते हुए वह आगे बढ़ता रहा, एक के बाद एक नए प्रवेश द्वारों में प्रवेश करता रहा और हर बार अपने पीछे दिव्य आत्मा शक्ति का प्रवाह छोड़ता चला गया। ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। येवोके ने इस प्राकृतिक बुलबुलैया के लगभग हर प्रवेश द्वार का शीघ्रता से पता लगाया और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर अपने आध्यात्मिक उतार-चढ़ाव को पीछे छोड़ दिया। फिर वह चुपचाप खड़ा रहा और अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित कालीन पर केंद्रित किया। कालीन पर प्रकाश के छोटे-छोटे बिंदु प्रकट हुए, लगभग 100। फिर चयन प्रक्रिया शुरू हुई। दिव्य आत्मा की शक्ति ने व्यापक प्रभाव डाला और उन सभी प्रकाश बिंदुओं को बुझा दिया जो दोहराव, गतिरोध और मार्ग के मोड़ का प्रतिनिधित्व करते थे। केवल सही प्रवेश द्वार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रकाश बिंदु ही शेष रह गए। अगर कोई यहाँ आकर ये देखता कि येवोके ने इस बुलबुलैया को कैसे पार किया, तो वह निश्चित रूप से अचंभित और अविश्वास से भर जाता। येवोके का तरीका गलत नहीं है, बल्कि ये सबसे तेज तरीकों में से एक है। हालांकि इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है। प्रत्येक प्राकृतिक बुलबुलैया के प्रवेश द्वार पर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार-चढ़ाव को छोड़ देना, किसी को भी अछूता न छोड़ना, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की एक अकल्पनीय मात्रा को खर्च कर देता है। वास्तव में अधिकांश साधकों के पास ऐसी आध्यात्मिक शक्ति होती ही नहीं है। आखिरकार हर कोई आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास नहीं करता। केवल युवान शक्ति का अभ्यास करने में ही असीम ऊर्जा खर्च होती है, तो उनके पास आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास करने के लिए ऊर्जा कैसे हो सकती है? जो लोग युवान शक्ति और दिव्य आत्मा शक्ति दोनों का अभ्यास कर सकते हैं, वे साधकों में अत्यंत दुर्लभ हैं और उनमें से प्रत्येक में उल्लेखनीय प्रतिभा और योग्यता होती है। यह पाया, आत्मा की शक्ति से निर्मित कालीन मूल रूप से अनगिनत प्रकाश बिंदुओं से ढका हुआ था, लेकिन अब उनमें से 1/10 हिस्से से भी कम बचे हैं। हालांकि यदि इन 1/10 प्रकाश बिंदुओं को आपस में जोड़ दिया जाए, तो वे प्राकृतिक बुलबुलैया से होकर सही मार्ग का निर्माण कर देंगे। आंखें खोलते ही येवोके के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसका शरीर एक पल के लिए चमका और फिर वह प्रकाश बिंदु की स्थिति के अनुसार प्राकृतिक बुलबुलैया में फिर से प्रवेश करने लगा। जैसे ही येवोके प्राकृतिक बुलबुलैया से गुजर रहा था, ज्वालामुखी के एक हिस्से में तापमान झुलसा देने वाला था। सल्फर की गंध बेहद तीखी थी और आसपास की हवा गर्मी से संघनित होती प्रतीत हो रही थी। ज्वालामुखी के गड्ढे से लगातार घना काला धुआं निकल रहा था और अंदर से उबलते पानी जैसी गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि ज्वालामुखी के अंदर का लावा मंथन कर रहा था और उफान मार रहा था। गड्ढे के ठीक बगल में एक विशाल चबूतरे पर 2 आकृतियां थीं। उनमें से एक पालथी मारकर बैठा था। उसके शरीर से एक रहस्यमय संयम का भाव निकल रहा था। उसका सैन्य वस्त्र कुछ फटा हुआ था और उस पर कोड़ों के खून के निशान थे, जिससे वह बेहद अस्त-व्यस्त दिख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन भले ही वह केवल बैठा था, फिर भी उसे एक क्रूर और निर्मम आभा निकल रही थी। ऐसा लगता है कि परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, इस व्यक्ति का संकल्प पहले की तरह ही दृढ़ और अटल बना रहता है। मौन शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। कभी हार मत मानो। वह कोई और नहीं बल्कि जिंगबू फेंग है। हे शिंगबू फेंग, तुम आधे साल से मेरा पीछा कर रहे हो और अब तुम मेरे कैदी हो, यहाँ तक कि तुमने अपना खूंखार भाला भी खो दिया। छी, अब देखो तो सही, तुम तो सच में एक आवारा कुत्ते जैसे लग रहे हो। ओह नहीं, तुम्हें तो मौत के मुंह में तड़पते हुए कुत्ते जैसा लगना चाहिए। व्यंग्य से भरी एक आवाज सुनाई दी, लेकिन वह कोई और ही व्यक्ति था। खून जैसे लाल रंग का चोला पहने, स्वाभाविक रूप से पीले चेहरे वाला यह व्यक्ति एक तरफ झुककर खड़ा था और जिंगबू फेंग को व्यंग्यात्मक निगाहों से देख रहा था। यह आवाज सुनकर जिंगबू फेंग स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसने शांत भाव से कहा, अगर वे लोग न होते तो तुम्हें हान डेन मारना कुत्ते को मारने जितना आसान होता। एक साधारण सी टिप्पणी ने रक्त लाल चोगे में लिपटे उस व्यक्ति की निगाहें तेज कर दी। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ घुमाया और रक्त का कोड़ा चलाया जो शून्य में फैल गया और जिंगबू फेंग को जोर से लगा, जिससे एक गहरा घाव हो गया और तुरंत खून बहने लगा। शिंगबू फेंग, मुझे कहना पड़ेगा कि तुम एक जिद्दी इंसान हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी हड्डियां ज्यादा सख्त हैं या लोगों को यातना देने के मेरे तरीके ज्यादा सख्त हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मरने की इच्छा करवा दूंगा। खून जैसे लाल रंग का चोला पहने वह आकृति कोई और नहीं बल्कि हान डेन थी, जो 100 राक्षसों की सूची में 92वें स्थान पर थी। वह इस समय शिंगबू फेंग की सुरक्षा कर रहा था। हालांकि अगले ही पल जिंगबू फेंग ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक निश्चित दिशा में देखा। हान डेन के चेहरे के भाव भी बदल गए और वह तीखे स्वर में चिल्लाया, वहां कौन है? सामने आओ। अध्याय 249। ये सब तो तुम ही थे। यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। हान डेन की आवाज ने तुरंत एक ध्वनि तरंग का रूप ले लिया जो लगातार गूंजती रही और उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे जहां भी वह गुजरी वहां की मिट्टी हिलने लगी और धूल उड़ने लगी। एक तीखी चीख के बाद हान डेन चबूतरे से कूद गया और उसके चारों ओर एक रक्तमय आभा फैल गई। शक्ति के अंतिम चरण के शक्तिशाली उतार-चढ़ाव ने शून्य को भर दिया और नकारात्मकता, अंधकार और नरसंहार से भरी दिव्य आत्मा शक्ति फैलती रही, अंततः एक निश्चित दिशा में केंद्रित होकर रुक गई। मिल गया, बाहर आओ। हान डेन ने शरारती मुस्कान बिखेरी, फिर अपनी दिव्य आत्मा शक्ति को नियंत्रित करके एक लंबी तलवार बनाई और एक ही दिशा में जोरदार प्रहार किया। भनभनाहट, आकाश के ऊपर अदृश्य शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ रही थी और बाहर की ओर फैल रही थी। हालांकि इसे नंगी आंखों से देखना असंभव था, फिर भी एक तीव्र और आक्रामक आभा स्पष्ट रूप से उनकी ओर बढ़ती हुई महसूस की जा सकती थी। गड़गड़ाहट, इस समय घेराबंदी और प्रतिबंध के कारण मंच पर फंसे हुए जिंगबू फेंग ने भी अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लीं। अपने अनेक अपराधों के बावजूद हान डेन की साधना वास्तविक थी, विशेष रूप से उसकी आध्यात्मिक शक्ति, जो उसे 100 राक्षसों की सूची में स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि जिंगबू फेंग को भी हान डेन की मायावी आत्मशक्ति का सामना करते समय सावधान रहना पड़ता था। अचानक घुसपैठ करने वाले व्यक्ति को हान डेन की आध्यात्मिक शक्ति ने स्पष्ट रूप से भांप लिया और उसने एक जोरदार हमला कर दिया। हे, तुम चाहे जो भी हो, मेरी दिव्य आत्मा शक्ति के इस हमले का सामना करने की कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। देखते हैं तुम क्या हो। हालांकि हान डेन के भयावह चेहरे का भाव तुरंत बदल गया, क्योंकि उसने उस स्थान से दिव्य आत्मा शक्ति का एक शक्तिशाली प्रवाह फूटते हुए महसूस किया। उसी समय एक कान फाड़ देने वाली अजगर की दहाड़ गूंज उठी। भव्य और दबंग, ओह, अजगर दहाड़ा, आकाश गर्जा और शून्य में भयंकर लहरें उठी, क्योंकि वह अचानक उस दिव्य आत्मा शक्ति की तलवार से टकरा गया जिसे हान डेन ने चलाया था। भनभनाहट, गड़गड़ाहट, दिव्य आत्मा ऊर्जा के शक्तिशाली उतार-चढ़ाव बाहर की ओर फैल गए, जिससे हर दिशा में लहरें फैल गईं।
जहां भी ऊर्जा फैली, शून्य में कंपन हुआ और धरती फट गई, जिससे एक दिव्य आत्मा का तूफान उत्पन्न हुआ जो हर दिशा में फैल गया। हान डैन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों की उग्रता गायब हो गई। इसके बजाय उसका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया, मानो वह किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहा हो। क्योंकि ड्रैगन की वह अचानक और गूंजती हुई दहाड़ स्पष्ट रूप से दिव्य आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किया गया एक अत्यंत शक्तिशाली हमला था। इस नवागंतुक के पास न केवल अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा थी, बल्कि उसने गहन आध्यात्मिक कलाओं का भी अभ्यास किया था। मालिक, एक परम उस्ताद। प्लेटफॉर्म पर खड़ा जिंग वुफेंग पहले से ही थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह व्यक्ति कौन है, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि उस व्यक्ति का उद्देश्य उसे बचाना था। ऐसा लगता है कि किसी ने हुआ हाई की मदद की गुहार सुनी और समय पर पहुंच गया। हुआ हाई के साथ अच्छे संबंध रखने वाला और इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा रखने वाला एकमात्र व्यक्ति युद्ध संरचना महल का युद्ध संरचना विशेषज्ञ झाइकिंग है। क्या ये वही हो सकता है? जिंग वुफेंग के दिमाग में झाइकिंग का नाम कौंध गया और उसे स्पष्ट रूप से विश्वास हो गया कि आने वाला व्यक्ति संभवतः झाइकिंग ही था। भनभनाहट, दिव्य आत्माओं का उमड़ता हुआ तूफान धीरे धीरे शांत हो गया और एक आकृति प्रकट हुई जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और जल्द ही हान डैन और शिंग वुफेंग की नजरों में आ गई। वह लंबा और दुबला पतला था, उसके चौड़े कंधों पर घने काले बाल लहरा रहे थे। उसने काले रंग का मार्शल आर्ट का चोला पहना हुआ था और उसकी आंखें बेहद चमकदार थीं, मानो उनमें सूर्य, चंद्रमा और तारे प्रतिबिंबित हो रहे हों। उसकी त्वचा गोरी और चेहरा आकर्षक था। चलते समय उससे एक अवर्णनीय, भव्य और रहस्यमय आभा निकलती थी, मानो वह तारों भरे आकाश से आया हो। जो व्यक्ति आया वह कोई और नहीं बल्कि येवुके था, जो प्राकृतिक भूल भुलैया से बच निकला था। हालांकि इस समय जिंग वुफेंग और हान डैन दोनों येवुके के चेहरे को देखकर कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। उन्हें पूरा यकीन था कि उनमें से कोई भी उस लड़के को नहीं जानता था, लेकिन किसी कारणवश उन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने उसे पहले कहीं देखा है। वरिष्ठ भाई जिंग वुफेंग और कनिष्ठ भाई येवुक्यू चौथे वरिष्ठ भाई झाइकिंग के आदेशों का पालन करते हुए वरिष्ठ भाई को भागने में मदद करने के लिए यहां आए हैं। एक स्पष्ट आवाज गूंजी और येवुक्यू ने मुट्ठी बांधकर और मंच पर खड़े शिंग वुफेंग की ओर मुस्कुराते हुए बात की। येवुक्यू द्वारा अपना नाम पुकारे जाने पर शिंग वुफेंग ने उसे याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे वह नाम याद नहीं आया। उसे यकीन था कि वह इस शिष्य को नहीं जानता, लेकिन इससे लड़के के प्रति कृतज्ञता महसूस करने में उन्हें कोई बाधा नहीं आई। केवल जिंग वुफेंग ही जानता था कि वह और हुआ हाई किस खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे थे। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी उसका ये साथी शिष्य सहायता प्रदान करने के लिए हजारों मील की यात्रा करके आया और यहां तक कि उसे ढूंढकर उसके सामने खड़ा भी हो गया। जूनियर भाई वुक्यू, हालांकि यह आपसे पहली बार मुलाकात है, लेकिन मैं शिंग वुफेंग इतनी दूर से मेरी मदद के लिए आने के लिए आपका बहुत आभारी हूं। अगर मैं आज जीवित हूं तो आगे कई और दिन आएंगे। शिंग वुफेंग ने भी येवुक्यू के सम्मान में मुट्ठी जोड़कर अभिवादन किया। उनका चेहरा गंभीर था, प्रत्येक शब्द चाकू की तरह तीखा था, जो स्पष्ट रूप से उनके शब्दों के अपार महत्व को दर्शाता था। हाँ, सीनियर ब्रदर वुफेंग, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। हम दोनों स्वर्ग के पवित्र मार्ग के शिष्य हैं, इसलिए ये स्वाभाविक ही है। वैसे सीनियर ब्रदर, आप गलत हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब मैं आपसे मिल रहा हूं। येवुके जोर से हंसा और बोला, स्वर्ग के पवित्र मार्ग के शिष्य? मैंने जिंग वुफेंग को पहली बार नहीं देखा है। इस समय हान डैन, जिसने कोई जल्दबाजी नहीं की थी, येवुक्यू के चेहरे को घूर रहा था। येवुक्यू और शिंग वुफेंग की बातचीत सुनने के बाद उसके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं, मानो उसने येवुक्यू को पहचान लिया हो। तो ये तुम ही थे? येवुक्यू को घूरते हुए हान डैन के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में हत्या का इरादा और शीतलता झलक रही थी। उसे याद था कि जिंगू शहर में जिंग वुफेंग उसका पीछा कर रहा था और उसे वह व्यक्ति भी याद था जिसने एक बार आत्मा के हमले से उसका सीधा मुकाबला किया था। मेरे सामने यही युवक खड़ा था। अप्रत्याशित रूप से मुझे ये जगह फिर से मिल गई। अरे बदमाश, तुम्हारे सामने स्वर्ग का रास्ता है, लेकिन तुम नरक का रास्ता चुनते हो। दुनिया कितनी छोटी है। हान डैन ने येवुक्यू को जानलेवा इरादे से घूरा, लेकिन उसके दिल में मौजूद डर थोड़ा कम हो गया। जब उसे याद आया कि येवुक्यू कौन था, तो उसे उस समय की स्थिति याद आ गई और उसे पता चला कि कुछ महीने पहले तक येवुक्यू केवल सात क्षेत्र के प्रारंभिक चरण का साधक था। हालांकि कई संयोगों के कारण उसने आत्मा प्रकार की परम तकनीक का अभ्यास किया और शक्तिशाली आत्मा आक्रमण शक्ति प्राप्त कर ली। वास्तव में उनकी वास्तविक साधना और युद्ध शक्ति नगण्य थी। हान डैन उन्हें अपनी कलाई के एक झटके से कुचल सकता था। अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिंगू शहर में रहने के दौरान से अब तक कुछ ही महीनों में तुम्हारी साधना इतनी बढ़ जाएगी। आध्यात्मिक जगत के अंतिम चरण में, वाह, साधना की यह गति वाकई आश्चर्यजनक है। हान डैन ने येवुक्यू के साधना स्तर में आए उतार चढ़ाव को तुरंत नोटिस किया और वह चौंक गया। कुछ ही महीनों में आध्यात्मिक जगत के प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक पहुंचना वास्तव में अविश्वसनीय रूप से तेज साधना गति है। जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, येवुक्यू के प्रति हान डैन की जान से मारने की मंशा और भी प्रबल होती गई। वह महज कुछ महीनों में आध्यात्मिक जगत के अंतिम चरण तक पहुंच गया। अगर उसे 1-2 साल और मिल जाएं, तो मुझे डर है कि मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। ये सोचते ही हान डैन की हत्या करने की मंशा और भी तीव्र हो गई। तारीफ के लिए धन्यवाद, लेकिन पिछले कुछ महीनों में आपने जरा भी तरक्की नहीं की है। ऐसा लगता है कि सीनियर ब्रदर वुफेंग ने आपको एक आवारा कुत्ते की तरह दौड़ाया और इधर-उधर भगाया है। आप लगातार डर में जी रहे हैं। येवुक्यू के मुंह से एक धीमी, डरावनी आवाज निकली। उसकी चमकदार आंखें शांति से हान डैन को देख रही थीं। उसी समय येवुक्यू के दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। अध्याय 250, वे भी इसे रोक नहीं सके। कुछ महीने पहले जिन शहर में उसने जिंग वुफेंग को हान डैन का पीछा करते देखा था, उन दोनों से निकलने वाली भयानक आभा ने उसे भयभीत कर दिया था और उनकी ताकत उस समय उसे आसानी से मार डालने के लिए काफी थी। महीनों बाद इस ज्वालामुखी के सामने खड़े होकर उसने अतीत के उन दो लोगों का एक बार फिर सामना किया, लेकिन बिना किसी डर या बेचैनी के, केवल हान डैन के प्रति उबलता हुआ हत्या का इरादा। कुछ ही महीनों के भीतर उन्हीं लोगों की परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गईं। भला ऐसा बदलाव येवुके को भावुक क्यों नहीं कर पाता? इस दुनिया में ताकत ही सर्वोपरि है। जैसे ही ये शब्द उसके मन में कौंधे, बलवानों के मार्ग पर चलने की येवुके की इच्छा और भी दृढ़ और अटूट हो गई। तुम बहुत जुबानबंद हो। आज मैं तुम्हारी जबान काट कर देखूंगा कि फिर तुम बोल पाते हो या नहीं। येवुके की बातें सुनकर हान डैन का चेहरा पीला पड़ गया, जिससे साफ पता चलता है कि येवुके ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। पिछले कुछ महीनों से जिंग वुफेंग लगातार उसका पीछा कर रहा था और वह कई बार मौत के मुंह से बाल-बाल बचा था। अगर अचानक आकर उसकी जान बचाने वाले लोग न होते, तो अब तक वह सिर्फ हड्डियों का ढेर बन चुका होता। अब जब शिंग वुफेंग उसका कैदी है, तो उसने आखिरकार अपना गुस्सा निकाल ही दिया है। अगर वे लोग अस्थायी रूप से शिंग वुफेंग की हत्या को नहीं रोक रहे होते, तो हान डैन पहले ही नरसंहार शुरू कर चुका होता। लेकिन अब येवुके ने उसकी कमजोरी सबके सामने उजागर कर दी है और उसने खुद जिंग वुफेंग द्वारा उसका पीछा करते हुए देखा है। हान डैन इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? उसमें कोई काबिलियत नहीं है और वह लोगों को बचाने के लिए आगे आने की हिम्मत करता है। उसे अपनी कीमत तक नहीं पता। यह हास्यास्पद है। तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। हान डैन के बोलने से पहले ही येवुके ने उनकी बात काट दी। भनभनाहट, पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा प्रवाहित हुई और उसके दांतियान के भीतर स्थित युद्ध पवित्र नियम का उद्गम काम उठा। शक्ति की एक निरंतर धारा प्रवाहित होकर येवुके के आंतरिक अंगों में समा गई, जिससे उसकी आभा में नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव आ गया। तुरंत ही येवुके ने एक कदम उठाया। उन्होंने हान डैन पर पूर्वव्यापी हमला कर दिया। ये दृश्य देखकर हान डैन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि येवुके इतनी हिम्मत करेगा कि खुद ही हत्या करने की पहल करे। आध्यात्मिक साधना के अंतिम चरण में होने के बावजूद वह ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उन्हें यह अधिकार किसने दिया? तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चेहरे पर क्रूर और रक्तपिपासु भाव लिए हान डैन भी हरकत में आ गया। उसके शरीर से लाल युवान शक्ति का विस्फोट हुआ और शक्ति के अंतिम चरण के उतार चढ़ाव चारों ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। खून का प्यासा डॉन फिस्ट। हान डैन बेहद तेज था। उसकी मुट्ठियां खून से लथपथ थीं और चारों ओर खून की तेज दुर्गंध फैली हुई थी। घिनौनी दुर्गंध के साथ उसकी दाहिनी मुट्ठी येवुके की ओर जोर से टकराई। येवुके, ये पहला मुक्का है, मैं तुम्हारी बांह तोड़ दूंगा।
रक्त से लथपथ मुट्ठी के साथ एक आत्मविश्वासपूर्ण और क्रूर हंसी भी आई, जो येबुके की आंखों की पुतलियों में प्रतिबिंबित हुई, लेकिन इसने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा कर दी। क्या हान डैन ने सचमुच खुद से ही आमने-सामने की लड़ाई लड़ने का विकल्प चुना? ये तो उनकी बहुत बड़ी आत्मविश्वास की बात है। येबुके जोर से हंसा और अपना दाहिना मुक्का फेंका। उसके शरीर से चमकदार तारों की रोशनी निकली, उसकी छाती पर प्रथम स्तर का तारा चिन्ह दिखाई दिया, उसका शरीर दमक उठा और उसकी मांसपेशियां चमक उठी, मानो कोई तारा धरती पर उतर आया हो। शिंग वुफेंग ने मंच से युद्ध को देखा, उसकी तेज आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। जैसे ही हान दान ने येबुकी को पहचाना, उसे जिन गुचेंग और येबुकी की भी याद आ गई, जो स्वर्गीय पवित्र मार्ग का नया शिष्य था और जिसने सीधे हान दान की दिव्य आत्मा शक्ति का सामना किया था। उस समय येबुकी बेहद कमजोर था और सार क्षेत्र की साधना का उसका प्रारंभिक चरण पूरी तरह से महत्वहीन था। कई महीनों के अथक अध्ययन और अभ्यास के बाद भी वह अब सार तत्व क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। उसकी प्रगति की गति वाकई अद्भुत है। हालांकि ऐसा लगता है कि वह अभी भी हान डैन से बहुत पीछे है, जो शक्ति क्षेत्र के अंतिम चरण में है। वे दोनों एक ही स्तर के भी नहीं हैं। लेकिन किसी कारणवश जिंग वुफेंग के मन में एक विचार स्पष्ट रूप से उभरा। येबुके, जो उनका साथी शिष्य है और उनकी सहायता के लिए हजारों मील का सफर तय करके आया है, दिखने में जितना सरल लगता है, उतना है नहीं। ऐसा लगता है कि उसके शरीर में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो धरती को हिला देने वाली है। एक बार जब यह फूट पड़ेगा, तो ये सबकी समझ को पूरी तरह से उलट देगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मुकाबले में जूनियर ब्रदर वुके ही अंत में विजयी होंगे। जिंग वुफेंग ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। येबुकी को देखते हुए उसकी निगाहें जल रही थीं, उसके दिल में एक अजीब सा आत्मविश्वास उमड़ रहा था। अगले ही पल जिंग वुफेंग की तीखी निगाहों के नीचे येबुकी और हान डैन के मुंह जोरदार तरीके से टकरा गए। धड़ाम! अचानक हवा की एक लहर उठी और बाहर की ओर फैल गई, जिससे तुरंत ही जमीन पर सैकड़ों फीट तक फैली दर्जनों बड़ी दरारें बन गईं। यहां तक कि इसके पीछे स्थित ज्वालामुखी भी थोड़ा कांपता हुआ प्रतीत हुआ। फिर जिंग वुफेंग के आश्चर्य के लिए एक आकृति दयनीय अवस्था में पीछे हट गई। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था और वह अपनी चोटों को छिपा नहीं सका और उसने मुंह भर खून थूक दिया। पफ! दूसरा व्यक्ति एक पल के लिए लड़खड़ाया और फिर सामान्य हो गया। लंबा और आत्मनिर्भर, लहराते काले बालों वाला और पूरे शरीर पर एक चकाचौंध भरी चमक लिए हुए वह येबुकी था। हान डैन बुरी तरह घायल अवस्था में वापस आ गिरा। एक ही मुक्के से शक्ति स्तर के अंतिम चरण में मौजूद हान डैन वास्तव में सार स्तर के अंतिम चरण में मौजूद येबुकी से पराजित हो गया। यह असंभव है। आध्यात्मिक क्षेत्र की अंतिम अवस्था में साधना करने वाला व्यक्ति इतनी युद्ध शक्ति कैसे धारण कर सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हान डैन के मुंह से एक तीखी चीख निकली, उसकी आवाज में आक्रोश, सदमा और अविश्वास भरा हुआ था। येबुकी के दाहिने मुक्के की ताकत से हान डैन केवल 4 शब्द ही समझ पाया। यानी इसे रोका नहीं जा सकता था। अपने शरीर में भयंकर प्रहार महसूस करते हुए उसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां कट गईं और दर्द से उसका दाहिना हाथ कुछ समय के लिए सुन्न हो गया। हान डैन की सांसें बेहद तेज हो गईं। आखिरकार खुद को संभालकर उसने येबुकी को घूर कर देखा। उसकी आंखें खून से लाल थीं और पागलपन से भरी हुई थीं। असंभव, मूर्खता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि पिछले कुछ महीनों में तुम में जरा भी सुधार नहीं हुआ है और अब लगता है कि यह बात सच है। हे हान डैन, मेरी नजरों में अब तुम सचमुच बेहद कमजोर हो गए हो। येबुकी धीरे-धीरे आगे बढ़ा, उसकी निगाहें चाकू की तरह तेज थीं, उसका चेहरा ठंडा और कठोर था, उसका पूरा शरीर तारों की रोशनी से घिरा हुआ था, मानो कोई स्टार वॉर देवता अनंत वर्षों के बाद जागृत हुआ हो। उसके शब्द, हालांकि धीमी आवाज में बोले गए थे, चाकू की तरह तीखे थे, जो हान डैन के कानों में गूंज रहे थे और उसके पहले से ही पीले पड़े चेहरे को फिर से रात जैसा बना रहे थे, जिससे उसने खून का एक और घूंट थूक दिया। नाराजगी, अनिच्छा, हताशा, हान डैन के दिल में तरह-तरह की भावनाएं बेकाबू होकर उमड़ने लगी। अंततः वे पूरी तरह से पागलपन और हत्या के इरादे में तब्दील हो गईं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुमने तो बस शरीर को निखारने की कुछ तकनीकें सीखी और अपनी शारीरिक शक्ति से मुझे चौंका दिया। तुम मुझे हरा ही नहीं सकते। एक चीज जिसे तुम आसानी से कुचल सकते हो, वह मुझे कैसे हरा सकती है? खून का प्यासा, मातम का कोड़ा, इसे जमा दो। हान डैन ने बेतहाशा अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रवाहित किया और उसकी 10 उंगलियां पल भर में 10 रक्तकोरों में बदल गईं, जिन्होंने बिजली की गति से येबुकी पर प्रहार किया। खून के बादल छा गए और खून के कोड़े 10 खूनी ड्रैगन जैसे दिख रहे थे। हान डैन के हमले का सामना करते हुए येबुकी धीरे-धीरे आगे बढ़ा, न तो पीछे हटा और न ही पीछे हटा, और बस धीमी आवाज में बोला, 2 ध्रुवीय ग्रह मेरे लिए खुला है। भनभनाहट, उसके शरीर से और भी अधिक चकाचौंध भरी तारों की रोशनी निकली और येबुकी की छाती पर बना प्रथम स्तर का तारा चिन्ह चुपचाप द्वितीय स्तर के तारा चिन्ह में परिवर्तित हो गया। उसी समय हान डैन के रक्तकोड़े ने उसकी छाती पर वार कर दिया था। हान डैन के प्रसन्न भाव के बीच रक्तकोड़े ने आश्चर्यजनक शक्ति का प्रदर्शन किया और येबुकी के शरीर को टुकड़े-टुकड़े करना शुरू कर दिया। कब एक गहरी दबी हुई आवाज गूंजी और अगले ही पल हान डैन का चेहरा जम गया। उसकी आंखों में डर की एक झलक भी उभर आई। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके खून से लथपथ कोड़े ने येबुकी की छाती पर केवल एक हल्का सफेद निशान छोड़ा था। इसके अलावा उन्होंने कोई अन्य उपलब्धि हासिल नहीं की और वे येबुकी के शारीरिक कवच को भी भेद नहीं सके।